वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। की रैंक मिल सकती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताएं हैं और प्राप्त बिंदुओं की संख्या की गणना सैकड़ों अरबों या अधिक के आधार पर की जाती है। और इन रैंक बिंदुओं पर भरोसा करते हुए यह झाओकिंग जी और अन्य लोगों के लिए पर्याप्त है और अभी भी एक महान प्रतिस्पर्धा बनाए रखें। इन चीजों के अलावा ये यांग ने भी इस महीने के दौरान एक बड़ी बात की। यह घटना सीधे पृथ्वी पर जीवन से संबंधित है। अब ये यांग ने पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड को एकीकृत कर दिया है और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से पूरे ब्रह्मांड का मूल बन गया है। इस तरह पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। जिन लोगों ने सबसे अधिक बदल दिया है वे स्वाभाविक रूप से डेक्सिया लोग हैं। डेक्सिया के लोगों की जड़ें यांग के समान हैं और ये यांग डेक्सिया की बहुत देखभाल करते हैं। प्रारंभिक चरण में ये यांग ने डेक्सिया लोगों को एक ब्रह्मांड स्तर की सभ्यता का इलाज दिया और जीवन काल सीधे 800 वर्षों से शुरू हुआ। और इन 800 वर्षों के दौरान वे स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के नाम पर संसाधन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड में जा सकते हैं। उनके द्वारा प्राप्त किए गए संसाधनों का आदान प्रदान झाओकिंग जी और अन्य लोगों के साथ अंकों के लिए भी किया जा सकता है। मूल रूप से पृथ्वी के अत्यंत पिछड़े तकनीकी स्तर के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करने में सक्षम होने से अभी भी एक बहुत लंबी दूरी है। लेकिन चीजें अब अलग हैं। अध्याय 161 नरसंहार की तैयारी के लिए अमर दुनिया में लौटना। ऐसा नहीं है कि यांग ने इस मामले में कुछ खास किया। इसके बजाय ब्रह्मांड से अरबों उच्च स्तरीय सभ्यताएं तीर्थयात्रा के लिए पृथ्वी पर आने के बाद और छोड़ने के बाद वे सभी स्वेच्छा से अपनी सुपर टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी की एक प्रति में यांग को सौंपे। यह इस कारण से ठीक है कि पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत कम समय में एक गुणात्मक छलांग से गुजरा है। ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करना पहले से ही पृथ्वी पर जीवों के लिए एक बुनियादी ऑपरेशन है। यहाँ डेक्सिया के लोग 800 साल के जीवन काल के उपचार का आनंद लेते हैं, जबकि विदेश के लोगों का ऐसा अधिमान्य उपचार नहीं है। विदेशियों के लिए ये यांग उन्हें समान रूप से मानते हैं और उन्हें प्रथम स्तरीय सभ्यता के साथ व्यवहार करते हैं। कोई रास्ता नहीं, दुनिया इतनी अनुचित है, ये यांग ने खुद से पूछा। इस तरह से विदेशियों का इलाज करने में सक्षम होने के लिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इससे पहले कि ये यांग को कुनलुन में मिला, वह एक विशिष्ट नाराज युवा था। यह कहा जा सकता है कि ये यांग को उन विदेशी लोगों के लिए कोई स्नेह नहीं है। विशेष रूप से ये यांग ने कुनलुन प्रारंभिक चरण की स्थापना की और 8 राष्ट्र गठबंधन ने वास्तव में डेक्सिया पर आक्रमण करने के लिए एक कदम उठाया। अपने कार्यों के जवाब में ये यांग ने विदेशी देशों को नहीं मारा जो पहले से ही पृथ्वी पर प्राणियों के रूप में उनकी स्थिति के योग्य है। इन विदेशी लोगों के लिए अगर वे ये यांग से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बस इसके बारे में भूल जाएं। ये यांग कभी भी पवित्र मान नहीं रही हैं। चूंकि इन विदेशी लोगों ने गलत काम किया है, इसलिए उन्हें सबके बाद वापस भुगतान करना होगा। 1 साल की समय सीमा अभी भी लंबी है। ये यांग ने अब अपने उपदेशों को गुना त्यान और यांग के माध्यम से रिकॉर्ड किया है और पूरी तरह से ताओयाओ को वश में कर लिया है। मेरे पास अब जो शक्ति है वह काफी मजबूत है। इस समय का फायदा उठाते हुए यह अमर दुनिया की मरम्मत करने और मरम्मत करने का समय है। इससे पहले कि ताओयाओ को अलग कर दिया गया था और इससे पहले कि वह पूरी तरह से वश में थी, अमर दुनिया की मरम्मत के लिए जाने में एक बड़ा छिपा हुआ खतरा था। अब जबकि इस छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, तो ताओयाओ को उसके पार के साथ अमर दुनिया में लौटने से कौन रोक सकता है। जब मैं इस बार अमर दुनिया की मरम्मत करने के लिए लौटता हूं, तो कुछ भी कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी ताओयाओ ने सीधे तौर पर अमर दुनिया और मेरे लिए अमर दुनिया के खजाने को दूर करने के लिए पारगमन की शक्ति का उपयोग किया। काम पुराने राक्षस भी हैं, जैसे कि दाओजुन जो अतीत में छिपे हुए थे, एक के रूप में एक गिना जाता है और वे सभी मारे गए हैं। उनके अनगिनत वर्षों की पृष्ठभूमि के लिए उन्हें भी लूटा जाना चाहिए। ये यांग ने अपने मुंह के कोने पर विशेष रूप से उम्मीद की मुस्कान के साथ खुद को फुसफुसाया। जो अमर दुनिया और अमर दुनिया में बहुत सारे खजाने हैं और इस वापसी को एक बम्पर फसल के लिए नियत है। इस तरह की बात इतनी अच्छी है कि इसके बारे में सोचें। इस बार अमर दुनिया की मरम्मत के लिए जाएं, इसलिए आप चाहे कर सकते हैं। चाहे आप अमर दुनिया या अमर दुनिया की मरम्मत कर रहे हो, आपकी पारलौकिक शक्ति अजेय है। ये यांग ताओयाओ पर मुस्कुराए। यह आवश्यक है। जब समय आता है तो मैं अमर दुनिया और अमर दुनिया के अनगिनत खजाने को लूटूंगा और उन्हें हमारी नींव और संग्रह में बदल दूंगा। ताओयाओ ने सिर हिलाया और हंसा। अब वह पूरी तरह से तुयांग के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है, चाहे वह कुछ भी सोचती हो। शुरुआती बिंदु ये यांग के साथ होना है। ये यांग भी एक शब्द कहे बिना मुस्कुराया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने कुनलुन मेरा को स्पेस चैनल खोलने के लिए प्रेरित किया और ताओयाओ, कैंगो और लिंगलोंग लाया, जिनकी ताकत एक साथ अंतरिक्ष चैनल में गोल्डन इमोर्टल के शिखर स्तर तक पहुंच गई थी। अगले क्षण ये यांग और अन्य लोग जू अमर दुनिया में दिखाई दिए। जिस क्षण उसने जू अमर दुनिया में प्रवेश किया, ताओयाओ की अलग सांस सीधे दुनिया से जुड़ी थी। जू अमर दुनिया और अमर दुनिया ने अचानक हिंसक रूप से कंपन किया, जैसे कि आकाश बदल गया हो। इस अलग सांस को देखते हुए जू अमर दुनिया और अमर दुनिया की दुनिया ने तुरंत एक बड़ी दृष्टि के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। जू अमर दुनिया और अमर दुनिया के ऊपर आकाश से अतुलनीय रूप से उज्जवल रंगीन गहन प्रकाश का एक टुकड़ा और अतुलनीय रूप से सुंदर और महान रंगीन फूलों के साथ, परियों के संगीत के फटने के साथ, जो आत्मा की गहराई तक पहुंच गया, सितारों की तरह नीचे गिर गया। यह दृश्य बहुत भव्य है। जू अमर दुनिया अनगिनत जीव इसमें है, जैसे कि एक सपने के भ्रम में गिरने से वे इसमें खो जाते हैं। जल्द ही अनगिनत रंगीन और सुंदर जियारुई धीरे धीरे आकाश में गिर गया और पृथ्वी पर सर्वोच्च सुंदर और मधुर परी संगीत के बीच। जिस तरह कृत्रिम निद्रावस्था की घटना कम हो गई, वैसे ही उच्च आकाश में हवा और बादलों की वृद्धि हुई, जैसे कि इस क्षण में अमर दुनिया और अमर दुनिया के ऊपर आकाश सीधे एक असीम महासागर में बदल गया। तेजी से रोलिंग और फ्लिपिंग बादल और धुंध समुद्र के पानी से भरे आकाश हैं। आकाश को कतरना बहुत शानदार है। अचानक घने बादलों के माध्यम से एक सुनहरा प्रकाश छिदवाता है और एक विशाल सुनहरा कमल धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह नीले समुद्र से पैदा हुए सुनहरे कमल की एक और भी अधिक प्राचीन और दुर्लभ दृष्टि है। जब बिहिशिंग जिनेलियन की दृष्टि विघटित हो गई, तो शून्य में उच्च स्थान शांत नहीं हुआ, बल्कि एक नई राक्षसी दृष्टि को बढ़ावा दिया और बढ़ा दिया। वे सभी प्राचीन दर्शन केवल किंवदंतियों में पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र से उठने वाले चंद्रमा, बुझी पर्वत और अन्य प्राचीन दर्शन एक के बाद एक दिखाई देते हैं। अंत में यह 9 की सही संख्या बनाने के लिए पर्याप्त था। क्या यह एक जंगली प्रचार दृष्टि है? आकाश से गिरने वाले फूलों की दृष्टि प्राचीन किंवदंतियों में दर्ज की गई दृष्टि है, इसलिए यह दुर्लभ है। आकाश और पृथ्वी के बीच प्राचीन किंवदंतियों में मौजूद इस तरह के शीर्ष स्तरीय दर्शन अचानक क्यों उतरते थे? क्या यह कहा जा सकता है कि एक पीयरलेस राक्षस पैदा हुआ है?
8वें युग में दुनिया में नंबर 1 डोइस्ट, अचानक उसके चेहरे पर एक बेहद हैरान अभिव्यक्ति दिखाई, जिससे पूरे आकाश में फूलों की शानदार दृष्टि को देखते हुए डोइस्ट की आंखें रिवर्बरेटेड इन्फिनिटी उभरती हैं। यह सही नहीं है। आकाश से गिरने की दृष्टि के बाद वास्तव में अन्य दर्शन है। यह नीले समुद्र से पैदा हुए गोल्डन कमल की दृष्टि है। इस तरह की भयानक दृष्टि पैदा करने के लिए पीएलएस एविल्डोर दुनिया से बाहर आया। अच्छा नहीं है, यह अभी भी वहां है। उज्जवल चांद समुद्र से उठता है, ब्रह्मांड में बुझी पर्वत। कुल 9 बेहद प्राचीन दृष्टि, 9 चरम संख्या है, जिसका अर्थ है पूर्णता। इस समय 9 प्राचीन शुभ घटनाएं अचानक स्वर्ग और पृथ्वी से उतर गईं। क्या यह हो सकता है? यह एक पीएलएस पावर हाउस है जो पारगमन में कदम रखता है। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। मेरे डोइस्ट का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च एवेन्यू के साथ हुआ था। अंतहीन वर्षों की योजना बना रहा था, बस पारगमन के उस मौके के लिए लड़ने के लिए। लेकिन क्यों कोई इतनी जल्दी टुकड़ी में कदम रख सकता है? कौन? यह व्यक्ति कौन है? उसने वास्तव में भागने के लिए मेरा रास्ता काट दिया। चरम अविश्वास और अतुलनीय सदमे में कम आवाज में दाऊजुन ने गर्जना की। शब्दों के बीच में दाऊजुन की आंखों में लड़ाई की भावना अभी पहले से ही कुछ भी नहीं में बदल गई थी कि ली जाओ। उसी समय फटने वाली दरारों की परतें अमर दुनिया में एक और बेहद प्राचीन खंडहर में एक मानवीय प्रतिमा की सतह पर दिखाई दी। जैसे ही स्कैब की एक मोटी परत गिर गई, कमल की स्थिति में बैठे एक युवक का एक आंकड़ा सामने आया या दिखाई दिया। इस युवक की त्वचा चिकनी और निष्पक्ष है और यह वास्तव में दुनिया की अधिकांश महिलाओं की त्वचा की तुलना में अधिक नाजुक है। यह एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक पीएलएस मजबूत आदमी है जो इस कमल की स्थिति में एक अज्ञात समय के लिए बैठा है। क्योंकि वह यहाँ बहुत लंबे समय तक बैठा था, उसके शरीर पर गठित स्कैब्स की एक परत और पहली नजर में वह एक मूर्तिकला की तरह लग रहा था। प्रचार की एक प्राचीन दृष्टि दिखाई दी है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अचानक जाग गया था। मैं केवल किंवदंतियों में इस स्तर के प्राचीन दर्शन के बारे में जानता हूं, लेकिन मैंने उन्हें वास्तविकता में कभी नहीं देखा है। महान विवाद की यह दुनिया वास्तव में असाधारण है। महान प्रतियोगिता की शुरुआत में इस तरह के प्राचीन दृश्य वास्तव में प्रकट हुए। अध्याय 162, हर उम्र में नंबर 1 आदमी। यह प्रतीत होता है कि निष्पक्ष चमड़ी वाला युवक वास्तव में एक युवा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इस दुनिया में बहुत लंबा समय जिया है। अगर 5वें युग के किसी भी प्राचीन प्राणियों ने इस युवा को देखा, तो वे निश्चित रूप से बेहद हैरान होंगे। क्योंकि यह पीएलएस और शक्तिशाली आदमी जो एक युवक की तरह दिखता है, वह 5वें युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति है, तियान युनजुन। सार्वभौमिक स्वर्ग और पृथ्वी का शरीर है और यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का जन्म यूनिवर्स के जवाब में है। क्यों भाग्य स्वर्ग और पृथ्वी में मौजूद है और महान भाग्य ईश्वर अमर है। न केवल यह अमर है, बल्कि देउनजुन की अपनी स्थिति भी बहुत सही है और उसकी त्वचा कुंवारी के रूप में चिकनी है। क्या प्रचार दृष्टि वास्तव में सिर्फ एक परिचय है? 9 अतुलनीय रूप से प्राचीन दर्शन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उत्तराधिकार में दिखाई दिए। ये 9 संख्या बह रही हैं। पारगमन, महान विवाद की दुनिया केवल शुरू हुई है और किसी ने इस समय सफलतापूर्वक पार किया है। पराजित, पूरी तरह से पराजित। प्रतीक्षा और योजना के अंतहीन वर्षों में आखिरकार कुछ भी नहीं हुआ है। अविश्वसनीय, हैरान, अविश्वसनीय, बेहद अनिच्छुक और कई अन्य भावनाएं जल्दी से देउनजुन के चेहरे पर चमक गईं। अंत में एल्ड यूनिवर्सेड ने आंखें भरी और उसकी आंखों में प्रकाश भी मंद हो गया। यह एक साधारण और शांत गांव है। 247 ग्रामीण यहाँ सरल और सरल हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त का एक सरल जीवन जी रहे हैं। इस समय गांव के सिर पर लोंगटियांगकाओ में एक सफेद धुले हुए बूढ़े व्यक्ति ने आकाश में भयानक दृष्टि को देखा। एक पल पहले बूढ़ा बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन अगले क्षण में बूढ़े आदमी से सामने आने वाली महिमा की एक बेहोश आभा थी। क्या किसी को इतनी जल्दी अलग हो गया? इसका मतलब यह नहीं है कि महान विवाद की दुनिया शुरू होने के बाद पारगमन का अवसर होगा। महान विवाद की दुनिया में आध्यात्मिक क्यूई की वसूली कैसे शुरू हुई है और यह खत्म हो गया है। कुछ लोग पहले से ही पार कर चुके हैं। लानत है, मैं सामंजस्य नहीं कर रहा हूँ। बूम! बूढ़े आदमी ने लापरवाही से जमीन पर मुक्का मारा। इस क्षण में जमीन हिल गई, विशाल दरारें फैल गईं, आसपास के घर एक के बाद एक ढह गए और घबराहट से पीड़ित होने और चिल्लाने की आवाज थी। यह बूढ़ा आदमी मार्शल विनरेट है, जो चौथे युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति है। बड़े मार्शल विनरेट ने मार्शल डाउ बनाया और मार्शल दाओ पावर जियान दाओ पावर क्षेत्र से कम नहीं है। लेकिन पार करने के लिए बड़े मार्शल ने निर्मित मार्शल दाओ क्यूई को पूरी तरह से काट दिया। बता दें कि सभी मार्शल दाओ की आभा उसे समायोजित करती है और बिग मार्शल वंदना, जिसके पास मार्शल दाओ बिफी आभा के सभी स्वाभाविक रूप से दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। मैं मूल रूप से महान विवाद की इस दुनिया में इसके लिए लड़ना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह सिर्फ शुरुआत है और यह पहले से ही खत्म हो चुका है। बड़े मार्शल विनरेट के शरीर पर महिमा की आभा पूरी तरह से संयमित थी। उन्होंने गंदा गांव की ओर देखा, अचानक अपने दांत पीस लिए, उठकर गांव छोड़ दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बहुत सारे प्राचीन दर्शन हैं, केवल इसलिए कि स्वर्ग और पृथ्वी ने उस टुकड़ा की उसके रंग को महसूस किया। टुकड़ी, मैं चेनबूदी अजय होने का नाम है। जब से मैं पैदा हुआ था, मैं प्रतिभा में अजय रहा हूँ। मैं दुनिया के परिवर्तनों का निरीक्षण करता हूँ और एक अजय खेती तकनीक बनाता हूँ। जब मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो मैं दायरे के साथ अजय हूँ। कोई भी मेरा सही मैच नहीं है। अजय गति की खेती करने के लिए कदम से कदम के बाद अंत में आधे कदम की टुकड़ी पर पैर सेट करें और दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति बने। मेरा दिल आकाश से अधिक है और मेरी इच्छा समुद्र की तुलना में गहरी है। आधा कदम टुकड़ी मेरा रास्ता नहीं है। मैं सिर्फ टुकड़ी में कदम रखना चाहता हूँ और मैं मूल रूप से महान संघर्ष की इस दुनिया में अजय होना चाहता था और एक में टुकड़ी गिर गई। लेकिन अब किसी ने पहले से ही इतनी कम उम्र में पार कर लिया है। तीसरे युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति तथाकथित चेनबूदी, जो प्रतिभा में अजय था, इस समय बेहद हैरान था और उसके चेहरे पर अनिच्छा की अभिव्यक्ति थी। बादलों के बीच एक सपाट नाव तैर रही है। नाव के अंदर इसके बारे में कुछ अलग है। दूसरे युग में दुनिया की नंबर 1 मानव डिवाइस प्रतिमा इस जियोन मैजिक ट्रेजरी बोर्ड पर ले जाया गया था, जो बादलों में भटक रहा था। कीजुन, पूर्वज जिन्होंने जादू का खजाना बनाया। कीजुन का दायरा चोटी से परे एक साधारण आधा कदम है। अपने समकालीनों के बीच रियलम की ताकत के संदर्भ में वह उससे बहुत मजबूत है। लेकिन क्यूजुन ने 10 जियोन मैजिक खजाने बनाए, जिनमें से प्रत्येक डाउजुन के यिन और यांग वुजीतू से भी बदतर नहीं है। और 10 जियोन मैजिक खजाने को क्यूजुन को आशीर्वाद देते हुए व्यापक लड़ाकू शक्ति अजय है और यह तर्कसंगत है कि वह उस समय दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति बन गया। इस समय ये बयान जो उन्हें आकाश में प्राचीन दृष्टि के बीच बंद कर दिया, यह महसूस करते हुए कि प्राचीन आभा स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन से भरी हुई है। क्यूजुन एक बेहोश ट्रांस में गिर गया। किसी ने इतनी जल्दी पार कर लिया है, इसके बारे में बहस करने के लिए क्या है? यह सिर्फ इतना है कि भले ही आप लड़ना चाहते हैं तो क्या किसी ने पहले ही पहले कदम को पार कर लिया है? आप कैसे लड़ सकते हैं? आप लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं। क्यूजुन ने एक लंबी आह भरी, दोनों हैरान और असहाय। उसी समय दुनिया के पहले व्यक्ति को छोड़कर, जिसने कुछ युगों के लिए अमर दुनिया की मरम्मत की थी, जब वह इस राक्षसी प्राचीन दृष्टि से दंग रह गया था, अमर दुनिया में छिपे हुए अमर राजाओं ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली, इस अतुलनीय रूप से उज्जवल दुनिया को देखते हुए महान भाग्य के रूप में भयावह रूप से चूक गई।
कौन अलग है? इस व्यक्ति के पास किस तरह की अलौकिक शक्ति है? महान विवाद की दुनिया में पारगमन की किरण से पहले सबसे पहले पारगमन करने के लिए अभी तक दिखाई दिया है। इस प्रतिभा की क्षमता को केवल अतुलनीय रूप से उलट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह सिर्फ एक दया है। मूल रूप से मैं इसके लिए लड़ना चाहता था, लेकिन अब अरे, एक बेहद खूबसूरत महिला ने एक लंबी आह भरी। यह महिला बिल्कुल वल्ट्री के रूप में अवतरित वेयरवुल्फ है। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा निर्दयी व्यक्ति इतनी खूबसूरत महिला होगी। इन अमर दुनिया और अमर दुनिया के शीर्ष पावर हाउस के अलावा कुछ हर्मिट पावर हाउस भी हैं जो सप्ताह के दिनों में प्रसिद्ध नहीं हैं और वे इस समय भी चिंतित हैं। वे लंबे समय तक दुनिया में छिपे हुए हैं, इच्छाओं और इच्छाओं के बिना नहीं, लेकिन एक बड़े की योजना बनाने के बारे में सोच रहा था। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप एक कदम उठाते हैं तो आप दुनिया को चौंका देंगे। इन पीएलएस पावर हाउस के लिए महान संघर्ष की यह दुनिया सबसे समृद्ध चरण है। वे सभी महान संघर्ष की इस दुनिया में टुकड़ी के अवसर की उस किरण की तलाश करना चाहते हैं ताकि खुद को अलग करने के लिए। यह सिर्फ इतना है कि इस समय जब कोई व्यक्ति पहले पार करने वाला है तो इन मजबूत पुरुषों की योजना के अंतहीन वर्षों को कुछ भी नहीं कम हो गया है। इस समय जब तुम हुआन, जो कि शियू की अमर दुनिया में भटक रहा था, ने इस प्राचीन दृष्टि को आकाश में देखा, उसकी स्मृति को एक पल में बहाल कर दिया गया था। ये हुआन थोड़ा चकित था। उसकी वर्तमान स्मृति में वह दाओ जुन का प्रशिक्षु था और वह दाओ जुन के लिए एक बड़ी घटना कर रहा था। फिर जब ये हुआन ने अपनी सारी यादों को साफ कर दिया तो उन्होंने महसूस किया कि यह डोइस नहीं था जो उसका उपयोग कर रहा था, लेकिन वह डोइस के खिलाफ साजिश रच रहा था। ये हुआन, जिन्होंने अपनी सभी यादें बरामद कर ली थी, इस समय खुश होना चाहिए, लेकिन वह इस समय बेहद घबरा गए हैं। अध्याय 163, जो पारगमन जानता है वह ताओ याओ है। भयभीत ये हुआंग, असंभव, मुझे इस अलग आभा के बीच तातन की आभा क्यों समझ में आया? 9वें चरण के स्वर्ग और पृथ्वी के बेहद प्राचीन दर्शन एक के बाद एक उतरे और किसी को समय से पहले पार कर गया होगा। और मुझे वास्तव में यह महसूस किया गया था कि ताओ की आभा, यह हो सकता है कि ताओ ने पार किया हो। यह कैसे संभव है? ताओ को मेरे द्वारा अनगिनत वर्षों से दबा दिया गया है। वह टुकड़ी की शर्तों को पूरा नहीं करती है। ये हुआंग, जिन्होंने अपनी सभी यादें बरामद कर ली थी, 7वें युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति थे। उसने अपने चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास की नजर के साथ जल्दी से अपना सिर हिलाया। इस समय उसने अपना सिर जोरदार तरीके से हिलाया, जैसे कि वह अपने दिमाग में इस विचार से छुटकारा पाना चाहता था। यह सिर्फ इतना है कि 7वें युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में तू हुआंग एक आम आदमी नहीं है। हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, इस समय ये हुआंग बहुत आश्वस्त थे कि जिस व्यक्ति ने समय से पहले पार किया था वह ताओ याओ था, जो अंतहीन वर्षों तक उसके द्वारा दबा दिया गया था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि तू यांग इस क्षण में इस बिंदु पर इतना निश्चित था कि वह इतना घबरा गया। आखिरकार ये हुआंग और ताओ के बीच उलझाव जीहू के दिल में सबसे स्पष्ट है। और एक बार ताओ को अलग कर दिया जाता है, फिर तू हुआंग के लिए यह खबर निस्संदेह बहुत खराब है। मूल रूप से ये हुआंग की योजना में ताओ याओ, जो उनके द्वारा भाग्य बताने के साथ नियंत्रित किया गया था, कभी भी बच नहीं पाएंगे। लेकिन अब किसी दिन वह अलग हो गया है। ये हुआंग वास्तव में यह पता नहीं लगा सकते थे कि क्या चल रहा था, क्यों ताओ याओ टुकड़ी में कदम रखने में सक्षम था, भले ही वह सख्ती से दबा हुआ था और खुद को नियंत्रित किया गया था। लेकिन अब स्पष्ट रूप से इन मुद्दों पर ध्यान देने का समय नहीं है। ये हुआंग के लिए ताओ याओ को अलग कर दिया गया था और उसे एक बेहद गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। यही है, जो लोग अलग हो गए हैं वे सब कुछ अनदेखा कर सकते हैं, और अब ये हुआंग जानते हैं कि उनकी अलौकिक शक्तियां ताओ को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। ताओ भागने के बाद उसके और ताओ के बीच कर्म संबंध के आधार पर ताओ को उसके साथ खातों को निपटाने वाला पहला होना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति का सामना करते हुए दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन उसके लिए छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये विचार जल्दी से ये हुआंग के दिमाग में बदल गए, जिसमें उनके चेहरे पर अत्यधिक घबराहट और अनिच्छा की नजर थी। ये लैंग, मैंने तू हुआंग की शक्ति को महसूस किया। मेरी अलग आभा, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने के बाद अमर दुनिया और अमर में अलग अलग आभा फैल गई। ये हुआंग को मेरी आभा की आभा से जागृत होना चाहिए था, और अब ये हुआंग ने अपनी सारी ताकत बरामद कर ली है। यह तू हुआंग बहुत शापित है। उसने मुझे अंतहीन वर्षों तक दबा दिया है और यहाँ तक मुझसे सब कुछ चोरी करने के लिए भाग्य बताने का उपयोग करने की कोशिश की है। मुझे इस महान दुश्मनी को समाप्त करना चाहिए। जब ये हुआंग ने महसूस किया कि जो व्यक्ति भाग गया वह ताओ याओ था, ताओ याओ ने भी आपको हुआंग की आभा को महसूस किया, जिसने उसकी सारी ताकत को बहाल किया। इससे ताओ याओ की आंखें अचानक घृणा की एक किरण को प्रकट करती हैं। स्वाभाविक रूप से इस महान दुश्मनी का बदला लिया जाएगा। क्या अधिक है, इस बार अमर दुनिया में हमारी वापसी यह है कि अमर दुनिया और अमर दुनिया में अनगिनत शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा संचित संसाधनों और खजाने की कटाई करना है। ये हुआंग की असली पहचान 7वें युग में दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति है। अपनी स्थिति वाले व्यक्ति को उसके हाथों में कुछ अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले ये हुआंग को आपके साथ एक अनसुलझा नफरत है, तो चलो पहले आपको हुआंग ले जाते हैं। लेट यूरो ट्रेडमार्क साइन दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति है जो 7वें युग में काम करता है। ये यांग उदासीनता से मुस्कुराया। ये यांग के लिए अमर दुनिया में से कोई भी और अमर दुनिया के पुराने राक्षस बच सकते हैं, क्योंकि ताओ याओ में तू हुआंग के साथ एक शिकायत है। वह पहले इस शिकायत को सुलझाना चाहती है। यह न केवल ताओ याओ को इस कर्म विवाद को हल करने की अनुमति देगा, बल्कि ये यांग को इससे बहुत लाभ प्राप्त करने की अनुमति भी देगा। तो इस मुद्दे पर ये यांग निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे और यहाँ तक इसके साथ दृढ़ता से सहमत हैं। क्या अधिक है, जो हमने पहले सीखा उसे देखते हुए 7वें युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति तुम हुआंग वास्तव में एक निर्दयी व्यक्ति था। न केवल उन्होंने ताओ याओ को ईश निंदा की विधि के साथ दबा दिया, बल्कि उन्होंने 8वें युग में नंबर 1 मानव दाओवादी के खिलाफ भी साजिश रची। ऐसे पात्रों के दिमाग समुद्र की तुलना में गहरे हैं और उनके संग्रह में संचित पृष्ठभूमि बेहद गहरा होनी चाहिए। इसलिए ये यांग इस तथ्य के लिए तत्पर है कि ताओ, जो कि पहले कर्म को समाप्त करने के लिए है, नहीं, मैं इस तरह से मरने को तैयार नहीं हूँ। हालांकि ताओ याओ पारलौकिक है, मेरी जादुई शक्तियां भी बेहद चमत्कारी हैं। क्या अधिक है, मेरे पास अमर दुनिया में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने जो गहन पृष्ठभूमि को जमा किया है उसके साथ संयुक्त रूप से मुझे अभी भी ताओ की खोज से छुटकारा पाने के लिए आशा की एक झलक है। तू हुआंग बेहद हैरान और घबरा गए। वह अपने दिमाग में खुद को बड़बड़ाया। जब आवाज गिर गई तो ये हुआंग के शरीर पर एक बेहद अजीब बदलाव दिखाई दिया। फूलों के लिए एक यूरो 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 उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जैसे कि शून्य पूरी तरह से एक में विलय होने वाला था। इसमें केवल एक पल लगा, लेकिन ये हुआंग बिना सांस से बचने के बिना गायब हो गए। अगले पल में ये हुआंग का आंकड़ा सैकड़ों मिलियन मील दूर से चुपचाप उभरा। ताओ याओ, आपसे बचने के लिए मैंने एक शीर्ष पायदान शून्य पत्थर खर्च किया। भले ही इस तरह के खजाने को पहले युग से अब तक गिना जाता है, यह केवल 2 राजाओं को जन्म दे सकता है। हालांकि शून्य पत्थर बेहद कीमती है, जीवित रहने के लिए मुझे बहुत से परवाह नहीं है। ये हुआंग शून्य पत्थर के प्रभाव से बहुत संतुष्ट हैं। हालांकि यह थोड़ा दर्द होता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने कहा उसके पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। वह केवल अपनी खुद की सांस को कवर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए अपनी नींव का उपयोग कर सकता है, ताकि ताओ को सेंस किए जाने के लिए नहीं पकड़ा जाए।
शून्य शून्य ये हुआंग, जो एक पल में करोड़ों मील दूर सैकड़ों मील दूर दिखाई दिए, ने अपने हाथ को लापरवाही से लहराया और कई पुराने दिखने वाले और जीर्ण शीर्ण गठन के झंडे निकाल लिए। बाद में ये हुआंग ने परिचित आंदोलनों के साथ खेलना शुरू कर दिया। वह गठन का प्रवर्तक है। गठन की व्यवस्था करते समय आंदोलनों की लय चिकनी और चिकनी होती है कि किसी भी अर्थ के बिना। ब्याज समय की गिनती के बाद एक रहस्यमय गठन की व्यवस्था की गई है। नीदरलैंड बैनर एक खजाना है जो शून्य पत्थर की तुलना में अधिक कीमती और दुर्लभ है। इस बार का नुकसान वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन जीवित रहने के लिए यह भुगतान करने के लायक है, चाहे वह कीमत कितनी भी अधिक हो। ताओयाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस बिंदु पर धकेल देंगे। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने वास्तव में आपको पहले कम करके आंका था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप महान विवाद की दुनिया के पारगमन तंत्र का सहारा लिए बिना सीधे पारगमन में कदम रख पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा करने का प्रबंधन कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आप पारगमन में कदम रखते हैं तो क्या मेरे साथ इस दुश्मनी कर्म को समाप्त करना आपके लिए बिल्कुल असंभव है? क्योंकि मेरी रहस्यमय अलौकिक शक्ति के साथ मैं आपको मुझे कैसे ढूंढ सकता हूँ? विशेष रूप से जब मैं अपनी ट्रैकिंग से छिपाने और अपनी जानकारी को कवर करने के लिए किसी भी कीमत पर अपनी पृष्ठभूमि खर्च करता हूँ, तो मुझे ढूंढना आपके लिए और भी अधिक असंभव है। ये हुआंग की आंखों में प्रकाश का एक फ्लैश था और उसकी अभिव्यक्ति पर एक कल्पना की गई मुस्कान दिखाई दी। जब आवाज गिर गई तो वह संकोच नहीं करता था और सीधे नीदरलैंड के बैनर द्वारा व्यवस्थित किए गए नेदर हंटिंग स्काई के गठन के बीच में कदम रखा। अध्याय 164 ये हुआंग की पृष्ठभूमि विधि जोकर। जैसा कि तुम हुआंग ने नीदरलैंड के शिकार के गठन में कदम रखा, नीदरलैंड के शिकार का गठन तुरंत शुरू हो गया। प्रत्येक समूह में 12 नीदरलैंड के झंडे हैं, 3 समूहों में कुल 36 नीदरलैंड झंडे हैं। गठन की सक्रियता के साथ उन्होंने एक साथ कंपन किया और जोर से शोर मचाया। अगले क्षण में नेदरवुड के गठन में 3 धुंधला आंकड़े दिखाई दिए। इन 3 धुंधली आंकड़ों को स्पष्ट होने में लंबा समय नहीं लगा। ये 3 आंकड़े वास्तव में तू हुआंग शेंग के समान थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभिव्यक्ति या अन्य कोई अंतर नहीं था। और यह नीदरलैंड अराजकता के गठन के अद्भुत साधनों में से एक है। जब यह दृश्य उभरा तो नीदरलैंड और अराजकता के गठन में अलग अलग दिशाओं के 3 पोर्टल वास्तव में प्रकट हुए। इस समय नीदरलैंड के शिकार आकाश के गठन में 3 तू हुआंग के मुंह के कोनों ने एक ही समय में एक गर्वित मुस्कान दिखाई और वे 3-2-3 के बीच मामूली अंतर नहीं देख सके। तब ये 3 तू हुआंग, जो ठीक उसी तरह दिखते थे, ने कदम रखने के लिए एक पोर्टल को चुना। जैसे जैसे 3 पत्तियां 3 डार्क पोर्टल्स के बीच गायब हो गईं, तीनों पोर्टल नेट क्लाउड स्काई फॉर्मेशन में प्रकट हुए, स्वचालित रूप से बंद हो गए और बिल्कुल भी असामान्यता नहीं थी। इसी समय 36 नीदरलैंड के कुल झंडे के कुल 3 समूहों को उड़ने वाली राख में बिखर गए और नीदरलैंड के शिकार का गठन भी विघटित हो गया, जिससे दृश्य में कोई निशान नहीं रहा। फिर से एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। यह दिलचस्प है, क्या आप लगातार पागल की तरह भागने के लिए अपनी नींव का उपयोग कर रहे हैं? जब ये हुआंग ने अपनी खुद की पृष्ठभूमि का उपयोग किया और छिपाने के लिए सभी प्रकार के अद्भुत साधनों का उपयोग किया, तो ताओ को भी प्रतिक्रिया मिली। इस संबंध में ताओ का चेहरा शांत था और उसके चेहरे पर मुस्कान भी बहुत शांतिपूर्ण थी। ये हुआंग, आपके और मेरे बीच एक अप्राप्य घृणा है, यह महान कर्म है। अब जब मैं सफलतापूर्वक बच गया हूँ, चाहे आपने कितना भी सीखा हो, आप अभी भी मेरी खोज से बचने में सक्षम होंगे। आपको धोखा नहीं दिया जा सकता है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बच सकते हैं। ताओ याओ ने साझा किया कि वह वैसे ही यांग के साथ क्या होश में थी, ताकि ये यांग उसके समान ही महसूस कर सकें। हालांकि इस क्षण ताओ याओ की इंद्रियों में ये हुआंग की आभा लगातार बदल रही है और एक निश्चित क्षण में ये हुआंग की आभा भी पूरी तरह से गायब हो गई, लेकिन अगले क्षण यह प्रत्यक्ष रूप से फिर से प्रकट हो गया। यह दृश्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि ये हुआंग के तरीके वास्तव में असाधारण हैं। लेकिन ताओ याओ ने समय समय पर दिखाई देने और गायब होने की इस स्थिति के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। उसके मुंह के कोने पर भी एक आत्मविश्वास की मुस्कान थी। यह तू हुआंग 7वें युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति होने के योग्य है और उसके पास कुछ चालें हैं। अतीत में ये हुआंग की आभा अभी भी समय समय पर दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी, लेकिन अब यह इतना धुंधला हो गया है कि इसे शायद ही महसूस किया जा सके। ताओ याओ की साझा अलौकिक शक्ति के तहत ये यांग ने भी यह सब महसूस किया। इसने तू यांगाह को अनैच्छिक रूप से बनाया। आखिरकार ताओ याओ एक अलग व्यक्ति है। एक अलग व्यक्ति की भावना कितनी मजबूत है, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से ये हुआंग ने खुद ताओ के साथ बहुत दुश्मनी की थी। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य स्थिति के अनुसार दुनिया इतनी बड़ी है कि तू हुआंग को छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये हुआंग अपनी पृष्ठभूमि में से कुछ का उपभोग करते हुए एक निश्चित क्षण में पूरी तरह से प्रेरण को पूरी तरह से तोड़ने में कामयाब रहे, अर्थात पूरी तरह से अपनी आभा को गायब करने के लिए। यद्यपि यह केवल इस स्तर को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित क्षण के लिए था, यहाँ तक यह आसान नहीं था। बिल्ली और माउस का यह खेल बहुत दिलचस्प है, बस उसके साथ खेलें। ताओ याओ तू यांग में मुस्कुराया। जब ये यांग ताओ याओ के साथ चेक कर रहे थे तो इस समय ये हुआंग का आंकड़ा फिर से प्रकट हुआ और वह एकांत घाटी में दिखाई दिया। यह सिर्फ इतना है कि इस समय उसकी उपस्थिति और आकृति पहले की तुलना में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। पिछला तू हुआंग एक दृढ़ और कठोर युवक की तरह लग रहा था, लेकिन अब ये हुआंग एक सफेद बालों वाले बुरे आदमी में बदल गए हैं। भौहों के बीच भी युवा तू हुआंग के लिए कोई मामूली समानता नहीं है। स्वर बदलते शेनमू का उपयोग करने के बाद मैंने शुरू में आकाश को बदलना और अपना जीवन बदल दिया है। यह मेरी आभा को पूरी तरह से बदलने में लंबा समय नहीं लगेगा और पिछले तू हुआंग दुनिया में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यह स्वर बदलते शेनमू मूल रूप से एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी जिसे मैंने पारगमन में कदम रखने के लिए तैयार किया था, लेकिन अब मुझे इसे पहले से उपयोग करना होगा। ताओ याओ, आपने मुझे इस बिंदु पर मजबूर कर दिया है। ये हुआंग, जो एक बूढ़े आदमी में बदल गया, खुद से फुसफुसाया और उसकी बादल आंखों में एक भयंकर नजर थी। ये नींव बेहद कीमती है और अब ये हुआंग को स्थिति के दबाव में उनका उपयोग करना होगा। कोई रास्ता नहीं है। अलग थलग व्यक्ति बहुत डरावना है, खासकर जब अलग अलग व्यक्ति के साथ एक बड़ा कर्म दुश्मनी होती है, तो मूल रूप से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हुआंग खुद यह जानते थे, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से अभिनय किया और छिपाने के लिए कई खजाने स्तरीय पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया। हालांकि हर बार जब वह अपनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करता था तो तुम हुआंग बेहद व्यथित महसूस करते थे, लेकिन अब तुम हुआंग इन चीजों की परवाह नहीं कर सकते। यह जगह बहुत खास है, एक बहुत ही दुर्लभ जनजात यिन और यांग जगह है। अराजकता ने यिन और यांग सभी चीजों को बदल दिया। अगर यह शिखर स्तर से परे एक और आधा कदम पावर हाउस है, तो भी इस तरह के एक प्राकृतिक यिन और यांग स्थान को ढूंढना ज्यादा उपयोग नहीं है। हालांकि मैं गठन का प्रवर्तक हूँ। जनजात यिन और यांग का यह स्थान वास्तव में मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शुरुआती वर्षों में मैंने यहाँ कई व्यवस्थाएं की हैं। यिन एंड यांग लिक्विड के माध्यम से यिन और यांग 9 साइकिल के गठन को सक्रिय करने के लिए केवल एक विचार है। यिन और यांग 9 चक्रों के परिवर्तन के माध्यम से मेरी पिछली सांस पूरी तरह से कवर हो जाएगी। इस कदम को पूरा करें ताओ, तो क्या होगा अगर आप पार कर चुके हैं? आप मुझे थोड़ा सा ट्रेस और सांस नहीं पकड़ना चाहते हैं? ये हुआंग के चेहरे पर एक बेहद आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कई पृष्ठभूमि का उपयोग किया और कई अकल्पनीय तरीकों का उपयोग किया।
अब वह आखिरकार अंतिम चरण में आ गया और वह सफलता से केवल एक कदम दूर था। इसने ये हुआंग को बेहद उत्साहित महसूस किया। एकांत घाटी के बीच में खड़े होकर ये हुआंग की आंखों में प्रकाश की दो उज्ज्वल किरणें थीं। तब यह साधारण और शांत घाटी तू हुआंग की आंखों में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय बदलाव दिखाया। मैंने इस शांत घाटी को दो मिड डे ड्रैगन स्पिरिट्स के साथ देखा। एक रेखा स्याही की तरह काली है और ड्रैगन का शरीर एक सूक्ष्मता से असीम अहंकार को प्रकट करता है। सफेद रोशनी की एक और किरण उज्ज्वल है, जैसे उज्ज्वल जेड बेहद चुस्त। ड्रैगन आभा की काली और सफेद धारियां पूर्व यिन और यांग औरस हैं। और इस तरह का एक दृश्य, भले ही यह शिखर स्तर से परे एक और आधा कदम पावर हाउस हो, इसे देखना असंभव है। केवल तू हुआंग जैसे कि जिन्होंने सरनी का अभ्यास किया है, वे इसे देख सकते हैं, इसलिए यह जगह वास्तव में आपको हुआंग का प्राकृतिक आशीर्वाद है। अध्याय 165। यदि आप टुकड़ी में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप एक चींटी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। ये हुआंग, जिन्होंने गठन को खोला, ने अपने हाथ को लापरवाही से लहराया और 7 या 29 गठन के झंडे उसके बगल में पतली हवा से बाहर दिखाई दिए। बैनर भयंकर है और ये हुआंग के नियंत्रण के तहत इसने एक पल में निर्दिष्ट स्थिति में जड़ ले ली है। यह सब खत्म करने के बाद ये हुआंग ने अपनी हथेली को पलट दिया और उसकी हथेली में एक और दूधिया सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल थी। इस दूधिया सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल में यिन और यांग तरल होता है। ये सभी खजाने हैं जिन्हें मैंने टुकड़ी में कदम रखने के लिए अनगिनत वर्षों से जमा किया है। अब इसे इस तरह से उपयोग करना आवश्यक है। यह दर्द होता है, क्या शर्म की बात है। ये हुआंग के चेहरे पर एक बेहद दर्दनाक रूप था और जब वह कानाफूसी करने के लिए बेहद अनिच्छुक था तो उसने शातिर रूप से यिन और यांग तरल को चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल में आंखों में डाल दिया। जैसा कि यिन और यांग तरल को इसमें डाला गया था, दो यिन और यांग क्यूई द्वारा गठित विशाल ड्रैगन अचानक एक फिनिशर टच की तरह अधिक चुस्त और शक्तिशाली हो गया। उसी समय यह शांत घाटी भी हिंसक रूप से आगे बढ़ रही है। एक पल में यह एकांत घाटी मोटी सफेद धुंध में डूबा हुआ था। यिन और यांग 9 चक्र गठन पूरी तरह से सक्रिय था। ये हुआंग, जो मूल रूप से एक ग्रे बालों वाली आकृति थी, को लग रहा था कि इस समय कई दशकों की आयु थी जब यिन एंड यांग 9 साइकिल्स फॉर्मेशन 21 को सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया था। जाहिर है, ये हुआंग ने यिन एंड यांग 9 साइकिल्स फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया, जो स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत खपत करता था। यह सब है क्योंकि यह सब इस्तेमाल किया जाता है, वहां कुछ भी नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, जब आप एक धनुष खोलते हैं तो कोई मुर्दा नहीं होता है। जीवित रहने के लिए चाहे आप कितना भी खजाना खाएं, आप संकोच नहीं करेंगे। आखिरकार इन मृत चीजों की तुलना में केवल रहने से आशा हो सकती है। ये हुआंग ने एक लंबी आह भरी और यह कहा जैसे कि वह खुद को आराम दे रहा था, और बोलने के बाद उसने यिन एंड यांग 9 साइकिल्स के गठन में कदम रखा। पहाड़ों में कोई समय नहीं है, विशेष रूप से यिन और यांग 9 चक्रों द्वारा कवर की गई शांत घाटी, जो समय के प्रभाव से परिलक्षित लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान यिन और यांग 9 साइकिल के गठन में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह से संपर्क से बाहर था। ये हुआंग, जो यिन और यांग 9 साइकिल के गठन में थे, समय बीतने को महसूस नहीं कर सकते थे। इस समय ये हुआंग लोड्स की स्थिति यिन एंड यांग 9 साइकिल्स फॉर्मेशन के केंद्र में स्थित है, जहां तेजी से बहने वाली यिन और यांग ऊर्जा एक साथ मिश्रण करते हैं और ये हुआंग पर अभिसरण करते हैं। एक अज्ञात समय के बाद ये हुआंग, जो कमल की स्थिति में बैठे थे, हैरान थे, ने अपनी आंखें खोली। इस समय ये हुआंग, उनकी उपस्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है। वह अब ग्रे बालों वाले बूढ़े आदमी नहीं है, लेकिन युवा उपस्थिति में वापस बदल गए हैं। लेकिन यह तो हुआंग की मूल उपस्थिति नहीं है। उपस्थिति या सांस के संदर्भ में कोई बात नहीं, इस समय ये हुआंग पूरी तरह से एक और व्यक्ति बन गए हैं। मैं यिन और यांग 9 साइकिल के गठन में समय बीतने को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन बाहर के समय से केवल 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने यिन एंड यांग के स्वर परिभाषित परिवर्तन को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। अब मेरे शरीर पर पहले से तू हुआंग की कोई छाया नहीं है। ताओयाओ, तो क्या होगा अगर आप पार कर चुके हैं? आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते जब मैं अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग कर रहा हूं और एक के बाद एक मेरे सूक्ष्म चाल का उपयोग कर रहा हूं। अब से समुद्र और आकाश को मछली द्वारा छलांग लगाई जा सकती है, आकाश का उपयोग पक्षियों द्वारा किया जा सकता है और यह दुनिया मेरे लिए स्वतंत्र हो सकती है। ये हुआंग अपने मुंह के कोने पर एक गर्वित मुस्कान के साथ फुसफुसाए। जाहिर है, ये हुआंग भागने के तरीकों की अपनी श्रृंखला से बहुत संतुष्ट हैं। ये हुआंग के विचार में उन्होंने जो इस्तेमाल किया, वह आकाश को धोखा देने का एक विशिष्ट तरीका था। इस पद्धति के साथ यहाँ तक स्वर्ग भी उसके द्वारा धोखा दिया जाएगा, अकेले एक अलग व्यक्ति को छोड़ दें। वास्तव में ये हुआंग, क्या यह हो सकता है कि आपने वास्तव में सोचा था कि अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करके और साधनों की इस श्रृंखला का उपयोग करके आप मुझे आपको खोजने से रोक पाएंगे? यह वास्तव में हास्यास्पद है। यदि आप टुकड़ी में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप एक चींटी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। तुम हुआंग, तुम मेरी आंखों में एक चींटी की तरह हो। जिस क्षण से मैंने तुम्हारे अस्तित्व को महसूस किया था, जबकि मैं अमर दुनिया की खेती कर रहा था, तुम मेरे सामने छिपने के लिए कहीं नहीं है। चाहे आप कितने भी तरीकों का उपयोग करें, यह बेकार है। जैसा कि कहा जाता है, तंत्र सभी व्यर्थ है, चाहे आपके पास कितने भी साधन हो, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने यह कमजोर है। बस जब ये हुआंग ने भाग्य के स्वर्ग विकृत परिवर्तन को पूरी तरह से पूरा कर लिया था और सबसे अधिक आत्मविश्वास और गर्व था, ताओयाओ की आवाज अचानक दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने इतनी पृष्ठभूमि का उपयोग किया, इतने सारे काउंटर मेशर्स की व्यवस्था की और यहाँ तक स्वर्ग विघटन द्वारा अपना जीवन भी बदल दिया, लेकिन आपने अभी भी मुझे पाया। ये हुआंग ने ताओयाओ को देखा, जो अचानक उसके सामने दिखाई दिया। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ उसने आहें भरी। एक अलग व्यक्ति की शक्ति बस से परे है जो आप कल्पना कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। ये हुआंग। ताओयाओ को केवल तुआंग के लिए अंतहीन नफरत थी। जब शब्द गिर गए, ताओयाओ ने अपना हाथ उठाया और तू हुआंग की ओर लहराया। ताओ के आक्रामक से एक अतुलनीय रूप से विशाल बल का पता चला था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आक्रामक की यह लहर ठोस है, तो ये हुआंग निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं कर पाएंगे और एक पल में फ्लाइंग ऐश में बदल जाएंगे। लेकिन उस समय जब ताओयाओ की एक अलग व्यक्ति के स्तर पर ताकत का हमला था, जो कि हुआंग को मारने वाला था, एक बेहद आश्चर्यजनक बदलाव हुआ। इस समय तू हुआंग के चेहरे पर भयभीत अभिव्यक्ति को एक पल में उत्साह से बदल दिया गया था। उसी समय न केवल तुम हुआंग ने चकमा नहीं दिया, बल्कि उसने ताओ की ओर अपना हाथ लहराने की पहल की। तू हुआंग के कार्यों के बाद अगले पल में ताओ 547 दिनों के आसपास टाले संरचनाओं से बना एक गठन दिखाई दिया और बेहद शक्तिशाली आक्रामक जो ताओ से प्रेरित था, वास्तव में कई टाले संरचनाओं द्वारा विरोध किया गया था। यह देखकर ताओयाओ को उसके चेहरे पर आश्चर्य हुआ था। ताओयाओ, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप क्यों भागने में सक्षम थे, लेकिन जब से आप बच गए हैं, आप निश्चित रूप से मुझ पर बदला लेने के लिए आएंगे। ताओयाओ के चेहरे पर आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखकर ये हुआंग और भी अधिक उत्साहित हो गए। अगर मैं वास्तव में जीना चाहता हूं, तो मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है। यहां तक अगर आप अलग कर रहे हैं, तो आप मुझे कभी नहीं पाएंगे। लेकिन दुनिया में 1000 दिनों के लिए चोरों की रक्षा करने का कोई कारण नहीं है, और यिन एंड यांग 9 साइकिल सरणी के साथ यह अनंत गठन के रूप में मुख्य आधार बिंदु मेरी सबसे बड़ी नींव है। यह मूल रूप से पृष्ठभूमि थी जिसे मैंने टुकड़ी के लिए तैयार किया था। अनंत वर्षों से पहले जब मैंने इस प्राकृतिक यिन और यांग भूमि की खोज की, तो मैंने यहाँ अनगिनत संरचनाओं की व्यवस्था की।
वाई और ये स्टारलेस फॉर्मेशन सभी फॉर्मेशन हैं जो मेरे द्वारा भाग्य बताने के तरीकों का उपयोग करके व्यवस्थित हैं। मूल रूप से मैंने पूरी दुनिया में इस अनंत गठन का उपयोग करने की योजना बनाई जब महान संघर्ष की दुनिया में पारगमन की लड़ाई शुरू होती है और फिर इसे पार करने के लिए इसका उपयोग करें। मेरा अथाह गठन दुनिया में सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर सकता है। अमर दुनिया और अमर दुनिया की खेती करने की प्रक्रिया में यही कारण है कि मैं पार नहीं कर सकता क्योंकि मैं सभी जीवित प्राणियों की मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता। अध्याय 166 परम उच्च बनाने की क्रिया। ये हुआन भी एक अलग व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हालांकि दुनिया भर में स्टारलेस संरचनाओं के माध्यम से मैं एक और रास्ता खोज सकता हूं। जब तक सभी जीवित प्राणियों को मार दिया जाता है तब तक इसे स्वीकार करने के लिए अन्य जीवित प्राणियों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय मैं हत्या करके पार करने के तरीके को साबित करने के बराबर हूं। मैंने जो स्टारलेस गठन की व्यवस्था की वह आसानी से शिखर से परे आधे कदम को हटा सकता है। अगर मैं वास्तव में अपने जीवन के लिए दौड़ना चाहता हूं तो स्टारलेस गठन के साथ मैंने अपने अस्तित्व को कवर करने की व्यवस्था की। आप बिल्कुल मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन मेरे जैसा एक व्यक्ति आवारा कुत्ते की तरह चारों ओर कैसे छिपा सकता है? ताओयाओ, हालांकि आप पार कर चुके हैं, मुझे पता है कि पारगमन के लिए असली रास्ता आपके द्वारा पूरी तरह से काट दिया गया है। क्योंकि मुझे पता है कि महान विवाद की दुनिया से टुकड़ी की किरण अभी तक प्रकट नहीं हुई है। और इसका मतलब है कि मुझे अभी भी टुकड़ी की उम्मीद है। क्या अधिक है, आपके शरीर पर भाग्य बताने वाली जादू शक्ति है जिसे मैंने एक बार व्यवस्थित किया था। जब तक मैं आपको मार सकता हूं तब भी अगर मुझे महान संघर्ष की दुनिया से भागने का मौका नहीं मिलता है तब भी मैं आपको मारकर आपको मार सकता हूं। पारलौकिक शक्ति की शक्तिशाली शक्ति पारगमन में। ये हुआन ताओयाओ को घूरते रहे और उत्साह से मुस्कुराए। आप इसे इस तरह से कहते हैं, ऐसा लगता है कि इन अनंत संरचनाओं के साथ आप मुझे आसानी से मार सकते हैं। तुम हुआन, क्या तुम बहुत घमंडी हो? आपके द्वारा व्यवस्थित किए गए स्टारलेस संरचनाएं वास्तव में बहुत रहस्यमय हैं और इसमें महान शक्ति होती है और वे वास्तव में आसानी से शिखर से परे आधे कदम को हटा सकते हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में समझते हैं कि टुकड़ी कितनी शक्तिशाली है? आपकी तथाकथित शक्ति जो आधा कदम की पारगमन शिखर को मार सकती है, मेरे जैसे एक पारगमन के लिए असुरक्षित है। यह सुनकर कि तुम हुआन ने क्या कहा, त्याओटियन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से मैं अलग से एक ही शक्ति जानता हूं। लेकिन जब से मैंने आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में डिजाइन करने की हिम्मत की और जानबूझकर आपको खोजने के लिए एक खामियों को छोड़ दिया, क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है? ताओयाओ, शायद आपकी राय में मुझ में पहली अलौकिक शक्ति भाग्य बताने वाली है, लेकिन वास्तव में आप गलत हैं। मेरी पहली अलौकिक शक्ति को अल्टीमेट उच्च बनाने की क्रिया कहा जाता है। इस अलौकिक शक्ति का उपयोग करके मैं अनंत गठन में एकीकृत कर सकता हूं ताकि अनंत गठन की शक्ति टुकड़ी के स्तर तक पहुंच सके। हालांकि यह चरम उच्च बनाने की क्रिया केवल थोड़े समय के लिए रह सकती है। जब तक मैं इस समय के भीतर आपको मारता हूं, मैं पारगमन में कदम रख सकता हूं। मैं अलग होने के बाद अंतिम उच्चता अलौकिक शक्ति का उपयोग करके बैकलैश को सीधे हल किया जा सकता है। तो ताओयाओ, यही कारण है कि मैंने इतनी तैयारी की है कि मैं एक बड़ा खोजने के लिए दृढ़ हूं। अगर आप इसे अभी रोकना चाहते हैं तो भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस समय के दौरान मैंने आपके साथ बहुत बात की है। मैंने पहले से ही अंतिम उच्चता के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। अब मैं सीधे एक ही विचार के साथ अंतिम उच्चता को पूरा कर सकता हूं। तो ताओयाओ, यह ट्रैकिंग गेम ऐसा लगता है जैसे आप एक बिल्ली हैं और मैं एक गरीब माउस हूं। वाई वाई वाई। लेकिन यह सब मैंने जानबूझकर जो किया उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में आप उज्ज्वल पक्ष पर बिल्ली वे हैं जिन्हें मैं शिकार करना चाहता हूं। मेरे पास पारगमन स्तर की शक्ति है, मुझे विश्वास है कि मैं आपको मार सकता हूं और पारगमन में कदम रख सकता हूं। ताओयाओ, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप मेरी योजना में गिर गए। ये हुआंग इस समय बहुत उत्साह से हंस रहे थे। उसके लिए जब उसने अपने स्वयं के विकसित गठन को देखा और ताओयाओ के हमले को एक झपट्टा मार दिया तो उसे इस शिकार के खेल में पहले से ही एक पूर्ण लाभ था। यह सही है, भले ही ताओयाओ एक अलग है, ये हुआंग के विचार में वह है जिसके पास अब फायदा है, न कि एक ताओयाओ को अलग कर दिया। जब मेहमान उतर गए तो ये जिनका आंकड़ा असत्य होने लगा और इस समय ये हुआंग की आभा भी इन हुआंग संरचनाओं के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी। और इस समय इन स्टारलेस संरचनाओं की शक्तिशाली आभा, जैसा कि तुम हुआंग ने उनके साथ फ्यूज करने के लिए अंतिम विधि का उपयोग किया, यह भी क्रेजीली को आसमान छूता था। ये हुआंग, यह अभी भी एक ही वाक्य है, हालांकि आपने अस्थायी रूप से इस पद्धति के माध्यम से भारी शक्ति प्राप्त की है, यहां तक सुपरमैप के बराबर स्तर तक पहुंच गया है। एक ही समय में आप एक अलग व्यक्ति बन सकते हैं जो आपकी कल्पना की गई अनंत गठन को शामिल कर सकते हैं। मेरी राय में यह सिर्फ एक बेहद हास्यास्पद मजाक है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपका विचार वास्तव में भोला है। इसके अलावा ये हुआंग, मुझे डर है कि एक और चीज है जिसे आप नहीं जानते हैं। यही है, जिस क्षण मैंने आपको देखा मुझे एक पल में आपके बारे में सभी योजनाओं का एहसास हुआ। और मैं आपको अनंत गठन में एकीकृत करने देता हूं, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने इसे उद्देश्य पर किया था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करें कि निराशा क्या है। एक ही समय में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ अंधाधुंध तरीकों का उपयोग करना टुकड़ी के लिए तुलनीय कैसे हो सकता है। जिस क्षण मैं पारगमन में कदम रखता हूं, ये हुआंग आपके और मेरे बीच अंतर की दुनिया है। और मेरे पास जो शक्ति है वह आपके सपनों में भी अकल्पनीय है। ताओयाओ ने देखा कि आप हुआंग ने अंतिम विधि को प्रदर्शित किया और खुद को विकसित गठन में एकीकृत किया। उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुलियान पर तिरस्कार के साथ स्नेह किया। ताओयाओ, यह पहले से ही इस समय तक पहुंच गया है, क्या आप अभी भी इन बड़े शब्दों का उपयोग मेरे लिए कर सकते हैं? मैं अब अंतिम विधि के माध्यम से विकसित गठन के साथ विलय कर दिया है और इस समय मेरी ताकत निश्चित रूप से एक अलग व्यक्ति के स्तर तक पहुंच गई है। अब मेरे पास जो शक्ति है वह आपके पास उसी स्तर पर है। तो ताओयाओ, जब हम दोनों के पास समान स्तर की ताकत है तो क्या आपको लगता है कि मैं अपनी ताकत के साथ आपसे हार जाऊंगा? यह केवल असंभव है और आप मेरे द्वारा विस्मित होने के लिए किस्मत में हैं। ये हुआंग की भव्य आवाज को विकसित फॉर्मेशन से अवगत कराया गया था। और जब ये हुआंग ने इन शब्दों लिहाओ द्वारा कहा तो उन्होंने सीधे ठंडी हत्या के इरादे से भी अवगत कराया। उसी समय ये हुआंग के नियंत्रण में इन अनंत संरचनाओं ने प्रकाश को निगल लिया और पागलपन से बढ़ा दिया। एक के बाद एक अतुलनीय रूप से भयानक ऊर्जा सांसों को ऊर्जा की एक भयानक नदी बनाने के लिए एक साथ बुना गया था, जो ताओयाओ की ओर एक शक्तिशाली तरीके से बह गया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय ये हुआंग ने विकसित गठन के साथ संयुक्त किया और आक्रामक शक्ति की इस लहर की ताकत वास्तव में एक अलग व्यक्ति के स्तर तक पहुंच गई है। यह शक्ति इतनी भयानक है, भारी जबरदस्ती, यहाँ तक यह दुनिया थोड़ी असहनीय लगती है। यह पागलपन से कांपता है, जैसे कि यह किसी भी समय विघटित होने वाला है। और जब अमर दुनिया में अनगिनत जीवों ने इस अतुलनीय रूप से भयानक बदलाव को महसूस किया तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में डर महसूस करते थे। यह सिर्फ इतना है कि इस समय वे निस्संदेह छोटे हैं और इस स्थिति के सामने वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अध्याय 167। यदि आप वास्तव में टुकड़ी में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप सभी चीटियों हैं। ये हुआंग मर जाते हैं। नरक क्या चल रहा है? क्यों इतनी मजबूत उतार चढ़ाव आभा है कि अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच विस्फोट हो रहा है? शक्ति इतनी मजबूत है कि यह निश्चित रूप से आधे कदम अलगाव शिखर स्तर से पार हो जाती है। कुल दो शक्तिशाली और भयानक औरस लड़ रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि किसी ने उस रहस्यमय अलग व्यक्ति को चुनौती दी हो? दिलचस्प, इस तरह के एक द्वंद्व, मुझे इसे देखना होगा चाहे कोई भी हो।
ताओ स्वर्ग और पृथ्वी का अनुसरण करता है और सभी चीजों को दर्शाता है। इस दृश्य को देखते हुए दाओ जुन की आंखें टिमटिमाती हैं और उनकी बाहों ने तुरंत नृत्य किया। एक पल में प्रकाश की एक फ्लोरोसेंट दीवार दाओवादी आदरणीय के सामने दिखाई दी। इस प्रकाश की दीवार पर प्रस्तुत दृश्य बिल्कुल पत्ती की परत और शरद ऋतु है जो पूरी तरह से उच्चतापूर्ण और स्टाइलिश गठन में एकीकृत हैं। इसी समय कई अन्य स्थानों पर स्वर्ग और पृथ्वी के पावर हाउस जैसे कि डन जोन, द मार्शल विंड रेट, क्यूई जोन आदि वे बेहद हैरान थे और उन्होंने एक के बाद एक के माध्यम से एक का इस्तेमाल भी किया, दोनों पक्षों के दृश्य को दिखाते हुए। इस समय परम उच्च बनाने की क्रिया के माध्यम से ये हुआन के शक्तिशाली आक्रामक ने समलन से प्रेरित है जो कि अपरिवर्तनीय गठन के साथ ऊर्जा की एक लंबी नदी में बदल गया है, ताओयाओ की ओर बढ़ता है। इसके लिए ताओ याओ बहुत शांत था। इस समय भी ताओ ने अपना सिर उठाया और हल्के से नजर डाली। दाओ जोन, अनवर्षडे जोन और दुनिया के अन्य शक्तिशाली पुरुषों ने इस लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग किया और स्वाभाविक रूप से 880 ताओ को एक त्वरित अंतर्दृष्टि मिली। ताओ याओ ने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की क्योंकि दाओ जोन और अन्य लोग निरीक्षण करना चाहते थे, उन्हें यह देखने दे कि अलग अलग व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। वैसे भी यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली बल है कि उन आधे कदम से अलग चोटियों के साथ कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। ये हुआन से आक्रामक की इस लहर का सामना करते हुए ताओ याओ ने सिर्फ अपनी बांह उठाई और इसे काफी लापरवाही से लहराया। उनके आंदोलन और आंदोलनों को उड़ने के रूप में उतना ही आसान है, लेकिन ताओ की सरल और आकस्मिक कार्यों ने एक अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति को आगे बढ़ाया। और जो शक्तिशाली शक्ति ने प्रेरित किया वह एक अलग व्यक्ति की ऊर्जा की लंबी नदी की तुलना में है। जिस क्षण वह ताओ याओ की पैराइंग पावर के संपर्क में आया, ऊर्जा की यह लंबी नदी जो अनंत शक्ति थी यह बर्फ और बर्फ के पिघलने के रूप में जल्दी से विघटित हो गया। नहीं, यह असंभव है। मेरे आक्रामक की इस लहर में निहित शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह निश्चित रूप से एक अलग व्यक्ति के स्तर तक पहुंच गई है। ताओ याओ, आप सिर्फ एक शुरुआत हैं, आप मेरे हमले को इतनी आसानी से क्यों परिभाषित कर सकते हैं? स्टालिस गठन के ऊपर ये हुआन का आकृति उभरी, उसके चेहरे पर अविश्वास के साथ ताओ याओ में चिल्लाते हुए। मैंने बहुत पहले कहा था कि आप टुकड़ी की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हालांकि अंतिम उच्चता के माध्यम से अनंत गठन के संयोजन के बाद आप जिस ऊर्जा और शक्ति को जलाते हैं वह वास्तव में एक अलग व्यक्ति की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन आप एक अलग व्यक्ति नहीं हैं, यह सबसे आवश्यक अंतर है। ताओ याओ बेहोश मुस्कुराया और जब वह बोल रही थी तो उसने अपनी बांह को फिर से असीम गठन की ओर लहराया। एक पूर्ण अलग अलग व्यक्ति के स्तर पर शक्तिशाली शक्ति इन अनंत संरचनाओं पर कार्य करती है और यह एक पल में विस्फोट हो जाती है। बक्सिंग गठन के दौरान ये हुआन ने एक अतुलनीय दुखद रोने को बाहर कर दिया। नहीं, आपकी आक्रामक शक्ति अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? इससे पहले कि मैं परम अलौकिक शक्ति का उपयोग करता, आपने मेरे खिलाफ आक्रामक की एक लहर लॉन्च की, लेकिन उस समय मैंने आसानी से असीम गठन की शक्ति के साथ इसका विरोध किया। इस समय मैंने परम उच्च बनाने की क्रिया और स्टालिस गठन का सम्मिलन किया है। ऐसी परिस्थितियों में बक्सिंग फॉर्मेशन की अटैक पावर और डिफेंस पावर से पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। लेकिन जब मेरे अनंत गठन में इतना सुधार हुआ है तो मैं आपके आक्रामक को क्यों नहीं रोक सकता? ये हुआन के चेहरे की विशेषताएं दर्द में मुड़ गईं, उन्होंने ताओ को अविश्वास में देखा और गर्जना की। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जिस क्षण मैंने आपको देखा मैं आपकी सभी योजनाओं को जानता था और मैंने बस गोली मार दी। इसका कारण यह है कि मैंने आपको नहीं मारा है, आपको यह अनुभव करने देना है कि वास्तविक निराशा क्या है। या क्या आपको लगता है कि इन अनंत संरचनाओं के साथ आप वास्तव में मेरी शक्ति का विरोध कर सकते हैं? CBBJ, ये हुआन, क्या आप अब बेताब हैं? ताओ याओ ने तिरस्कार के साथ कहा। तो यह पता चला है, यह इस तरह से पता चला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पारगमन की ताकत इतनी भयानक होगी। मैं सामंजस्य नहीं कर रहा हूं, ताओ याओ। जब ये हुआन ने ताओ याओ को यह कहते हुए सुना तो उसके चेहरे ने एक विशेष रूप से अनिच्छुक अभिव्यक्ति दिखाई। यह सिर्फ इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हुआन कितना अनिच्छुक हो, यह बेकार है क्योंकि उसके हाथ की लहर के साथ ताओ की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। असीम गठन को नष्ट करते हुए ये हुआन, जो असीम गठन के साथ जुड़े हुए थे, को भी नष्ट कर दिया गया था। अब तक ये हुआन 7वें युग में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति, गठन पर स्नातक की एक पीढ़ी, अभी गिर गया है। ये हुआन को मारते हुए ताओ याओ ने तुरंत हुआन की आत्मा को खोजा और अंतहीन वर्षों में ये हुआन द्वारा संचित संसाधनों और खजाने को स्वाभाविक रूप से ताओ द्वारा बह जाएगा। जब ये यांग और ताओ ने ये हुआन द्वारा छोड़े गए अनंत संसाधनों और खजाने को प्राप्त किया तो इस समय दाओ जुन, द मार्शल विंड रेट और दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी अपने स्वयं के साधनों के माध्यम से देखा। इन पावर हाउस ने इस द्वंद्व युद्ध पर ध्यान देने के बाद वे सभी अपने दिलों में घबरा गए। अंतिम बड़ी लड़ाई की प्रतीक्षा करने के लिए वे टुकड़ी का पीछा करते हैं, निश्चित रूप से वे सभी की अपनी पृष्ठभूमि है। इसी समय दुनिया में दाओ जुन और अन्य पावर हाउस भी स्वयं की पृष्ठभूमि के साधनों में बहुत आश्वस्त हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने भी आश्वस्त हैं, ताओ याओ के लिए यह पूरी तरह से असंभव है कि आप इतनी आसानी से हो। वास्तव में जब दाओ जुन और अन्य लोगों ने इसे विशेष साधनों के माध्यम से देखा तो वे सभी अपने दिलों में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। यह तू हुआन के अंतिम उच्चता और अनंत गठन के सम्मिलन का साधन है और उनकी सबसे मजबूत पृष्ठभूमि मूल रूप से बराबर है। यहाँ तक अगर वे तू हुआन से अधिक मजबूत हैं तो वे ज्यादा मजबूत नहीं हैं। लेकिन तू हुआन को ताओ द्वारा इतनी आसानी से मिटा दिया गया था। इसलिए जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो दाओ जुन और दुनिया के अन्य मजबूत पुरुषों को तुरंत पता चला कि ताओ के खिलाफ अपनी ताकत पर भरोसा करना असंभव था। इस तरह का व्यवहार वास्तव में मौत की तलाश में पहल करने से बहुत अलग नहीं है। अंत में दाओस्ट वेनरेबल, अनवर्षडे वेनरेबल और दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोग, जैसे कि उन्होंने एक सामूहिक चर्चा की थी, ताओ की पूजा करने के लिए अमर दुनिया में गए और ताओ को साबित करने के लिए ताओ को बधाई देने के लिए तैयार किया। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते चेहरे वाले लोगों को न मारें। दाओ जुन और अन्य लोगों की नजर में उनका व्यवहार पहले से ही प्रस्तुत करने के उनके दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, इसलिए वे सोचते हैं कि ताओ उन सभी को नहीं मारेंगे। यह सिर्फ इतना है कि जब दाओ जुन और अन्य लोगों ने ताओ याओ को देखा तो वे सभी भयभीत थे, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा और यह दृश्य कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। अध्याय 168, जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर हस्ताक्षर करना। दाओ जुन और अन्य लोग यांग को प्रस्तुत करते हैं। मैंने देखा कि ताओ याओ नेसेंट आत्मा के दायरे में एक युवक के कंधों और पीठ को रगड़ रहा था और जब ताओ याओ इन कर रहा था तो उसके चेहरे पर एक शांत और इच्छुक मुस्कान थी। इस दृश्य को देखकर दाओ जोन, यूनिवर्सल जोन और दुनिया के सभी शीर्ष पावर हाउस तुरंत स्तब्ध थे। एक पारगमन के स्तर पर एक पावर हाउस वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र में एक चींटी के पीछे को हरा देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी भ्रम में पड़ गए? लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव है। उनके दायरे के साथ भले ही कोई भ्रम हो जो उन्हें प्रभावित कर सकता है, वे निश्चित रूप से इसे एक पल में महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ दिखाता है कि उसके सामने सब कुछ सच है। ताओ याओ वास्तव में इस नवजात आत्मा क्षेत्र के पीछे की पिटाई कर रहा है। बड़े मार्शल के बाद सार्वभौमिक वंदना और अन्य पावर हाउस को यह पता चला, वे सभी अपने दिलों में घबरा गए थे। लेकिन घटनास्थल में सबसे भयावह चीज दाओ जुन थी, क्योंकि दाओ जुन ने पहली बार ये यांग को देखने के बाद ये यांग से सब कुछ महसूस किया।
तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका पिछला अवतार चुपचाप तुयांग द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया था। नवजात आत्मा के क्षेत्र में चींटियां अपने क्लोन को कैसे हटा सकती हैं? यह बिल्कुल असंभव है। चूंकि यह मामला बिल्कुल असंभव है, इसलिए अब केवल एक संभावना बची है। उसके सामने का युवक जो केवल नवजात आत्मा क्षेत्र में लग रहा था, उसकी वास्तविक ताकत नवजात आत्मा के दायरे में नहीं थी। इसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है, मुझे डर है कि यह पहले से ही एक दायरे तक पहुंच गया है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक इस समय दाओजुन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में कुछ हद तक बेतुका विचार है, अर्थात उसने वास्तव में महसूस किया कि ताओ के बचने में सक्षम होने का कारण इस युवा व्यक्ति की मदद के कारण था। वे स्वाभाविक रूप से ताओ, दाओजुन, द मार्शल विनरेट और दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोगों के लिए कोई अजनबी नहीं है। ताओ याओ की पिछली ताकत के दायरे के लिए वे भी बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि ताओ याओ में कुछ प्रतिभाएं हैं, ताओ याओ की गणना पहले से ही तु हुआन द्वारा की गई है। सामान्य स्थिति के अनुसार ताओ याओ जैसी स्थिति से बचना ताओ याओ के लिए असंभव है। लेकिन अब शरद ऋतु सभी की उम्मीदों से परे है, और ताओ भागने के बाद वह अभी भी एक नौकर की तरह इस युवक की सेवा कर रही थी। क्या यह नहीं दिखाता है कि इस युवक की ताकत निश्चित रूप से ताओ की तुलना में अधिक है? यदि यह इसके लिए नहीं था, तो ताओ याओ, जो पहले से ही खुद को पार कर चुका था, इस समय बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब दाओजुन के दिल में ऐसे विचार थे, तो उनका रंग बदल गया। जब ये यांग को देखते हैं, तो उसके शरीर पर खौफ की एक किरण होती है। क्योंकि अगर उसका अनुमान सही है, तो ऐसा लगता है कि ये यांग केवल नवजात आत्मा क्षेत्र में है, और उसकी वास्तविक ताकत शायद एक अलग व्यक्ति भी है। पहली टुकड़ी होना भी बहुत संभव है, और यह टुकड़ी भी है जिसने टुकड़ी की दृष्टि को छुपाया। दाओजुन के दिमाग में यह पहले से ही स्वचालित रूप से बनाना शुरू कर चुका है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसे लगा कि ये यांग अथाह था। चूंकि आप ताओ याओ को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, इसलिए यह दर्शाता है कि आपके पास पहले से ही आपके दिल में आत्मसमर्पण करने का इरादा है। यदि आप आत्मसमर्पण के माध्यम से मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से कुछ प्रदर्शन की आवश्यकता होगी। अपने खजाने को सौंपें और मेरे सामने आत्मसमर्पण करें, और आप रह सकते हैं। बेशक यह तय करना है कि मुझे आत्मसमर्पण करना है या नहीं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी भी दूसरों को काम करने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह सिर्फ इतना है कि आप सभी वयस्क हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने लिए विकल्प बनाएं और सभी परिणामों को सहन करें। ये यांग ने दाओजुन और अन्य लोगों के लिए उदासीन रूप से कहा। एक के विचार से दाओजुन और अन्य लोगों को वश में करना वास्तव में ताओ याओ द्वारा तुयांग को बताया गया था। जब दाओजुन और अन्य पूजा करने के लिए आ रहे थे, ताओ याओ ने यांग को सच कहा। उस समय ये यांग वास्तव में दाओजुन और अन्य लोगों के लिए 2 योजनाएं थीं। पहली योजना बहुत सरल है, जैसे तु हुआन को मारते हैं, उसे सीधे और बड़े करीने से मारते हैं। फिर मरने से पहले उस समय सीधे ताओ को अपने सभी खजाने में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली आत्मा खोज विधियों का उपयोग करने दें। दूसरे विकल्प के लिए यह दाओजुन और अन्य के आत्मसमर्पण को स्वीकार करना है। यद्यपि यह कहा जाता है कि दाओजुन और अन्य लोगों को मारना उनकी संग्रह पृष्ठभूमि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उन्हें वश में करना भी संभव है। इसके अलावा इसके बारे में सोचने के बाद ये यांग ने पाया कि दाओजुन जैसे शीर्ष पावर हाउस को वश में करने के लाभ अभी भी बहुत महान है। यह आपको मजबूत चरित्र और ताकत के साथ ठगों के एक समूह को सीधे फसल देने की अनुमति देने के बराबर है। बाद में वह ताओ को जू अमर दुनिया से दूर ले जाएगा। जू अमर दुनिया में दाओजुन और अन्य लोगों को प्रभारी भी बैठे होंगे, इसलिए कोई अराजकता नहीं होगी। ... एक पूछें फूलों के लिए। इस तरह जू अमर दुनिया ये यांग के बहुत स्थिर व्यय बन गई। जैसा कि दाओजुन और अन्य लोग पूरी तरह से खुद को आत्मसमर्पण कर सकते हैं, ये यांग को भी उनके दिल में बहुत विश्वास है। ताओ याओ को पुनर्जन्म के 6 रास्तों के माध्यम से अलग कर दिया जाता है। जब तक ताओ याओ जीवन और मृत्यु पुस्तक को संघनित करने के लिए अपने नकली तरीके का उपयोग करता है, तब तक ताओवादी और अन्य लोगों के नाम लिखते हैं। इस तरह ताओवादी और अन्य को पूरी तरह से वश में किया जा सकता है। लेकिन दाओजुन और अन्य लोग बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ की झोपड़ियों से छुटकारा पाना चाहते थे, भले ही उन्हें अलग कर दिया गया हो, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। क्योंकि बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ का मुख्य निकाय पुनर्जन्म के 6 रास्ते पृथ्वी पर है, दाओजुन और अन्य केवल जीवन और मृत्यु की पुस्तक को नियंत्रित कर सकते हैं जब तक कि वे पृथ्वी पर नहीं जाते हैं। लेकिन आइए इस बारे में बात न करें कि क्या जुन और अन्य लोग पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं, भले ही जुन और अन्य वास्तव में पृथ्वी तक पहुंचते हैं। पृथ्वी ये यांग का ग्रह क्षेत्र है। ... शून्य पृथ्वी में ये यांग एक ही विचार के साथ दाओजुन और अन्य को मिटा सकते हैं। इसलिए ये यांग की विचार योजना में दाओजुन के विचारों को वश में करना विफल होना लगभग असंभव है, और यह निश्चित रूप से सफल होगा। और यह ठीक है, क्योंकि तुयांग को उसके दिल में पूरा विश्वास है कि ये यांग को एक के विचार है जो दाओजुन और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अन्य शक्तिशाली लोगों को वश में करता है। जब ये यांग ने बोलना समाप्त कर दिया, तो वह स्वर्गदूत पर झपकी ले गया। ताओ तियान ने जानबूझकर सिर हिलाया, फिर अपना हाथ लहराया, और एक हल्का पर्दा दाओजुन, यूनिवर्सिटी जुन और अन्य के सामने दिखाई दिया। यह प्रकाश पर्दा वास्तव में ताओ याओ के विचार से संघनित जीवन और मृत्यु की पुस्तक है। जब तक दाओजुन और अन्य जीवन और मृत्यु की पुस्तक में अपने नाम छोड़ते हैं, तब तक वे सभी अब से जीवन और मृत्यु की पुस्तक से बंधे रहेंगे। दाओजुन और दुनिया के अन्य मजबूत पुरुषों ने सुना कि आपने क्या कहा है, और प्रकाश पर्दे को देखा जो उनके सामने एक राजसी आभा का खुलासा हुआ। बेशक वे समझ गए कि क्या हुआ। हालांकि इस समय दाओजुन और अन्य अपने दिलों में बेहद अनिच्छुक थे। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अंत में जीवन की पुस्तक और मृत्यु पर हस्ताक्षर किए गए थे। उनका मानना कि जब तक वे जीवित हैं, तब तक आशा है। अन्यथा ये हुआन की तरह अगर वह सीधे फ्लाई ऐश के एक टुकड़े में बमबारी करता था, तो और क्या कहना है, क्या यह पूरी तरह से खाली नहीं है? दाओजुन और अन्य लोग मरना नहीं चाहते थे, इसलिए ताओ याओ के सामने एक पारलौकिक स्तर के बिजली घर उनके पास नहीं था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब तक वे अलग हो जाते हैं, शायद वे विरोध करने और नियंत्रण से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। अध्याय 169 कुनलुन मिरर ने दूसरी दुनिया को इस शर्त पर खोजा कि पहला दायरा दबा दिया जाए। क्या अधिक है, दाओजुन और स्वर्ग और पृथ्वी में अन्य मजबूत पुरुषों की नजर में पारलौकिक प्राणी पहले से ही अमर की खेती की दुनिया में पैदा हुए हैं, और उन्हें नष्ट करना असंभव है। इस तरह उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत समय है। मामला बेशक ये यांग दाओजुन के विचारों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह सिर्फ इतना है कि यह मामला है जैसे कि यांग ने पहले क्या सोचा था। जब तक कि दाओजुन और दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोग जीवन और मृत्यु की पुस्तक में अपने स्वयं के नाम छोड़ते हैं, तब वे कभी भी खुद के नियंत्रण से छुटकारा नहीं पाना चाहेंगे। यहाँ तक टुकड़ी की ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए जब दाओजुन और अन्य लोगों ने जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए, हालांकि उनके अपने विचार थे, तो यांग ने एक उदासीन रवैया रखा और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। क्या अधिक है, अधिक शक्तिशाली दाओजुन और दुनिया के अन्य लोग हैं, खुश ये यांग होगा। 700 खासकर जब वे पार कर गए, तो वे यह जानकर चौंक गए कि वे बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से मुक्त नहीं हो सकते। इस मामले में यह दाओजुन के बराबर था और अन्य लोग यांग को ट्रांसकेंडेड लेवल पावर हाउस से बना ठगों का एक समूह दे रहे थे।
जब डाओ जुन, यूनिवर्सेट जुन और दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोगों ने बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए, तो कुन लुन मिरा ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक संदेश ये यान के दिमाग में आया। यह संदेश ये यान को बताता है कि क्योंकि उसने एक दुनिया में सफलतापूर्वक भाग्य प्राप्त किया है, वह दूसरी दुनिया के लिए शर्तों को पूरा करता है। और कुन लुन मिरा भी नई दुनिया की खोज करना शुरू कर देंगे और नई दुनिया के लिए मार्ग खोलेंगे। इस मामले को पूरा करने का सही समय कुन लुन मिरा के संदेश में उल्लेख नहीं किया गया था। इस खबर को सुनकर ये यान बहुत उत्साहित थे। कुन लुन मिरा इतने लंबे समय से चुप है और अंत में यह नई दुनिया के माध्यम से यात्रा कर सकता है। उसी समय कुन लुन मिरा के संदेश को पढ़ने के बाद ये यान ने यह भी समझा कि कुन लुन मिरा की स्थितियां क्या थीं। यह एक दुनिया को पूरी तरह से दबाने और इस दुनिया की किस्मत हासिल करने के लिए है। ताओ याओ, दाओ जुन, यूनिवर्सल जुन और दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोग, वे सभी अस्तित्व हैं जो अमर की खेती करने की दुनिया में अस्तित्व में आए थे। और ये यान उन्हें वश में करते हुए इस दुनिया की किस्मत की कटाई के बराबर है। यद्यपि कुन लुन मिरा द्वारा नई दुनिया की खोज अभी भी प्रगति पर है और सटीक समय जब इस नई दुनिया का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये यान जल्दी में नहीं है। वैसे भी उसके पास अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले ये यान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि दोजुन और अन्य लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बाद ये यान ने भी दोजुन और अन्य के खजाने को प्राप्त किया। दाओ जुन के बाद और अन्य लोगों ने जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर हस्ताक्षर किए और ये यान को आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने यान से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब वे अपने अपने संग्रह को सौंपते थे तो वे बेहद दिल टूट गए थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। यह उनके जीवन की स्थिति थी और उन्हें पालन करना पड़ा। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के संग्रह जैसे कि डाओ जुन, यूनिवर्सल जुन और मार्शल विनरेट बहुत मजबूत हैं। यह देखने के बाद ये यान ने अपने दिल में वास्तव में संतोष महसूस किया। जैसा कि तथाकथित गोल्डन बेल्ट लूटे गए थे, लूट की इस लहर के बाद ये यान बहुत समृद्ध रूप से फिर से आ गए। और दाओ जुन और उनके अंतहीन खजाने ये यान द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद ये यान स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देंगे। नई दुनिया की खोज के लिए कुन लुन मिरा की प्रतीक्षा करते हुए वांग यान ने इस विशाल संसाधन को पचाना शुरू कर दिया। ये यान को दाओ जुन और अन्य के विशाल संग्रह को पचाने में लगभग आधा महीना लगा। इस तरह की एक विशाल संसाधन पृष्ठभूमि ने ये यान की ताकत में सुधार किया है और ये यान की ताकत को एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। दायरे के दृष्टिकोण से हालांकि ये यान अभी भी नवजात आत्मा क्षेत्र के चरम पर है, लेकिन ये यान की वर्तमान लड़ाकू शक्ति के साथ यह उस स्तर तक पहुंच गया है जहां वह अमर से लड़ सकता है। आप यान ने नवजात आत्मा क्षेत्र में अमर राजा का शिकार करने और मारने में सक्षम थे, क्योंकि दाओ जुन और अन्य लोगों के हाथों में सर्वोच्च खजाना डिस्क के नौशोधन विधि का अभ्यास करने में मदद कर सकता था। बेशक अगर यह नौशोधन की एक सरल विधि थी, तो यह ये यान की ताकत में सुधार के लिए इतना महान नहीं होगा। सबसे बड़ा सुधार डाओ ZUN की विशाल संसाधन पृष्ठभूमि है, जिसने ये यान की अलौकिक शक्तियों को फिर से 2 गुना कर दिया। 16 गुना से सीधे कई प्रमुख प्रगति तक प्रतिदिन 128 गुना बढ़कर कई बड़ी प्रगति हो गई। 128 गुना वृद्धि के बाद 9 सोल रिफाइनिंग पास ने यान की ताकत को इतना बढ़ा दिया। ये यान की ताकत में भारी सुधार के अलावा कंगो की ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है। महारानी कैनिक स्वर्गीय दाव में लौट आए हैं और उसकी ताकत भी आधे कदम पारगमन के शिखर स्तर पर लौट आई है। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के जी जुनगे ने ये यान को खोजने के लिए पहल की। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्तर पर एक शक्ति के लिए समाचार पहले से ही बहुत अच्छी तरह से सूचित है। क्या अधिक है, जी जुनगे ने इससे पहले ये यान के साथ एक सौदा किया था, लेकिन इस बार जी जुनगे ने ये यान के सामने बहुत खौफ और प्रशंसा दिखाई। इस संबंध में ये यान के पास कोडल करने के लिए कुछ भी नहीं है। जी जुनगे का डिंगलियान बॉडी एक बहुत ही विशेष काया है। इस तरह की काया को बेहतर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता होती है और ये यान बस इसे पूरा कर सकते हैं। पिछली बार ये यान ने वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के नीलामी हाउस में जी जुनगे को देखा था, उन्हें एक विचार था। इस बार जी जुंगे को कुछ खबर मिलने के बाद उन्होंने इसे अपने दरवाजे पर भेजने की पहल की और ये यान स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। जी जुंगे के अलावा शीर्ष पावर हाउस में 2 बहुत ही खास महिलाएं हैं, जिन्हें बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के माध्यम से ये यान द्वारा वश में किया गया था। एक निर्दयी व्यक्ति है जिसने विश्व के पेड़ के रूप में अवतार लिया, जिसका नाम याओ जी है। याओ जी की ताकत आधे कदम की टुकड़ी के शिखर स्तर तक पहुंच सकती है, कहने की जरूरत नहीं है, यह एक बहुत ही दुर्लभ विशेष काया होना चाहिए। इसलिए जब याओ जी और दाओ जुन ने ये यान को एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया, तो वे वापस भाग गए और ये यान के पक्ष में रखे गए। एक और खूबसूरत महिला जिसे ये यान के पक्ष में रखा गया था, वह ताइबा थी। याओ जी की तुलना में ताइबा और भी विशेष है। ताइबा पहले युग से आया था। हालांकि ताइबा पहले युग में दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से आज अन्य युगों में नंबर 1 व्यक्ति से ही नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि ताइबा की ताकत निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष पावर हाउस में से है, जैसे कि डाओ जुन और यूनिवर्सेट जुन, और वह निश्चित रूप से सबसे अच्छे में से हैं। यदि टुकड़ी की लड़ाई वास्तव में होती है, तो ताइबा एक टुकड़ी बनने की संभावना है। ताइबा इतना मजबूत होने का कारण भी बहुत सरल है, क्योंकि ताइबा जन्मजात अजेय है। पहले युग के प्राणी के रूप में ताइबा के मूल को बेहद प्राचीन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आप जानते हैं, यहाँ तक पहले युग में दुनिया का पहला व्यक्ति भी गिर गया है, लेकिन ताइबा अभी भी जीवित है। यह अकेले दिखाने के लिए पर्याप्त है कि ताइबा कितना असाधारण है। अत्यंत प्राचीन पहले युग में प्रारंभिक चरण में दुनिया में कोई जीवित जीव नहीं थे। यह ताइबा था जिसने दुनिया के अच्छे भाग्य को देखा, मनुष्यों को बनाया, राक्षस बनाए और हजारों जीवित प्राणी बनाए। अध्याय 170 वापस पृथ्वी पर नई दुनिया में जाने के लिए तैयार। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ताइबा जनजात में आज के जीवों की किस्मत है। और यह ठीक है, क्योंकि ताइबा में इन स्वर्ग और पृथ्वी जीवों की किस्मत है कि ताइबा जनजात अजेय है। इस बार अगर यह ताओयाओ की सफल टुकड़ी के लिए नहीं था, तो ताइबा दुनिया के कोने का उपयोग कर सकता था ताकि एक में गिरावट में टुकड़ी को आगे बढ़ाया जा सके और साबित किया जा सके। इस तरह की उत्कृष्ट योग्यता के साथ निश्चित रूप से ये यान को अपनी तरफ से रहना है। इस वर्ष के दौरान समय जल्दी बीत गया। ये यान अमरता की खेती की दुनिया में रहे। अपनी ताकत में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों और खजाने को पचाने के दौरान उन्होंने अक्सर लिंगलोंग, ताओयाओ, कांगो और जी जुनगे के बेटों और बेटियों को उपदेश दिया। ताइबा और याओ जी के लिए ये यान ने इस वर्ष के दौरान उन्हें नहीं छुआ और पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें प्रचार करने के लिए तियांदी इन और यान का उपयोग करने की योजना बनाई। इस दिन यंग ने लिंगलोंग और अन्य महिलाओं के साथ उपदेश देने के बाद कुनलुन मिरा से एक अनुस्मारक ध्वनि उनके दिमाग में आई। मूल रूप से ये यान ने सोचा था कि कुनलुन मिरा नई दुनिया को बहुत जल्दी खोज लेगा, लेकिन यह बहुत धीमा हो गया। जब से कुनलुन मिरा ने 1 साल पहले एक संदेश दिया था, तब से यह बिना किसी प्रतिक्रिया के मौन में गिर गया है। 20 अब 1 साल बीत चुका है और कुनलुन मिरा ने अभी नई दुनिया की खोज की है और ये यान के दिमाग में एक अनुस्मारक छोड़ दिया है कि नई दुनिया के लिए मार्ग सफलतापूर्वक खोला गया था। ये यान ने अनजाने में इस पर अपनी आंखें घुमाई। यह सिर्फ इतना है कि अमर की खेती करने की दुनिया में ये यान सीधे एक मंत्री के रूप में नई दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये यान को पृथ्वी पर लौटने की जरूरत है और फिर पृथ्वी से एक नया विश्व मार्ग खोलें।
जब ये यांग ने देखा कि उसे नई दुनिया में मार्ग खोलने के लिए पृथ्वी पर लौटने की जरूरत है, तो ये यांग ने तुरंत समझा कि पृथ्वी वास्तव में एक पारगमन स्टेशन के बराबर है, और अगर वह अन्य दुनिया में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे पृथ्वी पर आगे और पीछे जाने की जरूरत है। इस बिंदु को समझने के बाद ये यांग किसी भी समय देरी नहीं करना चाहते थे और तुरंत पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार करने का फैसला किया। क्या अधिक है, 1 साल बीतने के बाद ब्रह्मांड की प्रमुख सभ्यताओं के साथ एक नियुक्ति करने के लिए लगभग समय आ गया है। इस बार यहाँ तक कुनलुन मिरर से अनुस्मारक संदेश के बिना ये यांग ने निकट भविष्य में पृथ्वी पर लौटने का फैसला किया और कुनलुन मिरर ने इस समय एक संदेश भेजा। ये यांग के लिए इसने सिर्फ एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डाला और यह चीजों में देरी नहीं करता था। जब ये यांग पृथ्वी पर लौट आए तो लिंगलोंग और अन्य के अलावा वह जीजुंगे, याओजी और ताइवा को भी अपने साथ लाया। एक विचार में कुनलुन मिरर के माध्यम से अंतरिक्ष चैनल खोलने के बाद ये यांग ने लड़कियों को अंतरिक्ष चैनल में ले जाया। अगले क्षण में ये यांग और उसका समूह डोंगशान विला के पास दिखाई दिए। यह वास्तव में एक दुनिया है जो अमर और अमर दुनिया की खेती की दुनिया से पूरी तरह से अलग है। यह अविश्वसनीय है। इस दुनिया में मुझ में सारी शक्ति गायब हो गई है। जिस क्षण वे पृथ्वी पर लौट आए, ताइवा, याओजी और जी जुनगे सभी ने अपने चेहरे पर बेहद हैरान भाव दिखाए। जी जुनगे बेहतर है, हालांकि उसके पास एक विशेष काया भी है, लेकिन ताकत के दायरे के संदर्भ में वह ताइवा और याओजी से बहुत पीछे है। ताइवा और याओजी दोनों पीक स्तर से परे आधे कदम पावर हाउस हैं। वे कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन जिस क्षण वे पृथ्वी में प्रवेश करते थे, उनके शरीर में शक्तिशाली शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई और वे सीधे सामान्य लोग बन गए। इस तरह की एक अजीब स्थिति ने ताइवा और याओजी को चौंका दिया। वास्तव में इसके बारे में चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह जगह ही मास्टर की दुनिया है। यह देखकर ताओ ने एक व्यक्ति के स्वर में हल्की मुस्कान के साथ समझाया, जिसने इसका अनुभव किया है। और ये यांग भी एक विचार था, इसलिए उन्होंने ताइवा और याओजी को अपनी ताकत में बहाल किया। वैसे भी वे अब उपदेश नहीं देते हैं, और जब वे 2 बेटियों को प्रचार करने के लिए तियान डी इन और यांगलू का उपयोग करते हैं, तो वे फिर से आम लोग बन जाएंगे। अपनी आंतरिक ऊर्जा की वापसी को महसूस करते हुए ताइवा और तीनों बेटियों ने तुरंत समझा कि यह तुयांग था जिसने उन्हें फिर से ताकत दी। जब उन्होंने ये यांग को देखा तो वे कृतज्ञता से भरे हुए थे। डोंगशान विला में वापस झाओ लिंगर और अन्य लोग यांग को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन झाओ लिंगर और अन्य लोगों के साथ प्रचार करने से पहले ये यांग के पास अभी भी कुछ चीजें हैं। अब जब ब्रह्मांड की प्रमुख सभ्यताओं के साथ 1 साल की समय सीमा सहमत हो गई है, तो आपको इस संबंध में स्थिति को समझने की जरूरत है। बेशक ये यांग मुख्य रूप से यह देखना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में प्रमुख सभ्यताओं के संग्रह पिछले वर्ष में कैसे रहे हैं। गुफा की दुनिया में झाओ किंगजी और अन्य लोगों के लिए विशेष रूप से एक जगह खोली गई है। इस विशेष स्थान में झाओ किंगजी जैसे कुनलुन सदस्य हैं, जिन्होंने इस वर्ष के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी अमृत और विशेष भौतिकी के साथ महिलाओं की समीक्षा की है। अब तक इस गुफा की दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की संख्या अमृत की संख्या दसियों अरबों से अधिक हो गई है। हालांकि पहली नजर में उनमें से अधिकांश उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी अमृत की मात्रा गुणवत्ता परिवर्तन का कारण बन सकती है। निरीक्षण के बाद दसियों अरबों स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के बीच शीर्ष स्तरीय अमृत की संख्या 100,000 से अधिक है और 2000 से अधिक शीर्ष ग्रेड अमृत भी हैं। आजकल जो लोग ज्ञान की आंखों में प्रवेश कर सकते हैं, वे मूल रूप से ये शीर्ष स्तरीय अमृत और शीर्ष गुणवत्ता वाले अमृत हैं। अन्य कम गुणवत्ता वाले अमृत के रूप में यह यान के स्थान पर एक बड़ी भूमिका भी निभा सकता है, इसलिए निश्चित रूप से ये यान को उन सभी को स्वीकार करना होगा। अमृत देखने के बाद विशेष फिजिक्स वाली महिलाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मांड में प्रमुख सभ्यताओं द्वारा खोजा गया है। शीर्ष स्तरीय विशेष फिजिक्स वाली कुल 832 महिलाएं हैं। इनका निरीक्षण करने के बाद ये यान के मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। स्वर्ग और पृथ्वी अमृत और उसके लिए एक विशेष काया के साथ एक महिला को खोजने के लिए पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करने में केवल 1 वर्ष का समय लगा। यह कहा जाना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड के संसाधन बहुत बड़े हैं। दसियों अरबों अमृत, 540 से अधिक और 800 से अधिक महिलाएं शीर्ष विशेष भौतिकी के साथ, यह परिणाम मूल रूप से वैसा ही है जैसा कि यांग ने अपने दिल में उम्मीद की थी। इस परिणाम के लिए ये यांग वास्तव में काफी संतुष्ट हैं। इन्हें पढ़ने के बाद ये यांग ने इस वर्ष के दौरान ब्रह्मांड में प्रमुख सभ्यता समूहों द्वारा संचित बिंदुओं पर ध्यान देना शुरू किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गैंडिया, गुदाचाओ और यारंटी की 3 ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताएं पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में एक स्तर से अधिक मजबूत हैं। इस बिंदु के बारे में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। स्क्रैचिंग और सर्चिंग के 1 साल के बाद इन 3 ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं के बिंदुओं को शीर्ष 3 में मजबूती से स्थान दिया गया है, जो कि चौथे स्थान वाले ब्रह्मांड समूह के बिंदुओं से पूरी तरह से अधिक है। पायदान शीर्ष 10 में शेष 7 अंक रैंक ब्रह्मांड सभ्यताओं में से 6 स्तर 7.6 के स्तर से ऊपर सभ्यताएं हैं। इस पहलू से ब्रह्मांड समूह की समग्र शक्ति, जिसकी सभ्यता 7.6 के स्तर तक पहुंच सकती है, वास्तव में बहुत मजबूत है। इसके अलावा इस स्तर की सभ्यताएं मूल रूप से 3 प्रमुख ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं से संबंधित हैं। ताकत अपने आप में बहुत मजबूत है। ऊपरी ब्रह्मांड सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध के साथ मिलकर यह इन सभ्यताओं के बिंदुओं को पूरी तरह से गारंटी देने की अनुमति देता है। क्या अधिक है, 3 ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं के बीच अग्रिम में एक निजी समझौता है। अध्याय 171 यूनिवर्स सभ्यता अंक रैंकिंग स्तर 4.3 सभ्यता पलटवार। इस तरह अधीनस्थ सभ्यताएं जो इन 3 ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं के करीब हैं, वे अंकों में उच्चतर रैंकिंग का लाभ प्राप्त करेंगे, जो मूल रूप से स्थिर है। और अब वास्तव में यह है। मूल रूप से सामान्य स्थिति के अनुसार शेष 7 ब्रह्मांड सभ्यताओं को शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। सभी को स्तर 7.6 और उससे अधिक स्तर की सभ्यताओं द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत असामान्य है। यहाँ तक जब ये यांग ने इस समय परिणाम देखा तो वह स्तब्ध रहने में मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि शीर्ष 10 ब्रह्मांड सभ्यताओं के बीच एक सभ्यता थी जो केवल 4.3 का स्तर थी। इस स्तर के 4.3 सभ्यता के कुल अंक स्टैंडिंग में 9वें स्थान पर हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 3 ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं की पृष्ठभूमि और स्तर 7.6 से ऊपर की 6 सभ्यताओं के खिलाफ यह स्तर 4.3 सभ्यता वास्तव में बहुत विशिष्ट है। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में इस स्तर की सभ्यता के लिए शीर्ष स्कोर बनना लगभग असंभव है। लेकिन हर चीज के अपवाद हैं। जब ये यांग ने ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने तुरंत इस कारण की जांच करने के लिए स्वर्गीय दाओमार्ग का इस्तेमाल किया। जल्द ही ये यांग समझ गए कि क्या चल रहा है। यह पता चला है कि इस 4.3 स्तरीय सभ्यता में लेमुरिया नामक एक शीर्ष स्तरीय विशेष काया, प्राकृतिक शरीर दिखाई दिया। यह सिर्फ इतना है कि इस काया का नाम लेमुरियन सभ्यता में नहीं जाना जाता है, और ये यांग ने इसे देखा जब उन्होंने स्वर्गीय दाओ छाप के माध्यम से इसके बारे में सीखा। और इस शीर्ष विशेष काया को डैफ्ने कहा जाता है। लेमुरियन सभ्यता के कमांडर डैफ्ने की विशेष विशेषताओं की खोज करने के बाद जानते थे कि डैफ्ने जैसी एक विशेष स्थिति को वह विशेष काया होनी चाहिए जो वे देख रहे थे। लेकिन इस समय लेमुरियन सभ्यता के कमांडर के दिल में एक साहसिक विचार था। आखिरकार डैफ्ने की काया बहुत खास है और वह स्वचालित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अमृत को महसूस कर सकती है। यह एक महान क्षमता है। इसलिए लेमुरियन सभ्यता ने सीधे अपनी श्रेष्ठ सभ्यता और झाओ चुनकाई को सूचित किए जाने के लिए डैफ्ने की विशेष काया का उपयोग नहीं करने का साहस किया।
क्योंकि लेमुरियन सभ्यता शीर्ष 10 बिंदुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए डैफ्ने की मजबूत शक्ति पर भरोसा करना चाहती है। यदि आप भाग्य से एक कुनलुन कोटा प्राप्त कर सकते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, अब से केवल 4.3 स्तरीय लेमुरियन सभ्यता आसमान छूती है और 3 ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यताओं के साथ एक समान पायदान पर बैठने में सक्षम होगी। यह प्रलोभन बहुत अच्छा है। जब लेमुरियन सभ्यता के कमांडर को यह एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत इस तरह के संचालन को लागू करना शुरू कर दिया, लेकिन यह कहते हुए कि डैफ्ने का प्राकृतिक शरीर वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी अमृत को खोजने में बहुत शक्तिशाली है। डैफ्ने की सुपर क्षमता के साथ लेमुरियन सभ्यता ने कुछ ही समय में बड़ी संख्या में स्वर्ग और पृथ्वी अमृत पाया, और स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत की मात्रा उन्होंने श्रेष्ठ सभ्यता को सौंपी थी, जो इस 4.3 स्तरीय सभ्यता की मूल बातों के अनुरूप है। उसी समय लेमुरियन सभ्यता ने रहस्य रखने का अच्छा काम किया है। इस प्रक्रिया के दौरान इसने उनकी बेहतर सभ्यताओं सहित अन्य ब्रह्मांड सभ्यताओं के संदेह को जन्म नहीं दिया। अंत में लेमुरियन सभ्यता छुपा स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के माध्यम से कॉर्नरिंग और ओवरटेक करने में सफल रही। अंत में उनके अंक स्टैंडिंग में 9वें स्थान पर रहे, और जब स्टैंडिंग रैंकिंग की घोषणा की गई तो अनगिनत सभ्यताओं को ईर्ष्यालु और लेमुरिया से नफरत थी, एक स्तर 4.3 सभ्यता। आखिरकार अंतिम विश्लेषण में लेमुरियन सभ्यता 4.3 स्तरीय सभ्यता से अधिक कुछ भी नहीं है। ताकत के संदर्भ में यह बहुत कमजोर है, लेकिन अंत में लेमुरियन सभ्यता सभी ब्रह्मांड सभ्यताओं की अपेक्षाओं के विपरीत एक कुनलुन कोटा मिला। इस समय लेमुरिया की बेहतर सभ्यता सेल्बी सभ्यता बेहद क्रोधित थी, क्योंकि यह वास्तव में एक संयोग है कि सेल्बी की सभ्यता के अंक सिर्फ 11वें स्थान पर थे, विशेष रूप से सेल्बी सभ्यता जो लेमुरियन सभ्यता की बेहतर सभ्यता होती है। इस मामले में लेमुरियन सभ्यता का व्यवहार श्रेष्ठ का एक विशिष्ट उल्लंघन नहीं है। यह ठीक है अगर यह सिर्फ निम्नलिखित अपराध हैं, लेकिन लेमुरियन सभ्यता ने कुनलुन कोटा छीन लिया है जो मूल रूप से उनके थे। यह प्रभाव इतना महान है कि पूरी सेल्बी सभ्यता के सदस्य लेमुरियन सभ्यता से नफरत करते हैं। वे बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अब स्कोरबोर्ड की घोषणा की गई है और लेमुरियन सभ्यता ने भी स्कोरबोर्ड में 9वें स्थान हासिल किया है। इस तरह भले ही सेल्बी सभ्यता जीतती है, ब्रह्मांड की अन्य उच्च स्तरीय सभ्यताएं जिन्होंने शीर्ष 10 अंक नहीं जीते हैं, वे किसी भी छोटी चाल को बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि सेल्बी सभ्यता बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन इस तरह के परिणाम के सामने उनके पास अंत में इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार आपको पता होना चाहिए कि जब लेमुरियन सभ्यता ने कुनलुन सदस्य सीट प्राप्त की तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सभ्यता का स्तर पहले कितना कम था, इस समय एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे उच्च स्तर की सभ्यता से उकसाया जा सकता है। कुनलुन में शामिल होने वाले शीर्ष 10 सभ्यताओं को रैंक करने के बाद उनके कार्य काफी सुसंगत थे, क्योंकि उन्होंने दवा की गोली के लिए आदान प्रदान करने के लिए अपने हाथों में बिंदुओं का उपयोग नहीं किया, जो उनके जीवनकाल का विस्तार कर सकता है, बल्कि खेती की तकनीक और उन वस्तुओं के लिए आदान प्रदान करने के लिए चुना गया है जो खेती तकनीक के दायरे में सुधार कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि खेती की तकनीक स्वयं जीवन को लंबा कर सकती है, और इन 10 ब्रह्मांड सभ्यताओं के विचार में इस पद्धति के माध्यम से जीवन प्रत्याशा को अधिक उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और कुनलुन में शामिल होने वाली इन 10 ब्रह्मांड सभ्यताओं ने भी एक निर्णय लिया है, भविष्य में उनकी सभ्यताएं अमर खेती के माध्यम से अपने जीवनकाल को बढ़ाएंगी। वे अन्य सभ्यताएं जिनके पास केवल अंक हैं, बल्कि इसलिए कि वे कुनलुन के सदस्य नहीं हैं, जुहाओ नोझाओ की खेती तकनीक के लिए आदान प्रदान करने के लिए पात्र नहीं है, और केवल व्यक्तिगत जीवन और दौड़ जीवन के लिए बिंदुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। वे दौड़ के जीवनकाल को यथोचित रूप से बढ़ाने के लिए खेती की तकनीक प्राप्त करना चाहते हैं। यह सिर्फ इतना है कि कोटा अब जारी किया गया है, इसलिए उनके पास कोई अच्छा तरीका नहीं है। गीत ने असहाय रूप से 10 ब्रह्मांड सभ्यताओं के रूप में देखा जो कुनलुन में शामिल हो गए और जमीन पर बैठ गए। इस संबंध में ये यांग ने वास्तव में इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि इस अंक रैंकिंग की समाप्ति के बाद ये यांग ने इन ब्रह्मांड सभ्यताओं को कुनलुन में शामिल होने का अवसर दिया, लेकिन इस बार केवल 3 स्थान है और समय भी 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। 10 साल बाद उच्चतम अंकों के साथ 3 सभ्यताएं कुनलुन में शामिल होने के लिए पात्र होंगी। तुम यांग ने ऐसा निर्णय लिया क्योंकि तुम यांग को भी उसके दिल में एक विचार था। आखिरकार ब्रह्मांड इतना बड़ा है, एक वर्ष में सभी संसाधनों को प्राप्त करना कैसे संभव हो सकता है। अध्याय 172 एक दुनिया जैसी तारों से आकाश की तरह। यह इस कारण से है कि ये यांग को कटाई जारी रखने की आवश्यकता है। वर्तमान दृष्टिकोण से सबसे बड़ी फसल स्वाभाविक रूप से कुनलुन सदस्यों की संख्या के माध्यम से प्रमुख सभ्यताओं के उत्साह को जुटाने के लिए है। इस समय के लिए ये यांग केवल 3 तक स्थानों की संख्या को सीमित करते हैं, यह भी यांग जानबूझकर है। आखिरकार अगर तुम यांग कुनलुन में शामिल होने के लिए बहुत सारे स्थानों को रखे तो कुनलुन के सदस्य बेकार होंगे। क्या अधिक है, इस बार 3 स्थानों की रिहाई उन ब्रह्मांड सभ्यताओं के उत्साह को जुटाने के लिए पर्याप्त है। इन मामलों से निपटने के बाद ये यांग कुनलुन मेरे द्वारा मिली नई दुनिया का पता लगाने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने बकवास बात नहीं की, उन्होंने ताइबा और याओ जी को एक ही विचार में आम लोगों में बदल दिया और फिर उन्हें उपदेश दिया। बेशक ताइबा और याओ जी मना नहीं करेंगे, अकेले जाने दे कि उनके पास इनकार करने की कोई क्षमता नहीं है। जादुई शक्तियों के गुणन के तहत त्यांदी यिन और यांग लू इतना शक्तिशाली है कि ताइबा और याओ जी, जो आम लोगों को कम कर दिए गए हैं, स्वाभाविक रूप से ये यांग द्वारा वश में हैं। ताइबा और याओ जी को वश में करने के बाद ये यांग कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रहे। उस समय के दौरान निश्चित रूप से उन्होंने कई महिलाओं को त्यांदी यिन और यांग रिकॉर्ड्स के माध्यम से विशेष फिजिक्स के साथ प्रचार किया। अन्य बातों के अलावा अंक रैंकिंग समाप्त होने के बाद अकेले ब्रह्मांड की सभ्यताओं में पाए जाने वाले शीर्ष स्तरीय विशेष भौतिकी के साथ 800 से अधिक महिलाएं हैं। यह सिर्फ इतना है कि ये यांग में इतनी मजबूत क्षमता है और शीर्ष विशेष फिजिक्स के साथ इतनी सारी महिलाओं के साथ प्रचार करने में बहुत समय लेना चाहिए। इसलिए इस अवधि के दौरान युयांग ने मुख्य रूप से जो कुछ किया वह विशेष फिजिक्स के साथ इतनी सारी शीर्ष महिलाओं के साथ प्रचार करना था। यह भी यांग के लिए धन्यवाद है, अगर यह कोई और होता तो वास्तव में जीतना मुश्किल होता। निस्संदेह इस उपदेश के माध्यम से ये यांग की ताकत को फिर से बेहतर बनाया गया है। हालांकि शायद इसलिए कि ये यांग की वास्तविक लड़ाकू शक्ति बहुत मजबूत है, यह वास्तव में तुयांग का अपना दायरा अभी भी नवजात आत्मा के शिखर स्तर पर बनाता है और अगले बड़े दायरे में प्रवेश नहीं किया है। ये यांग ने इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि इस समय में उनकी ताकत में सुधार हुआ है। उनकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति के साथ दाओजुन और अन्य लोगों से प्राप्त शीर्ष खजाने का उपयोग करते हुए यहाँ तक अमर राजा शिखर स्तरीय पावर हाउस के खिलाफ लड़ना बहुत आसान है। इन सभी मामलों से निपटने के बाद ये यांग ने नई दुनिया में जाने का फैसला किया जो कुनलुन जिंगो को मिला। यह सब के बाद एक नई दुनिया है। सुरक्षा के लिए ये यांग सीधे ताओयाओ, कैनेग एम्प्रेस, याओजी और ताइबा की 4 सबसे मजबूत लड़ाकू शक्तियों को एक साथ लाया। CCBI जैसा कि कहा जाता है, यदि आप गरीब हैं तो आप धीरे धीरे विकसित होंगे और यदि आप अमीर हैं तो आपको मारक क्षमता के साथ बमबारी की जाएगी। अतीत में अपनी कमजोर ताकत के कारण ये यांग ध्यान से अमरता की खेती करने की दुनिया में गए, लेकिन अब ये यांग खुद लड़ाकू शक्ति में कमजोर नहीं है और ताओयाओ के अलावा एक अलग व्यक्ति 3 आधे चरण वाले पीक लेवल पावर हाउस हैं जो आकस्मिक हैं। ये यांग को लगता है कि इस नई दुनिया को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उनका मानना कि ताओ और दूसरों की ताकत यहाँ तक इस नई दुनिया में भी कम नहीं किया जा सकता है। आखिरकार अमरता की खेती करने की दुनिया में कॉम्बैट पावर सिस्टम यहाँ तक अनगिनत उपन्यासों के बीच यांग ने पढ़ा है, निश्चित रूप से उच्च अंत वाली दुनिया की लड़ाकू शक्ति से संबंधित है। इसके अलावा यह अभी भी उच्च अंत वाली दुनिया में शीर्ष लड़ाकू शक्ति है, भले ही इसे उच्चतम दुनिया में रखा गया हो, यह इतना कम नहीं हो सकता है। आप जानते हैं, अमर की खेती करने की दुनिया को प्रथम स्तर की दुनिया के रूप में माना जा सकता है, इसलिए भले ही नई दुनिया सर्वोच्च दुनिया हो, ताओ और दूसरों की ताकत के साथ यह तुयांग जुक्वान की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। नई दुनिया में प्रवेश करने के बाद ये यांग और अन्य ब्लू स्टार नामक एक ग्रह पर दिखाई दिए। इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद ये यांग द्वारा जांच करने के बाद ब्लू स्टार का आकार पृथ्वी के समान आकार के बारे में है, लेकिन ब्लू स्टार की स्थिति पृथ्वी से बहुत अलग है। ये यांग द्वारा प्राप्त स्थिति के अनुसार ब्लू स्टार 50 साल पहले पृथ्वी के समान था, लगभग एक ही तकनीक, इतिहास और यहाँ तक प्रगति के साथ। लेकिन एक दिन 50 साल पहले ब्लू स्टार ने पूरी रात अचानक भारी बारिश की। भारी बारिश के बाद ब्लू स्टार पर सभी जानवर और पौधे उन्नत दिखाई दिए, जानवर विशाल जानवरों में बदल गए और पौधे भी जानवरों के समान जंगली पौधों में बदल गए। ब्लू स्टार पर सभी जानवरों और पौधों को अपग्रेड करने के बाद ब्लू स्टार पर मानव भी बदल गया। उन्होंने पाया कि वे खुद को मजबूत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। भयंकर जानवरों को थर्मल हथियारों से निपटा नहीं जा सकता है, इस रहस्यमय शक्ति से निपटा जा सकता है। अब तक मानव जाति ने भारी बारिश के बाद उस युग को बुलाया है जो कैटेक्लिस्म के युग में है। 50 वर्षों के विकास के बाद मानव इस रहस्यमय शक्ति मार्शल दाओ को कहता है, और स्तर हैं 6 स्तर हैं: व्यवसायी, योद्धा, सरदार, मार्शल किंग, युद्ध के देवता और युद्ध के सुपर देवता। लेकिन मनुष्य विकसित हो रहे हैं और जानवर और पौधे भी विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा जानवरों और पौधों की संख्या मनुष्यों से अधिक है। यद्यपि मानव की व्यक्तिगत लड़ाकू शक्ति एक ही स्तर के क्रूर जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत है, बहुत सारे क्रूर जानवर हैं। इसलिए मनुष्य केवल अपने क्षेत्र को सिकोड़कर क्रूर जानवरों के खिलाफ लड़ सकते हैं। मनुष्यों द्वारा शासित क्षेत्र अब केवल ब्लू स्टार के 10वें हिस्से में है और शेष 9 10वें हिस्से में क्रूर जानवरों का कब्जा है। ब्लू स्टार के परिचय को पढ़ने के बाद ये यांग ने पाया कि ब्लू स्टार की विकास पृष्ठभूमि और वर्गीकरण कुछ हद तक एक उपन्यास के समान लग रहा था जो उन्होंने पहले पढ़ा था, तारों से आकाश को खा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुनलुन मिरर उसे काल्पनिक उपन्यासों की दुनिया में ला सकता है? हालांकि तू यांग ने ब्लू स्टार की खोज के बाद उन्होंने पाया कि ब्लू स्टार में उपन्यास में कोई पात्र नहीं थे। यहाँ तक उपन्यास से जुड़े विभिन्न संस्थान केवल समान हैं। यह देखकर ये यांग तुरंत जानते थे कि यह दुनिया सिर्फ एक समान काल्पनिक दुनिया थी, न कि एक वास्तविक काल्पनिक दुनिया। ताओ, इस दुनिया का पैमाना पृथ्वी के समान आकार के बारे में है। आप ब्लू स्टार के बाहर ब्रह्मांड की स्थिति की जांच करते हैं। यांग ने एक पल के लिए विचार किया, वह स्वर्गीय दाओ की ओर रुख किया। ठीक है तू लैंग, जब ताओ और अन्य ब्लू स्टार के बाहर ब्रह्मांड की स्थिति की जांच कर रहे थे तो ये यांग ने अचानक पता लगाया कि ब्लू स्टार पर सभी मनुष्यों के भाव बेहद चकित और भयभीत हो गए थे। अजीब दृश्य की खोज करते हुए ये यांग ने तुरंत मानव स्मृति के हिस्से की जांच करने के लिए आत्मा खोज तकनीक का उपयोग किया। इसे पढ़ने के बाद ये यांग समझ गए कि ब्लू स्टार के मनुष्य अचानक क्यों घबरा गए और चकित हो गए। अभी सभी मनुष्यों के दिमाग में एक मार्ग उभरा, मैं जुआनुआन मानव जाति के सबसे मजबूत होने के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे राक्षस की दौड़ से धोखा दिया गया और मरने की योजना बनाई गई। मेरी मृत्यु के बाद मानव जाति के पास कमान में बैठने के लिए सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं होगा। 10,000 दौड़ को अनेक्स किया जाना चाहिए और भगाना होगा। कई चीजें नहीं है जो मैं मानव जाति के लिए कर सकता हूँ। मैं मरने से पहले केवल चरम पर पहुंच सकता हूँ और सभी दौड़ को ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से में सबसे मजबूत के साथ खींच सकता हूँ। और मेरी आखिरी ताकत केवल उन्हें 100 साल तक फंसा सकती है। मुझे उम्मीद है कि 100 साल बाद मानव जाति की रक्षा के लिए सबसे मजबूत जन देगी। यदि नहीं तो मानव जाति खतरे में होगी। यह मार्ग है कि जुबानुवान ने सभी मानव दौड़ के दिमाग में पारित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया और इसे प्राप्त करने वाले मानव दौड़ को उसी तरह महसूस किया। मुझे लगा कि हुआनजो की अनिच्छा और मानव जाति के भविष्य के बारे में चिंता है। अध्याय 173 कॉम्बैट स्ट्रेंथ की तुलना। ताओ अभी भी अजेय है। जब ये यांग ने ब्लू स्टार ह्यूमन रेस की दहशत का कारण देखा तो ताओ और अन्य ने भी ब्लू स्टार ब्रह्मांड की अपनी जांच को समाप्त कर दिया। ये लैंग, अब जब मैं इस दुनिया में ब्रह्मांड की स्थिति की जांच कर रहा था तो मैंने कुछ मानव दौड़ की स्मृति में एक बातचीत पर कब्जा कर लिया। यह इस खबर के बारे में था कि ब्लू स्टार यूनिवर्स में वर्तमान सबसे मजबूत मानव जाति मरने वाली थी। ताओ याओ ने तू यांग से कहा, ठीक है, मुझे इस बारे में पता चला है। आप ब्लू स्टार वर्ल्ड यूनिवर्स की स्थिति के बारे में बात करना जारी रखते हैं। विशेष रूप से मुझे अमरता की खेती की दुनिया के साथ युद्ध शक्ति की तुलना के बारे में बात करने दें। ये यांग ने अपने हाथ लहराए। ठीक है, ये लैंग, इस दुनिया में यूनिवर्स स्केल सिस्टम भी बहुत भव्य है। अनगिनत जीव हैं, इसे हजारों दौड़ का जंगल कहा जा सकता है। ब्लू स्टार ब्रह्मांड की दुनिया में तकनीकी सभ्यता केवल एक छोटे से हिस्से पर कब्जा करती है और यह मुख्य रूप से काश्तकारों के मार्ग का अनुसरण करती है। हालांकि ब्लू स्टार यूनिवर्स वर्ल्ड में खेती की प्रणाली स्पष्ट रूप से अमर खेती की दुनिया में उससे अलग है। यह कहते हुए कि ताओ एक पल के लिए रुक गया, तू यांग को प्रशंसा से भरा देखा और फिर बात करना जारी रखा। ब्लू स्टार यूनिवर्स वर्ल्ड की कॉम्बैट पावर सिस्टम के रूप में इसे स्टार स्तर, ग्रह स्तर, स्टार स्तर, ब्रह्मांड स्तर, डोमेन मास्टर स्तर, विश्व मास्टर स्तर, अमर स्तर, संत स्तर, सच्चे भगवान स्तर और सच्चे भगवान स्तर के ऊपर विभाजित किया गया है और इसके नीचे एक ब्रह्मांड है। और नीले सितारों के बीच सबसे मजबूत की ताकत ग्रह स्तर का शिखर है। हालांकि पूरे ब्लू स्टार यूनिवर्स मानव जाति के बीच जुबान युआन सबसे मजबूत मानव जाति जो मरने वाली है, सबसे मजबूत ब्रह्मांड स्तर पर एक पावर हाउस है और वह मानव जाति के बीच एकमात्र सबसे मजबूत ब्रह्मांड भी है। और इसका कारण है कि मानव जाति को ब्लू स्टार यूनिवर्स वर्ल्ड में शीर्ष 10 रैंक में स्थान दिया जा सकता है, वह भी मानव जाति के बीच ब्रह्मांड के सबसे मजबूत स्तर के पावर हाउस जुबान युआन की उपस्थिति के साथ सबसे सीधा संबंध है। ताओ याओ ने ब्लू स्टार यूनिवर्स की वर्तमान कॉम्बैट पावर सिस्टम और मानव जाति की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताया। यह सुनकर कि ताओ ने ब्रह्मांड में कॉम्बैट पावर सिस्टम के विभाजन और मानव जाति की समग्र स्थिति के बारे में क्या कहा, ये यांग ने अपने दिल में चिंतनशील महसूस किया। ये यांग जानते हैं कि यह दुनिया वास्तव में उपन्यासों की दुनिया के समान है और सामने से युद्ध शक्ति का स्तर उपन्यासों की दुनिया के समान है, लेकिन अमर स्तर पूरी तरह से अलग है और भी संत हैं। और जब ये यांग सोच रहे थे, ताओ याओ ने बात करना जारी रखा। इस दुनिया और खेती करने की दुनिया के बीच लड़ाकू शक्ति की तुलना की बात करते हुए अनुमान और विश्लेषण के बाद मैं कुछ निष्कर्षों पर आ गया हूँ। ब्रह्मांड के स्तर से नीचे के लोगों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ब्रह्मांड का स्तर अमरता की खेती करने की दुनिया में पृथ्वी अमर स्तर के बिजली घर के बराबर है। डोमेन मास्टर स्तर खगोलीय अमर के बराबर है। सेक्टर मास्टर स्तर गोल्डन अमर के बराबर है। अमर स्तर अमर राजा के बराबर है। सेंट स्तर अमर संप्रभु के बराबर है। सच्चा ईश्वर स्तर अमर आदरणीय के बराबर है और ब्रह्मांड में सबसे मजबूत आधे कदम की टुकड़ी के बराबर है। इसके अलावा ये लैंग, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब मैंने इस दुनिया में प्रवेश किया तो मेरी टुकड़ी शक्ति किसी कारण से भंग हो गई। अब मेरी ताकत गीत चरम स्तर से काफी आधा कदम अलग है।
ताओ याओ के चेहरे पर झिझक का एक नजर दिखाई दी। ओह, क्या ऐसी कोई बात है? ये यांग के चेहरे पर आश्चर्य की बात दिखाई दी। हालांकि अगर ब्लू स्टार ब्रह्मांड की दुनिया में सबसे मजबूत की ताकत केवल आधे चरण पारगमन स्तर के बराबर है, तो आपका आधा चरण पारगमन शिखर स्तर की ताकत पूरी तरह से पर्याप्त है ना? ये यांग ने फिर से पूछा। बेशक, यह तू लैंग के लिए पर्याप्त है। वास्तव में, हालांकि मेरी वर्तमान ताकत केवल आधे कदम की टुकड़ी के शिखर स्तर पर है, मेरी टुकड़ी की भावना अभी भी है। टुकड़ी की धारणा अतुलनीय रूप से अद्भुत है, जो बेहद शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को कम करना संभव बनाता है, भले ही केवल आधा कदम शिखर स्तर से परे शक्ति हो। इसे बस लगाने के लिए एक साधारण आधे कदम की तरह मैं इच्छानुसार मार सकता हूं। उन लोगों के लिए जिनके पास एक ठोस नींव है और आधा कदम के शिखर स्तर को पार करते हैं, यह कुछ प्रयास कर सकता है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से जीता जा सकता है, और यह अपेक्षाकृत आसान है। सभी में दाओजुन का आधा कदम का स्तर पीक लेवल पावर हाउस को स्थानांतरित करता है, जब तक कि उनमें से एक बार में दर्जनों नहीं होते हैं, शायद वे मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ताओ याओ आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ठीक है, यह सबसे अच्छा है। यह सुनकर कि ताओ ने क्या कहा, ये यांग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ब्लू स्टार यूनिवर्स सेंचुरी के कॉम्बैट पावर सिस्टम के बारे में जानने के बाद ये यांग को उनके दिल में एक विचार था। जिस तरह से कुनलुन जिंग ने अगली दुनिया को खोजना चाहता था, वह एक दुनिया की किस्मत को दबाने के लिए था। इससे पहले ये यांग अभी भी ताओ और अन्य लोगों को इस ब्रह्मांड में अंधाधुंध मारने के लिए सोच रहे थे। फूलों के लिए एक यूरो फिर एक अत्यंत शक्तिशाली विधि के माध्यम से सीधे दुनिया को दबाएं। नई दुनिया की खोज करने के लिए कुनलुन मेरे की शर्तों को पूरा करने के लिए, लेकिन ताओ याओ ने कहा कि वह अब एक अलग व्यक्ति नहीं है, जिसने आपको यांग को थोड़ा अफसोस महसूस किया, यह सोचकर कि वह केवल स्थिर हो सकता है। हालांकि जब उन्होंने सुना कि ताओ की लड़ाकू शक्ति अभी भी ब्लू स्टार यूनिवर्स में अजेय थी, तो ये यांग के दिल में विचार फिर से पॉप अप हुआ। महारानी कांग, ताइवा, याओ जी, आपके बारे में क्या? क्या आपने इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद से आपकी ताकत बदल दी है? ये यांग ने अस्थायी रूप से इस विचार को अपने दिल में दबा दिया, अपनी चाची और दूसरों को फिर से देखा और पूछा। हमारी ताकत प्रभावित नहीं हुई है, और यह अभी भी शिखर स्तर से आधा कदम है। शून्य। इसे इस तरह से देखते हुए इस दुनिया का केवल अलग अलग व्यक्ति की शक्ति पर प्रभाव होना चाहिए। ताइबा और अन्य लोगों ने अपनी स्थिति महसूस की और कहा, ठीक है, यह अब इस तरह दिखना चाहिए। हालांकि ताओ याओ पहले पार कर चुका है, भले ही उसका शक्ति स्तर गिर गया हो, उसकी पारगमन की भावना अभी भी है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, कॉम्बैट पावर के संदर्भ में ताओ याओ निश्चित रूप से केवल एक ही है। इस तरह इस नई दुनिया में हमें एक कम प्रोफाइल रखने की जरूरत नहीं है। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी। जब ये यांग और अन्य इस मामले पर आसानी से चर्चा कर रहे थे, तो ब्लू स्टार ब्रह्मांड की मानव जाति की पवित्र भूमि में मजबूत मानव दौड़ के एक समूह के चेहरे ने बेहद दुखी और घबराए हुए भाव दिखाए। मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति जुबान युआन से आवाज प्राप्त करने के बाद यहां तक मानव जाति की पवित्र भूमि में ये मजबूत लोग उनके दिलों में बेहद दुखी थे। आपको पता होना चाहिए कि मानव जाति की पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए योग्य मनुष्य बहुत शक्तिशाली हैं। आखिरकार मानव जाति पूरे ब्लू स्टार ब्रह्मांड में शीर्ष 10 दौड़ में से एक है। ताकत के संदर्भ में मानव जाति के बीच जो ब्रह्मांड में सबसे मजबूत हैं, जैसे कि सच्चे देवता, संत आदि, अन्य शीर्ष 10 यूनिवर्स समूहों की तुलना में यह कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल भी ही नहीं हैं। इससे पता चलता है कि ब्लू स्टार यूनिवर्स वर्ल्ड में मानव जाति कितनी शक्तिशाली है। लेकिन अब जुबान युआन, मानव जाति के स्तंभ, ब्रह्मांड में सबसे मजबूत राक्षस की दौड़ द्वारा धोखा दिया गया था और एक बड़ी समस्या 4 डिजाइन किया गया था। अध्याय 175, मानव जाति में कोई सबसे मजबूत नहीं है, नष्ट हो जाएगा। मानव जाति बड़े पैमाने पर है और बुराई से भरी हुई है, इस नीच दौड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यह सही है। जो विशेष रूप से हास्यास्पद है वह यह है कि मानव जाति के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति जुबान युआन ने इस बार इतनी मूर्खतापूर्ण काम किया। उन्होंने वास्तव में जबरन पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के सभी सबसे मजबूत खिलाड़ियों को छीन लिया, और ऐसा करने का उनका उद्देश्य वास्तव में मानव जाति के लिए सदी पुरानी शांति अवधि को जारी रखना है। जुबान युआन नहीं चाहते थे, उनके इस कदम ने एक बार में ब्रह्मांड के सभी सबसे मजबूत लोगों को नाराज कर दिया। 100 वर्षों के बाद यदि ब्रह्मांड में सबसे मजबूत में से कोई भी भेजा जाता है, तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं होगा जो मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, और मानव जाति ऐसा करके आत्महत्या कर रही है। दानव कबीले के सबसे मजबूत सच्चे भगवान मोसा ने इस समय मुस्कुराते हुए कहा, मानव जाति वास्तव में बहुत नीच है। यह कहा जा सकता है कि 530 में कोई वर्जना नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में किस जातीय समूह को मानव जाति से नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले कि मानव जाति मजबूत होती, यह ब्रह्मांड में सबसे मजबूत होने के लिए पर्याप्त था। बहुत अधिक नुकसान का कारण नहीं होने के लिए हम केवल इसे सहन कर सकते हैं। लेकिन अब मानव जाति के बीच ब्रह्मांड का सबसे मजबूत गिर जाएगा, और इसमें 100 साल लगेंगे, सबसे अधिक 100 साल। जब ब्रह्मांड में सबसे मजबूत वापसी हुई, तो मानव जाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। उस समय भले ही शान्युंग को पुनर्जीवित किया गया हो, लेकिन निश्चित रूप से मानव जाति के भाग्य को बचाना मुश्किल होगा। हालांकि याजू अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस बार याजू ने एक महान काम किया है जो पूरी दुनिया मनाती है। मानव जाति ब्रह्मांड में शीर्ष 10 सबसे बड़े समूहों में से एक है, और अब मैं 100 सालों में मानव जाति को विभाजित करने के दृश्य के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित हूं। दानव दौड़ के अन्य पावर हाउस ने भी उत्साह से चर्चा की। याजू के मीटिंग हॉल में याजू के सभी शीर्ष पावर हाउस भी इस समय एक साथ एकत्र हुए। अन्य जातीय समूहों से अलग याजू मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति जुबानुवान के पतन के बारे में बहुत निश्चित है। विशेष रूप से इस समय लिंग वैंकॉन, दानव कबीले के सबसे मजबूत सच्चे देवता जो इस चर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं, वह जुबानुवान है, जिसने इस बार बाई के साथ डिजाइन किया, जो दानव कबीले ब्रह्मांड के सबसे मजबूत है। बेशक लिंग वैंकॉन बाई के बगल में एक छोटा सा अनुयायी था। लिंग वैंकॉन, जो इस समय कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, उनके चेहरे पर विशेष रूप से हैरान दिखने में मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय का दृश्य वास्तव में बहुत खतरनाक था। जुबानुवान, सबसे मजबूत इंसान, सफलतापूर्वक डिजाइन किया गया था, और चरम उच्चता के माध्यम से उन्होंने एक अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति का खुलासा किया। यदि बाई ने महत्वपूर्ण अवधि के दौरान लिंग वैंकॉन को धक्का नहीं दिया होता, तो वर्तमान लिंग वानों को उस भयानक बल के तहत राख में कम कर दिया जाता। फिर भी मॉन्स्टर कबीले के सबसे मजबूत सच्चे देवता लिंग वैंकॉन को भी गंभीर चोटें आईं, लेकिन उनके भाग्यशाली पलायन की तुलना में उन्हें अभी जो चोटें आईं, उन्हें स्वर्ग दोषपूर्ण भाग्य के रूप में माना जा सकता है। उस समय का दृश्य भयानक था। जुबानुवान, मानव जाति के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति, उनके अंतिम उच्चता के बाद जो शक्ति फट जाती है वह बहुत शक्तिशाली है। एक विशाल भंवर दिखाई दिया, और एक पल में ब्रह्मांड के सभी सबसे मजबूत खिलाड़ियों को जबरन उसमें अवशोषित किया गया था। यह बेकार है, भले ही ब्रह्मांड में ये सबसे मजबूत खिलाड़ी बलपूर्वक मुक्त हो जाते हैं। इस स्तर के मजबूत लोगों के बीच उलझाव वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे जैसे छोटे पात्रों में भाग ले सकते हैं। जब लिंग वैंकॉन ने घटना को सुनाया, तब भी उसके चेहरे पर एक अचूक घबराहट और भय था। हालांकि यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मानव जाति ब्रह्मांड सबसे मजबूत है।
जब बाह्य वेनेरेबल उस परियोजना में शामिल थे तो मुझे एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजें और आप ठीक हो जाएंगे और आप परेशानी से बाहर निकलने में सक्षम होंगे और 100 साल बाद वापस आ जाएंगे। जुबान युआन के लिए ब्रह्मांड में सबसे मजबूत इंसान वह बर्बाद है। तो 100 साल बाद मानव जाति निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। लिंग वैंकॉन की आंखें उज्ज्वल दिव्य प्रकाश के साथ फट गईं और उन्होंने राक्षस सच्चे देवताओं के समूह को इतनी मजबूती से कहा। व्हाइट क्रेन आदरणीय इतना मजबूत है कि उसने वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे मजबूत आदमी को गिरने के लिए मजबूर किया। विशाल ब्रह्मांड में जिसने इस तरह की करतब की है, अब से हमारे याजू के सफेद क्रेन को ब्रह्मांड में सबसे मजबूत माना जाना चाहिए, है ना? याजू के अन्य सदस्यों ने इस समय बेहद उत्साह से कहा। बेशक प्रोटोस को न देखें, राक्षसों के दो समूह हमारे राक्षसों के ऊपर रैंक किए गए हैं। लेकिन जब यह वास्तव में बड़ी चीजें करने की बात आती है तो ये दो जातीय समूह चीजें बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर हमारे राक्षस सफेद क्रेन आदरणीय इस बार आगे नहीं आए होते तो कौन जानता है कि ईविल ह्यूमन रेस कब तक समृद्ध नहीं हो पाएगी। और अब मानव जाति के बीच ब्रह्मांड में कोई सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं है, विनाश पहले से ही अजेय है। 100 वर्षों के बाद ब्रह्मांड का सबसे मजबूत ब्रह्मांड में वापस आ जाएगा और मानव जाति अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएगी। उस समय ब्रह्मांड में सभी दौड़ अनिवार्य रूप से मानव जाति की संपत्ति को विभाजित करेगी। हमारे राक्षस कबीले के लिए हम निश्चित रूप से हर दिन बढ़त लेंगे। आखिरकार हमारी राक्षस जाति ने मानव जाति के विनाश में सबसे अधिक योगदान दिया। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। राक्षस जाति का एक सच्चा ईश्वर स्तरीय शक्ति, जब उन्होंने ये शब्द कहा तो उनके चेहरे पर एक अविवाहित लालच था। अन्य याजू सच्चे ईश्वर स्तरीय पावर हाउस के रूप में इन मामलों पर चर्चा करते समय उनकी भावनाएं अधिक उत्साहित हो गईं। किसी भी मामले में इससे पहले मानव जाति पूरे ब्रह्मांड में शीर्ष 10 मजबूत दौड़ थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव जाति जैसी मजबूत दौड़ के लिए उनके संसाधन बेहद समृद्ध होने चाहिए। और अगर याजू को मानव जाति को विभाजित करते समय बड़ा सिर मिल सकता है तो कहने की जरूरत नहीं है। याजू की समग्र ताकत को निश्चित रूप से संसाधनों के इस विशाल बैच के साथ फिर से मजबूत किया जाएगा। उस समय देवताओं और राक्षसों के साथ उनके सामने स्थान पर पकड़ना असंभव नहीं है और ब्रह्मांड के 10,000 दौड़ में नंबर 1 दौड़ बन गया है। इस अतुलनीय रूप से शानदार दृश्य के बारे में सोचते हुए ये राक्षस कबीले पावर हाउस तुरंत और भी अधिक उत्साहित हो गए। जब ब्रह्मांड में शक्तिशाली समूह प्रोटोस, राक्षस और राक्षस सभी इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मांड में अन्य शीर्ष 10 समूह और शीर्ष 10 से बाहर के लोग और ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली 1.6 प्रभारी हैं, जातीय समूह भी महान रुचि के साथ चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से 11वीं रैंक की आत्मा दौड़, क्योंकि वे मानव जाति से अभिभूत थे इसलिए वे इसे शीर्ष 10 में नहीं बना सके। और जब यह खबर फैली हुई है तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सबसे उत्साहित लोग आध्यात्मिक जाति होंगे। यद्यपि ब्रह्मांड में 10,000 दौड़ के बीच स्पिरिट रेस की रैंकिंग बहुत अधिक है, 11वीं रैंकिंग में यह रैंकिंग केवल शीर्ष 10 दौड़ के लिए तुलनीय नहीं है। आखिरकार ब्रह्मांड में सभी दौड़ इस बात पर ध्यान देंगी कि कौन सी दौड़ शीर्ष 10 रैंक में है और कौन देखेगा कि कौन सी दौड़ 11वें रैंक करती है। और आत्मा की दौड़ इतनी शर्मनाक स्थिति में है जो आत्मा की दौड़ के पूरे समूह को बेहद पीड़ित बनाती है। लेकिन अब यह स्थिति आखिरकार टूटने वाली है। अध्याय 176 मानव जाति को रक्तपात करना, मानव जाति को नक्काशी करना। मानव जाति के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति शान्युंग गिर गया है। यदि ऐसा होता है तो मानव जाति में इस स्तर के कोई मजबूत लोग नहीं होंगे जो नींव को तोड़ने के बराबर है। क्या अधिक है, जब शान्युंग की मृत्यु हो गई तो वह अधिनियम टूट गया अगर उसने ब्रह्मांड में सभी को दाईं ओर सबसे मजबूत दिया। इस मामले में मानव जाति ब्रह्मांड के विपरीत दिशा में खड़ी है और ब्रह्मांड में सबसे मजबूत स्तर के बिजली घर के साथ कोई मानव जाति नहीं है। विनाश के अलावा कोई अन्य तरीका कैसे नहीं हो सकता है। महान बाई वह जो कि द मॉन्स्टर रेस के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति है, ने मानव जाति के सबसे मजबूत व्यक्ति जुबान युआन के खिलाफ एक कार्य योजना तैयार की और हमारी आत्मा को सबसे बड़ी लाभार्थी बना दिया। भविष्य में हमारी आत्मा की दौड़ मानव जाति को बदल देगी और नए शीर्ष 10 रेस समूह बन जाएगी। द ब्रिलियंस को अंतहीन वर्षों में चकाचौंध करना तय है। आत्मा की दौड़ के सबसे मजबूत सच्चे भगवान विक्सु ने इस समय अपने चेहरे पर उत्साह के साथ कहा। हाँ, न केवल मानव जाति के विनाश के बाद हमारी आत्मा की दौड़ की ताकत और रैंकिंग के साथ हम निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उस समय तक हमारी आत्मा की दौड़ की वास्तविक ताकत पिछली मानव जाति से पूरी तरह से ऊपर होगी। तो हमारी आत्मा की दौड़ 100 वर्षों के बाद ब्रह्मांड की 10,000 दौड़ में 26वीं शीर्ष 10 दौड़ बन जाएगी, जो एक वैध चीज है। लिंग वक्सु ने एक मुस्कान के साथ जोड़ा। ट्रू गॉड लिंग वक्सु, मेरी राय में अब आदेश को बदलने में 100 साल नहीं लगते हैं। मेरी आत्मा की दौड़ में ब्रह्मांड में सबसे मजबूत आत्मा सम्राट है, लेकिन मानव जाति के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत आदमी कहाँ है? आत्मा की नस्ल का एक और सच्चा ईश्वर स्तरीय पावर हाउस है। और मुस्कुराया। संक्षेप में इस समय आत्मा कबीले में हर कोई खुशी से चर्चा कर रहा है इस तथ्य के लिए कि स्पिरिट कबीले 100 वर्षों में शीर्ष 10 कबीले बन जाएगा। स्पिरिट कबीले के सदस्य इसके लिए तत्पर हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ब्रह्मांड में सभी 10,000 दौड़ में ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ सभी दौड़ इस मामले के बारे में उत्साह के साथ बात कर रहे हैं। शीर्ष 10 शक्तिशाली दौड़ में से एक के रूप में मानव जाति को ब्रह्मांड की 10,000 दौड़ में बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इसी समय मानव जाति की काया को समावेशी के रूप में वर्णित किया जा सकता है और बहुत सारी गंदा खेती तकनीकें हैं। और मानव जाति द्वारा खेती की जाने वाली इन खेती तकनीकों को खेती में सहायता के लिए विभिन्न जातीय समूहों के रक्त और निकायों की आवश्यकता होती है। इस तरह मानव जाति को सप्ताह के दिनों में ब्रह्मांड में सभी नस्लों को नाराज कर दिया जा सकता है। अतीत में मानव जाति शक्तिशाली थी और ये दौड़ केवल इसके साथ सहन कर सकती थी और युद्ध में नहीं गई। लेकिन इस बार मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति जुबान युआन के पतन की खबर ब्रह्मांड में उन सबसे मजबूत लोगों द्वारा फंसे लोगों द्वारा व्यक्त की गई थी और पूरे ब्लू स्टार ब्रह्मांड को तदनुसार हिलाया गया था। और मानव जाति भी तुरंत एक अनिश्चित स्थिति में है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ ये जातीय समूह सभी मानव जाति के बड़े केक को घूर रहे हैं और हर कोई इस समय इस पर एक काटने और पाई का एक टुकड़ा साझा करने के लिए इस पर उछालना चाहता है। और जब ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ ब्रह्मांड समूह के ये सदस्य इस मामले पर उत्साह से चर्चा कर रहे थे, देवताओं, राक्षसों, आत्माओं और अन्य समूहों के ईश्वर स्तरीय पावर हाउस के दिमाग में वे अचानक जातीय समूह ब्रह्मांड के सबसे मजबूत सदस्य के आवाज संचरण को दिखाई दिए। साउंड ट्रांसमिशन की सामग्री के लिए यह कमोबेश समान है, बहुत अंतर नहीं है। आखिरकार यह वह संदेश भी है जो ब्रह्मांड के सबसे मजबूत सदस्यों द्वारा उनके संबंधित जातीय समूहों के लिए किया गया है। संदेश की सामग्री यह है कि इन फंसे हुए ब्रह्मांड पावर हाउस ने अपने संबंधित जातीय समूहों को एक आदेश जारी किया है। ब्रह्मांड को एकजुट करने और मानव जाति को रक्तपात करने के लिए अपने कबीले का आदेश दें। क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे मजबूत फंसे हुए थे कि मानव जाति के सबसे मजबूत जुबान युआन ने उन्हें फंसाने के लिए मानव जाति के असीम भाग्य को उधार लिया था। जब तक ब्रह्मांड की 10,000 दौड़ मानव जाति को रक्त से धोती है, वे मानव जाति की किस्मत को नष्ट कर सकते हैं। जब मानव जाति की किस्मत लगभग नष्ट हो जाती है तो वे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत जो जुबान युआन द्वारा फंसे हुए हैं को भविष्यवाणी से बाहर निकलने के लिए 100 साल की आवश्यकता नहीं होगी। और जितना अधिक मानव जाति का भाग्य नष्ट हो जाता है उतनी ही तेजी से वे परेशानी से बाहर निकल सकते हैं।
जब ब्रह्मांड में सबसे मजबूत के साथ प्रोटॉस, राक्षसों, आत्माओं और अन्य जातीय समूहों ने अपने संबंधित जातीय समूहों के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत से आवाज संचरण प्राप्त किया, तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। जब ये जातीय समूह पहले चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने जिस विषय पर बात की थी, वह यह था कि 100 वर्षों में मानव जाति को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यह अब अलग है, क्योंकि अगर यह ब्रह्मांड को एकजुट करना है और मानव जाति से एक साथ व्यवहार करना है, तो इसमें 100 साल नहीं लगेंगे और मुझे डर है कि मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट करने में लंबा समय नहीं लगेगा। यह महसूस करने के बाद इन जातीय समूहों के सदस्य और भी अधिक उत्साहित हो गए। ब्रह्मांड में सबसे मजबूत के साथ प्रोटॉस, राक्षसों, आत्माओं और अन्य जातीय समूहों के लिए एक दूसरे के संपर्क में बैठने के लिए, इस मामले को संवाद करने और चर्चा करने के लिए एक साथ रहने और चर्चा करने के लिए लंबा समय नहीं लगा। हर कोई हम इस मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा होने में सक्षम है, क्योंकि हम सभी को अपने संबंधित जातीय समूहों के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत से आवाज प्रसारण प्राप्त हुए हैं। मानव जाति के सबसे मजबूत जुबानुवान ने हमारे जातीय समूह में ब्रह्मांड के सबसे मजबूत को चरम उच्चता के माध्यम से फंसाया है। ब्रह्मांड में हमारी विभिन्न जातियों में सबसे मजबूत मदद करने के लिए जल्द से जल्द मुसीबत से बाहर हो जाने के लिए यह मानव जाति को रक्तपात करना और मानव जाति की किस्मत को नष्ट करना है। अब यह इस तथ्य के बराबर है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं है और मानव जाति शीर्ष 10 जातीय समूहों के रूप में अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो मानव जाति को रक्तपात करने के लिए हमारी दौड़ को एकजुट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर कोई इस बिंदु से सहमत है। दी यूनहाई, प्रोटॉस के सबसे मजबूत सच्चे ईश्वर स्तरीय बिजलीघर, ने दृश्य के चारों ओर देखा और एक गहरी आवाज में कहा। दी यूनहाई, किसी भी अधिक बकवास कहने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हम 653 पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हम इस मामले पर चर्चा और कार्यान्वयन करना चाहते हैं। मूल रूप से हमने भविष्यवाणी की थी कि मानव जाति 100 वर्षों में नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब इसे देखते हुए यह इस तरह से होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारी विभिन्न दौड़ एक साथ हमला करने के लिए एकजुट हो जाती है, भले ही मानव जाति शीर्ष 10 मजबूत दौड़ है, यह इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन मानव जाति की ताकत वही है। मानव जाति का एक विशेष काया है और कई मजबूत लोग हैं। यदि केवल हमारी दौड़ संयुक्त रूप से हमला करती है, तो मुझे डर है कि बहुत सारे नुकसान होंगे। इस बिंदु पर निशाना साधते हुए, क्या आपके पास कोई समाधान है? याजू के सच्चे भगवान लिंग वानकॉन्ग ने कहा। एक बात, याजू के लिए यह समस्या वास्तव में मुश्किल है। आखिरकार इस बार यह बाह्य था जो उनके याजू ब्रह्मांड में सबसे मजबूत था, जिसने जुबानुवान को डिजाइन किया था। मेरा मानना कि मानव जाति को यह खबर मिली होगी। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव जाति को अपनी राक्षस जाति के लिए घृणा से भरा होना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में अगर याजू मानव जाति को रक्तपात करने के लिए अन्य समूहों के साथ एकजुट हो जाता है और मानव जाति केवल अपने राक्षस कबीले के पावर हाउस को घूर रही थी, अगर वे लापरवाही से उन पर हमला करते हैं, तो क्या याजू पक्ष को एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए बर्बाद नहीं किया जाएगा? याजू के सच्चे भगवान लिंग वक्सु ने इस मुद्दे पर विचार किया, इसलिए उन्होंने इसे बढ़ाने की पहल की। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए याजू मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, लेकिन वे बहुत अधिक भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में घटनास्थल पर अन्य जातीय समूहों के सदस्यों को भी उनके दिलों में यह चिंता थी। अध्याय 177, चाकू बनने के लिए तैयार। आखिरकार मानव जाति शक्तिशाली है और लंबे समय से ब्रह्मांड के शीर्ष 10 रैंकों पर कब्जा कर लिया है। इन लंबे वर्षों के दौरान मानव जाति द्वारा संचित विरासत बहुत गहरा है। विशेष रूप से मानव जाति समूह वास्तव में विशेष है और इसमें काफी क्षमता है। मानव जाति के विकास के लंबे पाठ्यक्रम में मानव जाति ने विभिन्न प्रकार की खेती तकनीकों का निर्माण किया है। जब इन खेती तकनीकों की पहली खेती की गई, तो वे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन देर से मंच पर वे सभी शक्तिशाली हैं। यदि वे, जिनके पास ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लोग हैं, तो मानव जाति को रक्तपात करने के लिए एकजुट होते हैं, भले ही वे अंत में जीत सकते हैं, उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस कीमत के रूप में प्रोटॉस, राक्षस और अन्य जातीय समूह इसे आसानी से सहन करने के लिए बहुत डर और अनिच्छुक हैं। इस मामले के लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। मोजू के सच्चे भगवान मोशाहुआन ने मजबूत पुरुषों को देखा और कहा, शायद हम उन समूहों को मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति की मौत की खबर बता सकते हैं, उन समूहों को जिनके पास ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं है, और उन्हें लाभ दें। वे मानव जाति पर आक्रमण करते हैं और उन शक्तिशाली लोगों की संख्या के अनुसार संसाधनों को आवंटित करते हैं जिन्हें वे मारते हैं। संसाधनों और खजाने के आवंटन के अलावा आप उन्हें मानव जाति के क्षेत्र का वादा भी कर सकते हैं। आखिरकार मानव जाति द्वारा कब्जा कर लिया गया क्षेत्र इतना विशाल है, उनमें से कुछ को विभाजित करना ठीक है। वैसे भी वितरित करने का अधिकार हमारे हाथों में है। मेरे अनुमान के अनुसार अधिकांश 1 से 2 वयस्क नस्ल के संसाधन अन्य ब्रह्मांडों को पुरस्कार वितरित करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। शेष 80% से 90% संसाधनों के लिए इस पर चर्चा की जाएगी और हमारे बीच ब्रह्मांड में सबसे मजबूत समूह आवंटित किया जाएगा। इस तरह हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के बराबर हैं। हर कोई, आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? मोसा के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। यह प्रस्ताव अच्छा है और हमारे दानव कबीले सहमत हैं। जब लिंग वैंकॉन्ग ने मोशा के प्रस्ताव को सुना, तो उसकी आंखें तुरंत जल गईं और वह मोशा के प्रस्ताव से सहमत हो गया। क्योंकि इस दृष्टिकोण के माध्यम से न केवल मजबूत मनुष्यों की संख्या का बहुत उपभोग किया जा सकता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके नुकसान को भी कम किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें मानव जाति के विशाल संसाधनों का हिस्सा आवंटित करने की आवश्यकता है, लेकिन लिंग वैंकॉन्ग के दृष्टिकोण से उन्होंने जो भुगतान किया, उसकी तुलना में वे निस्संदेह अधिक हो गए। तो यह अपने आप में पैसा खोए बिना पैसा कमाने की बात है। इसलिए याजू ने मूसा के 2 पक्षियों को एक पत्थर से मारने के प्रस्ताव पर सहमत होने का बीड़ा उठाया। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सदस्यों के साथ प्रोटॉस, स्पिरिट रेस और अन्य दौड़ भी इस समय उनके चेहरे पर काफी भावनात्मक भाव दिखाती हैं। आखिरकार ब्रह्मांड के शीर्ष 10 रैंकों में एक मजबूत दौड़ के रूप में इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव जाति ने इन लंबे वर्षों के दौरान भारी संसाधनों को संचित किया होगा, और इतने बड़े संसाधन के साथ 10 से 20% अन्य ब्रह्मांडों को आवंटित किया जाता है, और वे अभी भी यहाँ पूर्ण बड़े परिवार हैं। ठीक है, यह प्रस्ताव वास्तव में अच्छा है और हमारा प्रोटॉस भी इसके साथ सहमत है। चिंतन के एक क्षण के बाद दी यूनी ने समझौते में सिर हिलाया। हम एल्डर सहमत हैं, हमारा जातीय समूह भी सहमत है। यह देखकर कि लिंग वानोंग और दी यूनी ने क्रमिक रूप से अपनी राय व्यक्त की, अन्य जातीय समूहों के सबसे मजबूत सच्चे देवताओं ने भी एक के बाद एक राय व्यक्त की। आखिरकार पूरी बात एक समझौते पर आ गई। मानव ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जुबानुवान के निधन की खबर पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रकट हुई थी। यह अकेले एक निश्चित समूह द्वारा नहीं भेजा गया था, लेकिन इन समूहों द्वारा ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अवगत कराया गया था। ब्रह्मांड में सबसे मजबूत समूहों द्वारा गठित ये अस्थायी गठजोड़ बहुत शक्तिशाली हैं। संयुक्त रूप से उनके द्वारा बताई गई खबर सच होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मांड में सभी दौड़ के उत्साह को और अधिक जुटाने के लिए देवताओं, राक्षसों और अन्य नस्लों, यहाँ तक इस मामले में उन्होंने सीधे उच्चतम स्तर के ब्रह्मांड शपथ की शपथ ली। और ब्रह्मांड शपथ की बाधाओं के साथ उन ब्रह्मांड जनजातियों के पास जो कमांड में बैठने के लिए ब्रह्मांड में सबसे मजबूत नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं के लिए रक्तपात और पसीने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम उनके हितों की गारंटी दी जा सकती है।
जब प्रोटोस, राक्षसों, आत्माओं और अन्य जातीय समूहों ने अपनी आज्ञा में बैठे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत के साथ मानव जाति के सबसे मजबूत देवता की मृत्यु के बारे में खबर को व्यक्त किया, जिसमें प्रत्येक जातीय समूह का सबसे मजबूत सच्चा देवता था, जो ब्रह्मांड शपथ की शपथ लेता था, तो पूरे नीले रंग का स्टार ब्रह्मांड हिलाता था। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में सभी दौड़ के दिमाग में ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एक ईश्वर जैसा अस्तित्व है। वी लंबा, अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति रखता है और एक बिल्कुल अजेय महाशक्ति है। लेकिन अब मानव जाति के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत जुबान युवान गायब हो गया है। ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बिना अनगिनत यूनिवर्स जनजातियां वुल्फ द्वारा चौंक गए जब उन्हें प्रोटोस से खबर मिली। हुआन युआन, मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत, गायब हो गया है। अगर यह खबर प्रोटोस, राक्षसों और अन्य समूहों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं भेजी गई थी, तो मुझे विश्वास नहीं है कि यह सच है। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अब देवताओं, राक्षसों और अन्य समूहों, वे इस खबर को व्यक्त करते हैं, जाहिर है बुरे इरादों के साथ। यह पूरी तरह से हमें तलवारबाजों के रूप में उपयोग कर रहा है, हमें मजबूत मानव दौड़ की संख्या का उपभोग करना चाहता है। मेरा कहना है कि प्रोटोस, राक्षसों और अन्य शक्तिशाली नस्लों ने अच्छी योजना बनाई है, लेकिन वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? सबसे मजबूत दौड़ के तहत 10,000 दौड़ का एक बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड गठबंधन है, जिसे थ्री रियल्म्स पावर एलायंस कहा जाता है। थ्री रियल्म्स पावर एलायंस बहुत लंबे समय से स्थापित किया गया है। इस गठबंधन की मुख्य शक्ति उन लोगों द्वारा बनाई गई एक गठबंधन है जो बेकार ब्रह्मांड में सबसे मजबूत हैं और जिनकी जातीयता ब्रह्मांड में अपेक्षाकृत अधिक है। निस्संदेह, थ्री रियल्म्स पावर एलायंस का गठन इन ब्रह्मांड समूहों द्वारा अपनाई गई एक प्रकार की समूह रिपोर्टिंग विधि है जो ब्रह्मांड में सबसे मजबूत नहीं है। इस गठबंधन को आधार के रूप में लेना उन्हें विशाल ब्रह्मांड में जीवित रहने का एक निश्चित अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार के गठबंधन की तरह ब्रह्मांड में अभी भी कई दिग्गज हैं। लेकिन सामान्य तौर पर इसके अलावा न्यू झाओ, थ्री रियल्म्स पावर एलायंस, गैलेक्टिक बैटलशिप एलायंस भी है और मेसोनिक एलायंस भी बहुत प्रभावशाली है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ब्रह्मांड में सबसे मजबूत ब्रह्मांडों के बीच थ्री रियल्म्स पावर एलायंस, गैलेक्टिक बैटलशिप एलायंस और फ्रीमेसन एलायंस तीन दिग्गजों के अच्छी तरह से योग्य गठबंधन है। कई कमजोर ब्रह्मांड समूहों ने अपना सिर तोड़ दिया है और शरण लेने के लिए तीनों दिग्गजों के गठबंधन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन अगर वे तीनों दिग्गजों के गठबंधन में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें समीक्षा पास करने की आवश्यकता है। समीक्षा का सबसे बुनियादी बिंदु यह है कि कमांड में बैठे कम से कम 3 सच्चे भगवान उच्च रैंक पावर हाउस होना चाहिए। इस स्थिति के साथ बारबा ने अधिकांश ब्रह्मांड समूहों को बंद कर दिया। इस समय तीन रियल्म्स पावर एलायंस के सबसे मजबूत सच्चे देवता मोगांडो ने तुरंत प्रोटोस और अन्य दौड़ से समाचार प्राप्त करने के बाद थ्री रियल्म्स पावर एलायंस की एस लेवल बैठक शुरू की। मोगांडो ने कहा कि थ्री रियल्म्स पावर एलायंस के सच्चे ईश्वर स्तरीय पावर हाउस को पूरी तरह से कहा। अध्याय 178, मानव जाति खूनी है, भले ही दौड़ भगाई गई हो। हाँ, संयुक्त रूप से सबसे मजबूत जातीय समूहों द्वारा जारी की गई खबर जैसे कि प्रोटोस सही होनी चाहिए। मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत मर चुका है, लेकिन मानव जाति की समग्र ताकत वही है। देवताओं और राक्षसों जैसे सबसे मजबूत समूह सिर्फ हमारा उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि हम यह जानते हैं, फिर भी हमें यह तलवार करना है। आखिरकार इन सबसे मजबूत जातीय समूहों द्वारा संयुक्त रूप से जारी समाचारों को देखते हुए पुरस्कार वास्तव में काफी उदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ब्रह्मांड में सबसे मजबूत के बिना मानव जाति नष्ट हो जाएगी। अगर हम इस चाकू को नहीं बनाते हैं तो वास्तव में सबसे मजबूत जातीय समूहों की ताकत पर भरोसा करते हुए हम अभी भी मानव जाति को नष्ट करने में सक्षम होंगे। तो हमारे लिए कुंजी यह है कि क्या कुछ कीमत चुकानी है और मानव जाति से भारी लाभ प्राप्त करना है। थ्री रियल्म्स पावर एलायंस के एक और सच्चे ईश्वर स्तरीय पावर हाउस ने इस तरह से विश्लेषण किया। दृश्य पर अन्य सच्चे ईश्वर स्तरीय पावर हाउस भी विचार में खो गए थे। एक लंबे समय के बाद उन्होंने एक के बाद एक निर्णय लिया। यही है, पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद उन्होंने पाया कि इस मामले के पेशेवरों ने विपक्ष को पछाड़ दिया। यह देखकर मोगांडो ने तुरंत अपना हाथ लहराया और अंतिम निर्णय की घोषणा की, अर्थात सबसे मजबूत जातीय समूह के हाथों में चाकू। वे तीन रियल्म्स पावर एलायंस ने इसे बनाया। और जब थ्री रियल्म्स 380 राइट्स एलायंस इस मामले पर चर्चा कर रहा है, तो इसी तरह की चीजें गैलेक्टिक बैटलशिप एलायंस और फ्रीमेसन एलायंस में हो रही हैं। अंत में थ्री रियल्म्स एलायंस की तरह दो ब्रह्मांड जातीय गठबंधनों के बीच चर्चा के परिणामों ने देवताओं और राक्षसों जैसे सबसे मजबूत जातीय समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्णय को एक निर्णय दिया है। आखिरकार अंतिम विश्लेषण में मानव जाति के हित बहुत महान है और ये ब्रह्मांड समूह सभी इसका एक हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। इन बड़े पैमाने पर गठजोड़ के अलावा समाचार प्राप्त करने वाले अन्य ब्रह्मांड परिवारों ने भी एक के बाद एक पर चर्चा की। मूल रूप से कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था और अंत में लगभग पूरे ब्रह्मांड को स्थानांतरित कर दिया गया था। और मानव जाति के रक्तबीज के खिलाफ ब्रह्मांड द्वारा किए गए अंतिम निर्णय को बहुत कम समय में देवताओं और राक्षसों जैसे सबसे मजबूत दौड़ में वापस खिलाया गया था। यह मामला, जैसा कि सच्चे भगवान मूसा ने उम्मीद की थी, ये ब्रह्मांड दौड़ सभी मानव जाति से लाभ साझा करना चाहते हैं। अब मानव जाति पूरे ब्रह्मांड के धर्मयुद्ध का सामना कर रही है और उनकी ताकत समाप्त हो गई है। मानव जाति के लिए केवल एक ही सड़क है और जिसे ब्रह्मांड में सभी दौड़ के रक्तबीज से विभाजित किया जाना है और पूरी तरह से नष्ट करना है। दी यूनिहाई ने एकत्रित संदेशों को देखा और एक बहुत ही संतुष्ट मुस्कान उसके मुंह के कोने पर दिखाई दी। इसी समय सबसे शक्तिशाली समूहों के सच्चे ईश्वर स्तरीय पावर हाउस जैसे कि दानव जाति, द मॉन्स्टर रेस और स्पिरिट रेस सभी ने बेहद उम्मीद की मुस्कुराहट दिखाई। जब ब्रह्मांड में सभी दौड़ मानव जाति के रक्तपात के मामले पर एक एकीकृत आम सहमति पर पहुंची, तो इस समय मानव जाति पवित्र भूमि में मानव जाति के शक्तिशाली लोगों के एक समूह को भी हवा मिली। मूल रूप से मैंने सोचा था कि मेरी मानव जाति के सबसे मजबूत पूर्वज जुवानुवान को चरम पर लेट किया गया था और ब्रह्मांड में सभी सबसे मजबूत लोगों को ब्रह्मांड की गहराई में लाया, जो मेरी मानव जाति के लिए चेशाओं की एक बफर अवधि में प्रवेश करेगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि ब्रह्मांड की 10,000 दौड़ इतनी धमकाने वाली हैं कि वे हमारी मानव जाति को जीतने के लिए एकजुट होंगे। हमारी मानव जाति की वर्तमान स्थिति को सबसे कठिन क्षण तक पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। हर कोई, मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। 11 दो रास्ते। पहले, ब्रह्मांड के साथ मौत के लिए लड़ें और अंत तक सभी दौड़। दूसरा तरीका समझौता करना है, एक मानव जाति की आग को बनाए रखना है और बाद के फिर से उभरने के लिए तत्पर है। सच्चा भगवान जियानगु ने एक लंबी आह भरी, उसका चेहरा थकावट और निराशा से भरा था। सभी नस्लों के मजबूत लोगों का एक समूह मौन में गिर गया जब उन्होंने सच्चे भगवान जियानगु को यह कहते सुना। मानव जाति के लिए वर्तमान स्थिति जीवन और मृत्यु के बिंदु तक पहुंच गई है। ब्रह्मांड की 10,000 दौड़ का संयुक्त धर्मयुद्ध यह देखना है कि मानव जाति नष्ट होने के लिए बाध्य है। यहाँ तक अगर सभी ब्रह्मांडों के सबसे मजबूत भागने में 100 साल लगेंगे, लेकिन ब्रह्मांड के 10,000 दौड़ के आसन को देखते हुए वे दौड़ को एक बफर अवसर देने के लिए 100 साल इंतजार नहीं करना चाहते हैं। आज ब्रह्मांड में सभी दौड़ ने एक विशाल गठबंधन का गठन किया है, जिसका उद्देश्य मानव जाति को नष्ट करना है। उत्पीड़न की यह विशाल भावना एक बेहद भारी पर्वत की तरह है, जो हर मानव जाति के दिलों पर CGF बीट दबाती है, जिससे उनके लिए सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है।
पूर्णता के लिए भीख मांगना। मुझे स्पष्ट रूप से बोलने के लिए क्षमा करें, सच्चे भगवान जियानगु, ब्रह्मांड की 10,000 दौड़ की यह क्रिया स्पष्ट रूप से मेरी मानव जाति को उकेरने के लिए है। बस कल्पना करें कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे समझौता किया जाए। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या ब्रह्मांड हमें यह अवसर देगा। यहाँ तक अगर हम करते हैं तो ब्रह्मांड की खाने की आदतों के साथ हम हमें मानव जाति के पुनरुद्धार के लिए एक मौका कैसे छोड़ सकते हैं। अगर मेरी उम्मीदें सही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी मानव जाति ब्रह्मांड के सामने कितनी विनम्र है, वे हमें ब्रह्मांड की शपथ लेंगे और उनकी दास दौड़ बन जाएंगे। 17 अगर यह इस पद्धति के माध्यम से है तो मानव जाति की आग को बनाए रखने के बदले में मुझे ऐसी आग नहीं लगती। ट्रू गॉड होटियन बुरी तरह से मुस्कुराया और एक अतुलनीय रूप से दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। जब ट्रू गॉड होटियन के शब्द पूरे दर्शकों में फैल गए तो मानव जाति की पवित्र भूमि में सभी पावरहाउस उनके चेहरे पर अतुलनीय आक्रोश की अभिव्यक्ति के साथ उनकी मुट्ठी को जकड़ने में मदद नहीं कर सकते थे। वास्तव में इस समय के सच्चे गॉड होटियन ने जो कहा था वह पहले से ही अन्य मानव जाति के पावरहाउस द्वारा सोचा गया है। उन्होंने खुद से पूछा, इस तरह से एक मानव टिंडर को छोड़ने का क्या मतलब है? क्या यह संभव है कि इस आग को ब्रह्मांड द्वारा गुलाम बनाया जाए? यदि यह मामला है तो जैसा कि होटियन ट्रू ईश्वर ने कहा, इस तरह की किंडल को रखना बस एक बहुत बड़ा अपमान है। मैं हार्टियन ट्रू ईश्वर के बयान से सहमत हूं, चाहे कोई भी बहुत लंबे समय में हमारी मानव जाति सभी सुपर मजबूत दौड़ के बाद पहले स्थान पर है। हमारी मानव जाति के विशाल ब्रह्मांड में इस तरह की स्थिति हो सकती है, यह है कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति के अलावा जुबानुवान पैट्रियार्क रक्त और तप जिसे हमारी मानव जाति ने हमारी हड्डियों में एकीकृत किया है, ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर यह आग को संरक्षित करने के लिए है तो हम अपने रक्तपात को खो देंगे और ब्रह्मांड के लिए दास के रूप में काम करेंगे। मैं ऐसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही मैं मर जाऊं। एक और ग्रे बालों वाला बहुत पुराना दिखने वाला मानव सच्चा भगवान पावरहाउस ने गुस्से में कहा। दृश्य में अन्य मानव सच्चे देवताओं के चेहरों ने भी अतुलनीय निर्णायक अभिव्यक्तियों को दिखाया। यदि मानव आग रखी जाती है और यह आग ब्रह्मांड द्वारा गुलाम है तो यह एक आग वास्तव में रहने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मेरी सोच एक ही है, लेकिन मानव जाति में सबसे मजबूत सच्चे भगवान के रूप में मुझे और चीजों पर विचार करना होगा। अब जब हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। भले ही यह हमारी मानव जाति की ताकत के साथ ब्रह्मांड की विजय और हमारी मानव जाति की खून है, भले ही वे इस तबाही में पूरी तरह से नष्ट हो गए हों, उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। सच्चे भगवान जियानगु ने शक्तिशाली लोगों के समूह को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 179 मुझे स्वतंत्रता दें या मुझे मौत दें, मानव जाति को गुलाम बनाना असंभव है, यह सही है। इन हमलावर ब्रह्मांड दौड़ को हमारी मानव जाति के रक्तपात का अनुभव करें। क्या यह सभी नस्लों का धर्मयुद्ध नहीं है? सबसे बुरा उन्हें सख्त लड़ना है। अपनी पुरानी हड्डियों के साथ मैं एक ब्रह्मांड को छीन लूंगा। 10,000 दौड़ सच्चा भगवान डिंगिंग और रक्त की एक जोड़ी को दूर ले जाऊंगा। चूंकि वे हमारी मानव जाति को रक्तपात करना चाहते हैं तो इन ब्रह्मांड दौड़ को भी रक्त में कीमत चुकानी होगी। इस समय सभी दौड़ से सच्चे ईश्वर स्तरीय पावरहाउस के एक समूह ने हंसी और अपनी राय व्यक्त की। उनकी मुस्कुराहट मजबूत दुखद अर्थ से भरी थी, लेकिन वे बहुत खुशी से मुस्कुराए। जब मानव जाति के सभी पावरहाउस मानव जाति की पवित्र भूमि में एक एकीकृत राय तक पहुंच गए तो इस समय प्रोटॉस राक्षसों और अन्य पावरहाउस के नेतृत्व में ब्रह्मांड के 10,000 सच्चे भगवान स्तरीय पावरहाउस को इकट्ठा किया, जो कि 3,000 से अधिक ब्रह्मांड के लिए गठन करता है। उसी समय ब्रह्मांड के अन्य क्षेत्रों में बिखरी हुई मानव जाति को भी खबर मिली। ब्रह्मांड में मानव जाति एक परिवार है। इस समय ये मानव दौड़ भी अपनी पहल पर एक साथ इकट्ठा हुई और मानव जाति सांसारिक शाखाओं के पूर्वजों की मदद करने के लिए भी आई। ब्रह्मांड में बिखरी हुई ये मानव दौड़, वे सभी जानते हैं कि वे मूल रूप से जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करेंगे जब वे सांसारिक शाखाओं मानव जाति के पूर्वजों उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। लेकिन अनगिनत मानव दौड़ वापस नहीं देखी और मरने के दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ता से मानव जाति की पैतृक भूमि में चली गई। जैसा कि कहा जाता है, एक पूर्ण घोंसले में कोई अंडे नहीं है और अनगिनत मानव जाति उनके दिलों में इस सच्चाई को समझती है। इसलिए भले ही वे जानते थे कि यह समय एक नश्वर स्थिति थी, फिर भी वे मानव जाति की पैतृक भूमि की ओर इकट्ठा हुए और मानव जाति की पैतृक भूमि में सभी दौड़ को भी यह खबर मिली। यद्यपि कई मानव जाति के चेहरे पर वे घबराहट और भय का एक नजर दिखाने में मदद नहीं कर सकते थे और यहाँ तक कुछ मानव दौड़ भी तनावपूर्ण स्थिति से पहले थोड़ा कांपने में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस समय मानव जाति में से किसी ने भी वापस नहीं चुना। ठीक उसी तरह जैसे जियानगु ट्रू गॉड और होटियन ट्रू गॉड ने कहा, जब पूरी मानव जाति वास्तव में जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना कर रही है तो अनगिनत मानव नस्लों का रक्तपात स्पष्ट रूप से उत्तेजित होता है। यद्यपि मानव जाति में कई सच्चे देवता और पावरहाउस हैं, लेकिन कुल मिलाकर केवल 500 से अधिक हैं और उनमें से काफी कुछ सच्चे भगवान प्रारंभिक चरण के पावरहाउस हैं। यदि इस संख्या की तुलना ब्रह्मांड के मजबूत परिवार के साथ की जाती है तो यह स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है और यहाँ तक एक निश्चित लाभ भी है। लेकिन ब्रह्मांड के पक्ष में कम से कम 3,000 सच्चे देवता एकत्र हुए हैं। इस तरह वास्तव में मानव जाति के इस स्तर पर मजबूत लोगों की संख्या में एक अंतर है। फिर भी भले ही मानव जाति में केवल 500 सच्चे ईश्वर स्तरीय पावरहाउस हों, मानव जाति पागलपन के बिंदु से लड़ेंगी। क्या अधिक है, इस बार ब्रह्मांड में सभी दौड़ के मजबूत लोग मानव जाति को रक्तपात करने के लिए एकत्र हुए। सर्वनाश के संकट का सामना करते हुए मानव जाति कब लड़ेंगी? 3 दिन बाद मानव जाति पवित्र भूमि, वातावरण बेहद गरिमापूर्ण है। ब्रह्मांड की 10,000 दौड़ सेना, जो कि देवताओं, राक्षसों और आत्माओं जैसी मजबूत दौड़ के नेतृत्व में मानव जाति पवित्र भूमि के बाहर तैनात है, एक शक्तिशाली खिंचाव बनाती है। विशेष रूप से सेना शिविर में सबसे आगे खड़े 3,000 सच्चे ईश्वर स्तरीय पावरहाउस एक शक्तिशाली आभा को उनके चेहरे की ओर बढ़ते हुए और उस भारी पहाड़ की तरह दमनकारी भावना ने इस दुनिया में हवा को चिपचिपा बना दिया। इसके अनुरूप 500 मानव जाति सच्ची ईश्वर स्तरीय पावरहाउस हैं जो जियानगु ट्रू गॉड और होटियन ट्रू गॉड की अध्यक्षता में हैं। साथ ही साथ अनगिनत मानव नस्लें जो पूरी ताकत से इंतजार कर रहे हैं और मृत्यु से लड़ने के लिए दृढ़ हैं। मानव जाति, आपने ब्रह्मांड में बहुत बुराई की है। ब्रह्मांड में हजारों दौड़ में से दसियों यहाँ एकत्र हुए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपकी मानव जाति द्वारा कौन सी दौड़ सताया नहीं गया है? और भी अधिक अतिरंजित है कि आपकी मानव जाति के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति जुबानुवान विलुप्त होने की कगार पर था और अप्रत्याशित रूप से उपयोग किए जाने वाले साधन को जबरन ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति को ब्रह्मांड की गहराई में लाने के लिए उन्हें फंसाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह का व्यवहार मृत्यु का हकदार है। आपकी मानव जाति जैसे अवर समूहों को बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। इस समय प्रोटोस के सबसे मजबूत सच्चे देवता सम्राट यूनहाई को गहन गहन प्रकाश की एक परत में डूबा हुआ था और दूर से अनगिनत मनुष्यों से कहा, यह सिर्फ इतना है कि तथाकथित स्वर्ग में अच्छे जीवन का गुण है। हालांकि आपकी मानव जाति बेहद नीच है, हम ब्रह्मांड अपराध करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपकी मानव जाति हजारों दौड़ की ब्रह्मांड की सेना के उत्पीड़न का सामना कर रही है और जीवित रहने का केवल एक ही तरीका है, यही है, आप एक गुलाम का निशान सेट करते हैं और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे द्वारा गुलाम हो जाएंगे। इस मामले में हम मानव जाति को जीवित छोड़ने के लिए तैयार हैं।
यहाँ तक अगर आप पर्याप्त रूप से प्रदर्शन करते हैं तो हम आपकी मानव जाति को सबसे मजबूत दौड़ के तहत पहली दौड़ भी बना सकते हैं। यह सम्मान निश्चित रूप से छोटा नहीं है और यह आपकी मानव जाति के लिए एकमात्र तरीका है। फूलों के लिए पूछें, यदि आप जिद्दी हैं तो आपकी मानव जाति के लिए केवल एक ही रास्ता है जिसे पूरी तरह से मिटा दिया जाना है। दी यूनहाई की राजसी आवाज पूरे दर्शकों में फैल गई। अनगिनत मानव दौड़ तब गुस्से में थी जब उन्होंने सुना कि दी यूनी ने क्या कहा। दी यूनी के शब्दों से उन्होंने बहुत बड़ा अपमान महसूस किया। किसी भी मामले में इससे पहले मानव जाति भी ब्रह्मांड में शीर्ष 10 शक्तिशाली दौड़ में से थी। व्यापक समग्र शक्ति के संदर्भ में, मानव जाति की ताकत के संदर्भ में यह देवताओं, राक्षसों और अन्य मजबूत दौड़ से ही नहीं है। लेकिन अब भगवान सम्राट यूनहाई चाहते हैं कि मानव जाति उन्हें प्रस्तुत करने के लिए एक दास सीट स्थापित करे। यह कैसे संभव है? फाट दीवाई यूएनएचएआई, आप मेरी मानव जाति के बारे में क्या सोचते हैं? केवल इसलिए कि आप ब्रह्मांड की दौड़ मेरी मानव जाति को गुलाम बनाने के लिए योग्य हैं। ट्रू गॉड होटियन के पास एक उग्र स्वभाव है और जब उन्होंने दी यूनहाई को यह कहते सुना तो उन्होंने तुरंत शाप दिया। आपने हमारी मानव जाति से निपटने के लिए ब्रह्मांड की सभी नस्लों के साथ गठबंधन किया। इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं है। भले ही दोनों पक्षों के बीच वास्तव में एक बड़ी खाई है, हमारी मानव जाति सबसे खूनी दौड़ है। यहाँ तक अगर हम विलुप्त होने के संकट का सामना करते हैं तो हमारी मानव जाति कभी भी एक कदम वापस नहीं लेगी। दी यूनहाई, मोशा और अन्य सच्चे भगवान स्तरीय पावरहाउस अन्य दौड़ से इस बार आप हमारी दौड़ से निपटने के लिए ब्रह्मांड में सभी दौड़ की शक्ति को इकट्ठा करते हैं। आप बेहतर रूप से पहले से खून बहाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। विशेष रूप से लिंग वैंकॉन्ग और आपके पीछे दानव कबीले, आप यहाँ कैसे दिखाई देते हैं? हे, जब ट्रू गॉड होटियन ने यह कहा तो उन्होंने योजू के सबसे मजबूत सच्चे भगवान लिंग वैंकॉन्ग पर अपनी आंखें तय की और फिर याजू के अन्य सदस्यों को अपने मुंह से एक जानलेवा खून से स्नेर के साथ देखा। हमारी दानव जाति ने पहले से ही आपके मानव जाति के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत डिजाइन किया है, इसलिए अन्य मानव दौड़ का सामना करते समय चिंता करने के लिए क्या है? होटियन, मेरी नज़र में आपकी मानव जाति पूरी तरह से नष्ट होने वाली है और यह ध्यान देने योग्य नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि प्रोटोस सम्राट यूनहाई का प्रस्ताव अभी बहुत अच्छा है, लेकिन यह एक अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि आपकी मानव जाति जिद्दी है और अवसरों को कैसे संजोया जाए। चूंकि आप मनुष्य अच्छे या बुरे नहीं जानते हैं तो आप अपने जोखिम पर परिणाम प्राप्त करेंगे। अध्याय 180, हताशा का अर्थ। मानव जाति की एकजुट आत्मा। जब लिंग वैंकॉन्ग को लगा कि सच्चे भगवान होटियन अपने विचारों की अतिरिक्त देखभाल कर रहे थे तो उसकी आंखों के कोने थोड़ा टकरा गए और वह जल्दी से फिर से शांत हो गया। इस तरह के एक दृश्य लिंग वैंकॉन्ग इसे पहले से ही पूर्व निर्मित कर चुके थे। मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति आखिरकार उनकी राक्षस जाति द्वारा डिजाइन किया गया था। इस तरह भले ही ब्रह्मांड में सभी दौड़ इस बार एक साथ इकट्ठा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राक्षस जाति के प्रति मानव जाति की घृणा बेहद मजबूत है। लेकिन इस तरह की स्थिति का सामना करते हुए लिंग वैंकॉन्ग और अन्य को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। यदि केवल वे ब्रह्मांड की शक्तिशाली दौड़ मानव जाति को रक्त के साथ धोने के लिए आगे आए तो राक्षस की दौड़ मानव जाति की गहन देखभाल के तहत वास्तव में बहुत नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन अब ब्रह्मांड में हजारों नस्लें हैं जो सामने की रेखा में लड़ रहे हैं और मानव जाति का सेवन करने वाले मजबूत लोगों की संख्या के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बिना उन दौड़ पर भरोसा करते हैं। इसलिए अगर वे विशेष रूप से मानव जाति के 7 या 60 द्वारा ध्यान रखते हैं। लिंग वैंकॉन्ग ने अब एक शांत चेहरे के साथ ये शब्द कहा, लेकिन वह गुप्त रूप से अपने दिल में आनंदित हो गया कि उसके पास मानव जाति के रक्तपात में ब्रह्मांड की सभी दौड़ में लाने की दूरदर्शिता थी। अपने स्वयं के संकट में लिंग वैंकॉन्ग, निश्चित रूप से मुझे पता है कि आपकी योजना क्या है। यह इन समूहों के साथ हमारी मानव जाति में मजबूत लोगों की संख्या का उपभोग करने की कोशिश करने से ज्यादा कुछ नहीं है जिनके पास ब्रह्मांड में सबसे मजबूत खिलाड़ी नहीं है। हालांकि मैं होटियन आज आपका अनुसरण कर रहा हूं। यहां तक अगर हमारी मानव जाति नष्ट हो गई है तो आपको मानव जाति के साथ एक साथ दफनाना होगा। जब शब्द गिर गए तो भूतियान के सच्चे भगवान ने सीधे राक्षस कबीले लिंग वैंकॉन्ग को देखा जो उनके शरीर से अधिक सुंदर पवित्र इरादों को बाहर निकाल रहा था। इस समय हालांकि सच्चे देवता होटियन ने नहीं हिली, उनकी आभा ने लिंग वैंकॉन्ग को बंद कर दिया। लिंग वैंकॉन्ग, जो मूल रूप से मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने इसे महसूस किया तो जम गया। सिर्फ इसलिए कि आप मेरे सामने यह कहने के लिए योग्य हैं। अगर यह आपकी मानव जाति में सच्चा भगवान जियानगु था जिसने मुझसे यह कहा तो मैं अभी भी उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मान सकता हूं। लेकिन होटियन, आप मानव जाति के बीच सिर्फ दूसरे सच्चे भगवान स्तर के बिजलीघर हैं, लेकिन मैं राक्षस नस्ल के बीच पहला सच्चा ईश्वर स्तर का बिजलीघर हूं। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं और आप इस तरह के स्वर और प्रदर्शन के साथ मुझसे बात करने के लिए योग्य नहीं हैं। लिंग वैंकॉन्ग तुरंत तिरस्कार के साथ घिर गया। क्या मैं यह कहने के लिए योग्य हूं कि यह आपके लिए तय करने के लिए नहीं है? लिंग वैंकॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले से ही आप पर अपनी जगह निर्धारित की है। आज मैं होटियन निश्चित रूप से आपको मार डालूंगा। होटियन, ट्रू गॉड के शब्दों में एक राजसी गति है जो अदम्य है। उसकी आंखों में प्रकट की गई दिव्य प्रकाश चाकू की तरह लिंग वैंकॉन्ग पर तय किया गया था, एक अतुलनीय ठंडा और भयानक हत्या के इरादे को प्रकट करता है। ठीक है, चूंकि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। इस हिस्से को पहले ही कहकर उदासीनता की एक किरण अचानक लिंग वैंकॉन्ग के चेहरे पर दिखाई दी। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने कहा, याजू के पहले सच्चे भगवान स्तर के शक्ति के रूप में होटियन ट्रू गॉड का सामना करते हुए मानव जाति का दूसरा सच्चा भगवान स्तर शक्ति अगर लिंग वैंकॉन्ग का समर्थन किया तो वह खुद को घृणा करेगा। अगले क्षण में लिंग वैंकॉन्ग के शरीर से जगाई गई आभा ने सच्चे भगवान होटियन के लिए एक दूसरे से टकराना आसान बना दिया। ट्रू गॉड होटियन ने बेतहाशा गर्जना की और अपने शरीर के एक फ्लैश के साथ उन्होंने अतुलनीय बहादुरी के साथ लिंग वानोगोंग की ओर गोली मार दी। उसी समय ट्रू गॉड जियानगु ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। उनके शरीर से निकलने वाली एक अतुलनीय राजसी आभा भी थी। मानव जाति के बीच नंबर 1 सच्चे भगवान के रूप में सच्चे भगवान जियानगु स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली हैं। इस समय जब ट्रू गॉड जियानगु एक कदम आगे ले जा रहा था तो वह सीधे डेमन रेस के नंबर 1 ट्रू गॉड, प्रोटोस रेस और मोशा के सम्राट यूनहाई को घूर रहा था। नंबर 1 और ब्रह्मांड में दूसरा सबसे मजबूत एक सच्चा ईश्वर स्तरीय बिजलीघर। आज की स्थिति में मैं एक ही समय में दोनों को चुनौती देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपके पास इनकार करने का कोई कारण नहीं है ना? जब उन्होंने इन शब्दों को कहने के लिए अपना मुंह खोला तो सच्चे भगवान जियानगु के चेहरे ने अतुलनीय दृढ़ संकल्प का एक रूप प्रकट किया। जाहिर है, इस समय सच्चे भगवान जियानगु ने पहले से ही मरने की इच्छा शक्ति विकसित की है। इस समय ट्रू गॉड होटियन ने पहले ही दानव रेस लिंग वैंकॉन्ग का सामना किया है। मानव जाति के नंबर 1 सच्चे भगवान स्तरीय शक्ति के रूप में सच्चे भगवान जियानगु का एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य है। भोले भगवान। आखिरकार ब्रह्मांड पर सच्चे ईश्वर स्तरीय पावरहाउस की संख्या 10,000 दौड़ मानव जाति की तुलना में अधिक होनी चाहिए। हालांकि केवल कुछ सच्चे भगवान स्तरीय पावरहाउस हैं जो उसके साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस बिंदु के लिए यांग यू जेंशन इसे अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दी यूनी और मोशा को देखा।
और जब ट्रू गॉड जियानगु ऐसा करने के लिए खड़े थे तो कई अन्य मानव जाति सच्ची ईश्वर स्तरीय पावर हाउस जो सच्चे देवताओं के चरम के करीब थे एक ही समय में भी भयानक लड़ाई के इरादे को जारी करते थे और सीधे आभा के समान स्तर के साथ कई पावर हाउस का सामना करते थे। क्या ज़ांग यू, आप वास्तव में एक ही समय में मुझे और मोसा से लड़ना चाहते हैं? यह सुनकर कि सच्चे भगवान जियानगु ने कहा, दो सच्चे भगवान स्तरीय पावर हाउस दियुनी और मोशा एक ही समय में उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे। वे सीधे सच्चे भगवान जियानगु को घूरते थे जैसे कि उन्होंने कुछ बेहद मजेदार मजाक सुना हो। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में सबसे मजबूत समूहों के बीच पहले सच्चे ईश्वर स्तरीय पावर हाउस की ताकत वास्तव में लगभग समान है। सप्ताह के दिनों में भले ही यह एक पर एक हो, जियानगु ट्रू ईश्वर भगवान यूनिहाई और मोशा के साथ सस्ते सौदे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन अब सच्चा भगवान जियानगु वास्तव में सीधे 1v2 करना चाहता है। कल्पना करें कि क्या वह मौत का आघात कर रहा है या क्या। यह इस कारण से ठीक है कि इस क्षण में दी यूनहाई और मोसा दोनों ही सच्चे भगवान जियानगु को बेवकूफों की तरह आंखों से देखते थे, उनके चेहरे पर काफी घृणित मुस्कुराहट के साथ। क्या आप डर गए हैं? यदि आप मेरी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो मैं एक के साथ 3 या एक के साथ और भी अधिक ले सकता हूं। सच्चा भगवान जियानगु निश्चित रूप से जानता था कि दी यूनी और मोशा क्या सोच रहे थे, लेकिन इस समय सच्चे भगवान जियानफेई निश्चित रूप से उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं बोलेंगे। तो सच्चे भगवान जियानगु ने भी 1.4 का तिरस्कार किया और स्नेह किया, जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया। जियानगु, ऐसा लगता है कि आप मरने का इंतजार नहीं कर सकते। चूंकि आप मरना चाहते हैं, चलो इसे करते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस समय आपने कितना बेवकूफ निर्णय लिया है। दी यूनिहाई और मोशा ने एक दूसरे को देखा और अपने संबंधित समूहों में पहले सच्चे भगवान स्तरीय पावर हाउस के चेहरे ने एक ठंडा हत्या के इरादे का खुलासा किया। आखिरकार इस समय सच्चे भगवान जियानगु के कार्य भी उनके लिए एक महान अपमान है। आखिरकार यह एक निष्पक्ष रिंग लड़ाई नहीं है, लेकिन एक नरसंहार युद्ध है जिसमें ब्रह्मांड मानव जाति को रक्तपात करता है। इसलिए इस समय दिविहाई और गुआंशा का लियू जियानफेंग को उनके साथ उचित व्यवहार करने के लिए कहने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए दो शीर्ष सच्चे ईश्वर स्तर के पावर हाउस दी यूनहाई और मोसा एक साथ खड़े थे और इस तरह से उन्होंने दूर से सच्चे भगवान जियानगु का सामना किया। अध्याय 181 राक्षसी फूल शानदार। पूरे आकाश में जब सच्चे भगवान जियानगु ने भगवान कबीले सम्राट यूनहाई और दानव कबीले मोसा को रोक दिया तो सच्चे भगवान होटियन ने पहले से ही लिंग वैंकॉन के साथ जमकर लड़ाई लड़ी थी, जो कि मॉन्स्टर कबीले के नंबर 1 सच्चे भगवान स्तरीय बिजली घर थे। होटियन, तुम मेरे जितना मजबूत नहीं हो, तुम मेरे खिलाफ कैसे लड़ सकते हो? आप मुझे सिर्फ आपकी वजह से हराना चाहते हैं, यह सिर्फ इच्छाधारी सोच है। लिंग वैंकॉन सच्चे भगवान के चरम पर एक मजबूत व्यक्ति है और सच्चे भगवान होटियन सच्चे भगवान के चरम से दूर नहीं है। इसलिए लिंग वैंकॉन को अपने आप में पर्याप्त आत्मविश्वास है। यह सिर्फ इतना है कि जब दोनों पक्षों के बीच का द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ तो एक राक्षसी गुस्सा लिंग वैंकॉन के दिल में बढ़ गया, क्योंकि वह अब होटियन ट्रू गॉड द्वारा दबा हुआ है। इस तरह के एक दृश्य लिंग वैंकॉन के दृष्टिकोण में बस असंभव है, लेकिन वर्तमान स्थिति इस तरह से बना है। लिंग वैंकॉन, मैं मानता हूं कि आपकी ताकत वास्तव में मेरे ऊपर है, लेकिन तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब होटियन ट्रू गॉड ने बात की तो उसकी अभिव्यक्ति निर्णायक थी। उसके लिए यह स्वयं एक जीवन और मृत्यु द्वंद्व है जिसमें कोई पीछे हटना नहीं है। यह ठीक है क्योंकि होटियन ट्रू गॉड पहले से ही उनके दिल में ऐसा विचार था, इसलिए जब हमला करते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। खेल की पूरी तरह से हताश शैली ने लिंग वैंकॉन को बहुत असहज किया। लिंग वैंकॉन ने खुद को सच्चे गॉड होटियन से अधिक भुगतान किया और बिना रक्तपात के सच्चे गॉड होटियन को तिरछा करना चाहते थे, लेकिन लिंग वैंकॉन के दिल ने उसे कुछ जोरदार खो दिया। लेकिन सच्चे गॉड होटियन को इस संबंध में कोई चिंता नहीं थी, इसलिए लिंग वैंकॉन को कुचल दिया गया था और इस समय जैसे ही सच्चे गॉड होटियन ने पीटा था जो इस समय आया था, जो बहुत अजीब नहीं है। बकवास, मैं आपसे ज्यादा मजबूत हूं, भले ही आप अपने जीवन के लिए लड़ें, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। पीड़ित महसूस करते हुए लिंग वैंकॉन गुस्से में चिल्लाया। यह सिर्फ इतना है कि यद्यपि लिंग वैंकॉन इस क्षण में बहुत गुस्से में है, अपने दिल से बोलते हुए वह वास्तव में सच्चे गॉड होटियन का सामना करने पर हताश रणनीति को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि यदि आप कुछ नहीं निकालते हैं तो आप वास्तव में सोचते हैं कि आप इसे कर सकते हैं। दानव के फूल पूरे आकाश में शानदार हैं। सच्चे गॉड होटियन द्वारा बार बार कुचल और पीटा गया, लिंग वैंकॉन गुस्से में था। याजू के नंबर 1 सच्चे देवता के रूप में वर्तमान स्थिति ने लिंग वानों को बेहद अपमानित महसूस किया। उसे वर्तमान प्रतिकूल स्थिति को उलट देना पड़ा। जब शब्द गिर गए तो लिंग वैंकॉन ने अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाया। रहस्यमय प्रकाश की एक किरण उसके हाथ की हथेली से फैली हुई थी और अतुलनीय रूप से उज्ज्वल और चकाचौंध वाले फूलों की पंखुड़ियों को कहीं से भी दिखाई दिया। अनगिनत उज्ज्वल पंखुड़ियां घनी, अजीब और खूबसूरती से नृत्य करती हैं। अजीब पंखुड़ियों ने वास्तव में आकाश और खेतों को भर दिया जैसे कि लिंग वैंकॉन का वर्णन किया गया था। जब लिंग वैंकॉन ने मानव रेस होटियन का सामना किया तो उन्होंने वास्तव में अपनी नींव का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसी स्थिति आश्चर्यजनक नहीं है। आखिरकार लिंग वैंकॉन में ताकत का अभाव है, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहता है और बिना रक्तपात के मानव रेस होटियन को नीचे ले जाना चाहता है। यह अपने आप में एक असंभव बात है। आखिरकार होटियन मानव जाति का दूसरा सच्चा भगवान है। हालांकि उसकी अपनी ताकत शिखर सच्चे भगवान के सही स्तर तक नहीं पहुंची है, यह केवल एक धागा है। हालांकि लिंग वैंकॉन के पास पावर हाउस के इस स्तर के चेहरे में शक्ति का अभाव है। इसके अलावा मानव रेस होटियन पूरी तरह से हताश शैली में डालती है, उसके लिए दबा देना सामान्य है। इस समय सम्राट यूनहाई और मोसा, जो सच्चे भगवान जियानगु द्वारा संयमित थे, और ब्रह्मांड के सच्चे भगवान के अन्य शक्तिशाली लोग भी सच्चे गॉड होटियन और लिंग वैंकॉन के बीच द्वंद्व युद्ध पर ध्यान दे रहे थे। दी यूनिहाई ने मोसा में जियानगु ट्रू ईश्वर की आभा के साथ संघर्ष करते हुए कहा। उसने कहा, लिंग वैंकॉन की ताकत आखिरकार मजबूत है। भले ही उनके पास कुछ आक्रामकता का अभाव है, लेकिन सच्चे भगवान शिखर के सही दायरे में कदम रखने के बाद उन्होंने रियलम की अलौकिक शक्तियों को समझा है। आप जानते हैं, पहले और बाद में अंतर्दृष्टि ने दायरे अलौकिक शक्तियों को जारी किया। दो पूरी तरह से अलग अलग दुनिया हैं, दोनों के बीच अंतर लंबा नहीं है। अब जब दानव के फूल आकाश में चमक रहे हैं और क्षेत्र की जादुई शक्तियों को पूरे आकाश में प्रदर्शित किया जाता है, मानव रेस होटियन का सामना करते हुए, चाहे वह स्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, इसे एक पल में उलट दिया जा सकता है। मोशा बेहाल मुस्कुराया और तिरस्कार के साथ ठंडी आवाज में कहा, यह सही है, लेकिन कहा कि मानव जाति का होटियन मानव जाति के दूसरे सच्चे भगवान होने के योग्य है। लिंग वैंकॉन को मजबूर करने में सक्षम होने के लिए, जो इस स्थिति के लिए अंतर्दृष्टि से अलौकिक शक्ति है। लेकिन आपके पास अंतर्दृष्टि क्षेत्र अलौकिक शक्तियां नहीं हो सकती हैं, आप अभी भी एक चींटी हैं। जियानगु, आपकी मानव जाति ने वास्तव में आत्मा से लड़ने की सर्वोच्च भावना को प्रेरित किया है। यह सिर्फ इतना है कि आपकी मानव जाति कितनी भी खूनी है, यह हमारे ब्रह्मांड में सभी दौड़ की विजय के सामने बेकार है। आपकी मानव जाति अभी भी विनाश के भाग्य से बच नहीं सकती है। मोसा के बयान के बारे में दी यूनी स्पष्ट रूप से बहुत सहमत हैं। वह सच्चे भगवान जियानगु की उदासीन हो गया। इस समय ट्रू गॉड जियानगु भी ट्रू गॉड होटियन के पक्ष में लड़ाई की स्थिति पर ध्यान दे रहा है।
रियलम अलौकिक शक्तियां और अद्भुत तरीके हैं जो केवल अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं जब ताकत सच्चे भगवान के शिखर तक पहुंचती है। इस बिंदु के बारे में सच्चे भगवान जियानगुई स्वाभाविक रूप से उनके दिल में बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि हाटियन ट्रू गॉड ने पहले खेल की अपनी हताश शैली पर भरोसा करके ऊपरी हाथ प्राप्त किया था, लेकिन वास्तव में यह स्थिति वैसा ही है जैसा कि दी यूना और मोसा ने विश्लेषण किया था। जब मॉन्स्टर रेस के नंबर 1 सच्चे देवता लिंग वैंगकॉन्ग और जब उन्होंने दानव फूल की जादुई शक्ति प्रदर्शित की तो सच्चे गॉड होटियन की पिछली श्रेष्ठता अभिभूत हो जाएगी। यह एक पल में विघटित हो जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन लिंग वैंगकॉन्ग अपने दायरे अलौकिक शक्तियों के साथ सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि इस समय 647 में ऐसे विचार भी सच्चे भगवान जियानगु के दिल में उभरे, लेकिन सच्चे भगवान होटियन के लिए वास्तव में सच्चे भगवान जियानगु को अभी भी उनके दिल में कुछ उम्मीदें हैं। कोई और कारण नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि जब सच्चे गॉड होटियन ने लिंग वानोंग को खोजने की पहल की तो वह पहले से ही अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए तैयार था। यह सच्चे भगवान होटियन के लिए एक हताश हमले को अपनाने का एकमात्र मौका है। हालांकि यह मौका वास्तव में काफी पतला है, लेकिन आखिरकार यह पूरी तरह से हताश स्थिति में गिरने के बिना नहीं है। बेशक इस समय चाहे वह दी यूनिहाई, मोसा, लिंग वैंगकॉन्ग या ब्रह्मांड के अन्य सच्चे ईश्वर स्तरीय पावर हाउस हो, वे स्पष्ट रूप से इस बिंदु से सहमत नहीं होंगे। लेकिन यह अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सच भगवान जियानगु बस थोड़ा डूब गया और उसके दिल में अपने सच्चे विचारों को व्यक्त नहीं किया। इस समय जब लिंग वैंगकॉन्ग में राक्षसी फूल शानदार ढंग से आकाश को भर रहे हैं और दायरे अलौकिक शक्तियों को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो यह क्षेत्र दायरे अलौकिक शक्ति कानून और व्यवस्था के प्रभाव में एक स्वतंत्र दुनिया बन गया है। सबसे भयावह बात यह है कि इस दायरे की दुनिया में लिंग वैंगकॉन्ग का पूर्ण प्रभुत्व है। जब तक कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दायरे की जादुई शक्तियों को पार कर सकती है, जहां दानव फूल पूरे आकाश में चमक रहे हैं, तो शक्तिशाली साधनों के माध्यम से लिंग वैंगकॉन्ग के दायरे की दुनिया को जबरन तोड़ना संभव हो सकता है। बेशक ऐसा शक्तिशाली बल मौजूद है। अध्याय 182 रक्त बलिदान जलन उदात्तीकरण यह सिर्फ इतना है कि लिंग वैंगकॉन्ग के दृष्टिकोण से मानव रेस होटियन के पास अपने दायरे की दुनिया को तोड़ने की शक्ति नहीं है। यह इस कारण से ठीक है कि लिंग वैंगकॉन्ग इस समय आत्मविश्वास से भरा है। होटियन, आपने रियल पावर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, यह पहले से ही आप क्या कर सकते हैं इसकी सीमा है। अब आप शांति से मर सकते हैं। लिंग वैंगकॉन्ग ने गंभीर रूप से मुस्कुराया और फिर उसने एक हाथ को बाहर निकाल दिया जो दूर से सच्चे देवता होटियन का सामना कर रहा था और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को जकड़ लिया। जैसा कि लिंग वैंगकॉन्ग ने ऐसा कदम उठाया, उन्होंने अनगिनत उज्ज्वल पंखुड़ियों को उस जगह की ओर उड़ते हुए देखा जहां सच्चे भगवान होटियन दायरे की दुनिया में खड़े थे। इस समय दायरे की दुनिया में हवा भी हिंसक रूप से सिकुड़ रही है और यह निचोड़ केंद्र एक शक के बिना सच्चा भगवान होटियन है जो दायरे के केंद्र में है। यह निचोड़ बल इतना विशाल था कि जबरदस्त दबाव के तहत सच्चे भगवान होटियन के मुंह के कोने उज्ज्वल लाल रक्त के साथ बह गए। उसके काले बाल हवा में बह गए, उसके शरीर से आने वाली कुरकुरा क्लिक के साथ वह एक फंसे हुए जानवर की तरह लग रहा था और वह बेहद दयनीय लग रहा था। हाँ होटियन, आपके पास अंतर्दृष्टि से दायरे की शक्ति नहीं है। सच्चे भगवान के दायरे में आप सभी के बाद दूसरी दर से संबंधित हैं। मैंने इसे बहुत पहले कहा था, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे सामने बकवास बोलने के लिए योग्य हैं। मरने की तैयारी करें होटियन। लिंग वैंगकॉन्ग ने होटियन को देखा जो एक बेहद दयनीय स्थिति में था और एक लंबी मुस्कान के साथ कहा। ट्रू गॉड होटियन ने हंसी लिंग वैंगकॉन्ग पर अपनी आंखें तय की और उन्होंने अपने दांतों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उन आंखों में एक अतुलनीय रूप से पागल अर्थ था। लिंग वैंगकॉन्ग, क्या आपको लगता है कि आप जीतेंगे? यदि आप अपनी दायरे की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं और बस मुझसे लड़ने के लिए अपनी शुद्ध ताकत पर भरोसा करते हैं, तो शायद मैं अभी भी संभालना थोड़ा मुश्किल हूं। लेकिन अब आपने वास्तव में मुझे दायरे की शक्ति के साथ फंसाया, इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह मुझे एक मौका देने के रूप में माना जाएगा। जब उसने इन शब्दों को कहने के लिए अपना मुंह खोला तो खून हाटियन ट्रू गॉड के मुंह से बहता रहा और वह अधिक से अधिक पागल और भयानक लग रहा था। इस समय बतख अभी भी मर चुके हैं। यह सही है, मैंने आपको एक मौका दिया, लेकिन मैंने आपको बस एक मौका दिया। लिंग वैंगकॉन्ग ठंड से सूंघा। उसी समय लिंग वैंगकॉन्ग ने सीधे अपनी हथेली को कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे उन्होंने इस तरह से अपनी ताकत बढ़ाई, वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ऊर्जा प्रकाश के अनगिनत घने स्तंभों को हाटियन ट्रू ईश्वर के शरीर की सतह के चारों ओर लपेटा गया था। ऊर्जा के इन बीमों ने एक पायथन मंथन की तरह क्रेजली मोड़ और अनुबंधित किया, जैसे कि सच्चे भगवान होटियन को मौत के लिए गला घोटने की कोशिश कर रहा है। और इस समय होटियन ट्रू ईश्वर के शरीर से एक अच्छी और कुरकुरा खुर की आवाज थी। इस छोटे से क्षण में होटियन ट्रू गॉड को नहीं पता था कि उसके शरीर में कितनी हड्डियां टूट गई थीं। बड़ी मात्रा में रक्त डाला गया, तुरंत होटियन के कपड़े को खून लाल रंग में भिगो दिया। इस संबंध में सच्चे भगवान होटियन को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह लिंग वैंगकॉन्ग को घूरता रहा, मुस्कुराया और एक बेहद क्रूर मुस्कान उसके मुंह के कोने से उभरी। रक्त बलिदान जलन उच्च बनाने की क्रिया। ट्रू गॉड होटियन ने सीधे लिंग वैंगकॉन्ग को देखा और एक ठंड और क्रूर अभिव्यक्ति के साथ 6 शब्दों को थूक दिया। जैसा कि होटियन ट्रू गॉड ने इन 6 शब्दों को कहा, एक मोटी रक्त धुंध ने अचानक उसके शरीर की सतह को भर दिया। फिर जैसे जैसे रक्त धुंध खिलती थी और हवा में भर जाती थी, एक अतुलनीय शक्तिशाली बल कुछ भी नहीं के इस टुकड़े से बाहर निकल जाता था। नहीं, यह असंभव है। यह किस स्तर की शक्ति है? होटियन, आप ऐसी भयानक शक्ति के साथ क्यों फट गए? मुझे विश्वास नहीं है, आप भी सच्चे भगवान के शिखर के सही स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। भले ही आप जलने का पीछा कर रहे हो, इस तरह के एक शक्तिशाली बल को नष्ट करना बिल्कुल असंभव है। इस दृश्य को देखते हुए लिंग वैंगकॉन्ग के आत्मविश्वास से भरे चेहरे ने तुरंत अतुलनीय डरावनी नजर दिखाई। यह बिल्कुल असंभव है। जैसा कि लिंग वैंगकॉन्ग ने कहा, मानव रेस होटियन की ताकत सच्चे भगवान के चरम पर नहीं पहुंची है। ऐसी परिस्थितियों में भले ही होटियन रक्त बलिदान की विधि का प्रदर्शन करता है, वह शक्ति जो वह मिटाती है वह कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं होगी। उच्च बनाने की क्रिया, लेकिन उच्च बनाने की क्रिया में रहस्य है। इस समय दी यूनहाई, मोशा और ब्रह्मांड के अन्य पावर हाउस जो इस दृश्य को बारीकी से देख रहे थे, वे अत्यधिक सदमे और अविश्वास के भाव भी दिखाए। मैं देख रहा हूं, इस लुनाटिक होटियन ने वास्तव में रक्त बलिदान में अपने खुद के जलाने के दौरान एक डाविस कबीले के क्यूइलक राजा को उधार लिया था। उन्होंने डाविस परिवार की किस्मत की शक्ति के माध्यम से इस शरीर को आत्मसात कर लिया, ताकि इस छोटे से क्षण में उन्होंने इस तरह के एक शक्तिशाली बल के साथ विस्फोट किया। लिंग वैंगकॉन्ग खतरे में है। दी यूनहाई ने एक लंबी आह भरी, फिर भावना के साथ कहा। मोशा बोलते नहीं थे, लेकिन वह इस समय बेहद हैरान था, क्योंकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय होटियन ट्रू गॉड द्वारा भड़क उठी शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यह और भी शक्तिशाली था कि दी यूनी, गुआंगरान और अन्य उनके दिलों में कांपने में मदद नहीं कर सकते थे। दी यूनहाई सही था, लिंग वैंगकॉन्ग खतरे में था। सच्चा भगवान जियानगु भी नहीं बोलता था, लेकिन जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक अतुलनीय दुखद मुस्कान थी। ट्रू गॉड जियानगु को पता था कि मॉन्स्टर कबीले के नंबर 1 सच्चे भगवान लिंग वैंगकॉन्ग समाप्त हो गए थे, लेकिन सच्चा भगवान बुतियान भी समाप्त हो गया है। राक्षसी फूलों को चकनाचूर करने और आकाश को भरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बल पूरी तरह से विस्फोट हो गया था। अनगिनत ठीक दरारें लिंग वैंगकॉन्ग द्वारा निर्मित दायरे की दुनिया में दिखाई दी।
कुरकुरा क्लिक करने वाली ध्वनि के बीच टुकड़े बिखर गए। तारांकन तारांकन तारांकन। लिंग वैंकॉन की घबराई हुई चीखें अचानक समाप्त हो गईं और एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बल द्वारा अचानक विस्फोट हो गए। होटियन ट्रू गॉड का पीला चेहरा मोटी रक्त धुंध से उभरा। उन्होंने सच्चे देवता जियानगु और अनगिनत मानव दौड़ पर नजर डाली, फिर अपना सिर पूरी तरह से घुमाया और राक्षस शिविर की दिशा की ओर बढ़े। आह नहीं, यह मानवीय लुनाटिक जल्दी से भाग गया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। एक पल में राक्षस जाति के सच्चे देवताओं के स्तर पर कई शक्तिशाली राक्षसों को इस मोटे कोहरे द्वारा लपेटा गया। अच्छी तरह से। रक्त की धुंध में विशाल शक्ति भरी हुई है। इन्याजू के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रही है, जो विरोध करने के लिए सच्चे भगवान पावरहाउस के लिए नहीं है, और उन्हें एक पल में टुकड़ों में कुचल दिया गया था। राक्षस कबीले के कई सच्चे ईश्वर स्तरीय पावरहाउस को एक झपट्टा मारने के बाद रक्त की धुंध जो ब्रह्मांड में सभी दौड़ के अनगिनत पावरहाउस के लिए अत्यधिक घबराहट लाया था, आखिरकार अंत में विघटित हो गया। रक्त धुंध के साथ विघटित करना भी होटियन सच्चा भगवान है। अनगिनत मानव जाति ने इस दृश्य को देखा और उनके दिलों में एक बेहद दुखद और उजाड़ महसूस किया। वे सभी जानते हैं कि होटियन सच्चा भगवान पूरी तरह से गिर गया है। और होटियन ट्रू गॉड सिर्फ एक परिचय है, क्योंकि होटियन ट्रू गॉड का पालन करने में उन्हें लंबा समय नहीं लगेगा। इन ब्रह्मांडों के सबसे मजबूत के साथ मौत से लड़ें। होटियन, आपने एक अच्छा काम किया है। मन की शांति के साथ जाओ। मैं आपको श्रद्धांजलि देने के लिए देवताओं और राक्षसों के पहले सच्चे भगवान के जीवन का उपयोग करूंगा और मैं आपके साथ नीचे जाऊंगा। उस दिशा को देखते हुए जहां रक्त की धुंध फैल गई, सच्चे भगवान जियानगु ने जमकर और पूरी तरह से मुस्कुराया। अध्याय 183 वंशांक की लड़ाई। हताश स्थिति। ट्रू गॉड होटियन ने दानव कबीले के नंबर 1 सच्चे देवता लिंग वैंकॉन को मौत के घाट उतारने के लिए लड़ाई लड़ी और रास्ते में कई शक्तिशाली दानव कबीले सच्चे देवताओं को दूर करने के लिए अपनी शेष शक्ति का इस्तेमाल किया। मानव जाति के कई सच्चे भगवान स्तरीय पावरहाउस एक के बाद एक जोर से चिल्लाए और ब्रह्मांड को 10,000 रेस ट्रू गॉड लेवल पावरहाउस को खोजने के लिए पहल की, जो पहले एक एयर मशीन के साथ उनके द्वारा बंद कर दिया गया था और एक भयंकर हाथापाई टूटने वाली थी। चलो दी यूनहाई मोशा, आज मैं तुम्हें 2 के साथ 2 का सामना करूंगा। ट्रू गॉड जियानगु ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ दी यूनी मोसा को देखा। जियानगु, आपकी ताकत केवल हमारे लिए तुलनीय है। यह सिर्फ इतना है कि आपको होटियन जैसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लड़ना होगा, लेकिन यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हम उसका लिंग वैंकॉन से अलग हैं। मोसा ने कहा और जियानगु से कहा। इस समय जब मोशा ने इन शब्दों को कहा तो अतिरिक्त पागलपन का एक संकेत उसकी आंखों में चमकता था। दी यूनिहाई ने मोसा पर एक नजर डाली और उनके विचार बदल गए। उन्होंने इस कारण का अनुमान लगाया कि मोशा इतना पागल क्यों था। वास्तव में जब दी यूनिहाई ने इस बारे में सोचा तो वह भी तदनुसार चला गया और उसके शरीर पर एक असाधारण रूप से पागल भावना थी। मोशा, दी यूनी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सभी सच्चे गॉड पीक उपभोग के दायरे में हैं, लेकिन आप ब्रह्मांड में सबसे मजबूत अवरोध को पार नहीं कर सकते। अब मैं अपने साथ लड़कर इस सफलता के अवसर की तलाश करना चाहता हूं। जियानगु के कोने में एक स्नेर था, जो कि ईश्वर के मुंह से है, जो सम्राट यूनिहाई डेविल डाउ का सामना कर रहा था। हाँ, मेरे पास ऐसा कोई विचार है। यह सिर्फ एक अफसोस की बात है कि आप एक ही समय में हम दोनों को चुनौती देना चाहते हैं, जो मुझे थोड़ा चिंतित करता है। एक ही समय में हम दोनों को चुनौती देने के बारे में चिंता करना मुझे पूर्ण आग्रह नहीं कर सकता है। अगर यह मामला है तो यह मेरे लिए थोड़ा निराशाजनक होगा। मोशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और इसका कोई इरादा नहीं था। कहने की जरूरत नहीं है दी यूनी, आपको भी उसी तरह सोचना चाहिए, लेकिन आप निराश होने के लिए बर्बाद हैं। सच्चा भगवान जियानगु ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ दी यूनी को देखा। मोसा ने कहा, निराशा, सबसे बड़ी निराशा यह है कि आप हमें पर्याप्त उत्पीड़न नहीं ला सकते। जैसा कि आपके लिए जियानगु, आपको आज मरना होगा। हालांकि आपका मानव रक्त जगाया जाता है, लेकिन यह होटियन के शरीर से स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया गया है। 967। लेकिन अब मानव जाति का दूसरा सच्चा देवता बिटियन गिर गया है। एक बार जब आप मानव जाति के नंबर 1 सच्चे देवता भी गिरते हैं तो आपकी मानव जाति कितना खून बनाए रख सकती है। हालांकि इस समय दी यूनी को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें पता था कि इस विचार को महसूस करना कितना मुश्किल था। ठीक उसी तरह जैसे मोशा ने कहा था, सच्चे भगवान जियानगुई ने एक ही समय में दी यूनहाई और मोशा को एक जीवन और मृत्यु द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और उनमें से 3 एक ही प्रथम स्तरीय के पावरहाउस थे। ऐसी परिस्थितियों में ट्रू गॉड जियानगु एक प्रतिद्वंद्वी के साथ 2 के खिलाफ लड़ रहा है और उत्पीड़न की भावना जो उनके लिए ला सकती है, वह शायद पर्याप्त नहीं है। और इस तरह की स्थिति में उनके लिए अकेले सच्चे भगवान जियानगु के खिलाफ लड़ना असंभव है। यह अपने आप में मानव जाति के रक्तपात के लिए तैनात एक कार्य योजना है। बेशक जब ब्रह्मांड में पर्याप्त मजबूत लोग होते हैं तो वे अकेले लड़ने के लिए नहीं चुनेंगे। याजू लिंगवानों के रूप में यह अपने आप में एक दुर्घटना थी। किसने सोचा होगा कि लिंग वैंकॉन, जिसकी ताकत पहले से ही एक सच्चे भगवान और पूर्ण क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई थी, मानव रेस होटियन द्वारा सख्त हो जाएगा। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।